अध्याय 1 जनजात निकम्मा। अध्याय 1 जन से ही बेकार। अध्याय 1 जनजात निकम्मा। डू ज़ेक्यूई 3 खंड। जादुई पत्थर की परीक्षण पट्टिका पर लगभग चकाचौंध कर देने वाले 5 विशाल अक्षरों को निहारते हुए युवक का चेहरा भावहीन था। उसके होठों पर आंखों का हल्का सा भाव था। उसकी मुट्ठी थोड़ी कस गई, लेकिन जल्द ही ढीली पड़ गई और उसने निराशा भरी सांस छोड़ी। ये परिणाम उनकी अपेक्षाओं के बिल्कुल अनुरूप था। उन्हें बस यह नहीं पता था कि तीसरे युवा स्वामी बाद में कैसी प्रतिक्रिया देंगे। शाओयान 2 चीची 3 खंड। स्तर निम्न श्रेणी। परीक्षण जादुई पत्थर की पट्टिका के बगल में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पट्टिका पर प्रदर्शित जानकारी पर एक नजर डाली और उदासीनता से घोषणा की। जैसे ही उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के मुंह से ये शब्द निकले, उम्मीद के मुताबिक भी भरे चौक में उपहास का माहौल छा गया। 3 भाग। हाँ, जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, ये जीनियस 1 और साल के लिए स्थिर हो गया है। अगर कबीले का मुखिया उसका पिता न होता, तो इस तरह के निकम्मे को बहुत पहले ही परिवार से निकाल दिया गया होता और उसे अपने हाल पर छोड़ दिया गया होता। उसे अपने परिवार में रहने और मुफ्त का फायदा उठाने का मौका कैसे मिल सकता है? अफसोस, बुतान शहर में कभी प्रसिद्ध रहे उस प्रतिभाशाली युवक का ऐसा हाल कैसे हो गया? आसपास से आ रही तिरस्कारपूर्ण हंसी और अफसोस भरी आहें शियाओयान के कानों तक बिना किसी हलचल के पहुंची। वर्षों से वह इस तरह के उपहास का आदी हो चुका था। जैसा कि तीसरे युवा स्वामी कहते थे, कुछ घमंडी कमीनों को अपना मूड खराब करने देने की कोई जरूरत नहीं है, जीवन तो चलता ही रहता है। शाओयान ने धीरे से अपना सिर उठाया, जिससे उसका कुछ हद तक कोमल युवा चेहरा दिखाई दिया। उसकी गहरी आंखें उदासीनता से अपने आसपास के उपहास करने वाले साथियों पर घूम गईं। कैसे हो बाऊ? शाओयान ने अपना सिर हिलाया, मुड़ा और चुपचाप कतार की आखिरी पंक्ति में लौट आया। बाहें मुड़े हुए वहां बेशर्मी से खड़ा रहा। अगला नंबर ज़ियाओ युआन का। परीक्षक की आवाज सुनकर तलवार जैसी भौहों और चमकीली आंखों वाला एक सुंदर युवक धीरे से इत्मीनान से टहलते हुए बाहर आया। आसपास की चहल-पहल धीरे-धीरे शांत हो गई और अलग-अलग रंगों वाली निगाहें सफेद वस्त्र पहने उस शख्स पर टिक गईं। उस युवक का चेहरा शाओयान से 3/10वें हिस्से तक मिलता जुलता था, लेकिन बाकी 7/10वें हिस्से ने उसकी खूबसूरती को और भी निखार दिया था, जिससे वह बेहद आकर्षक लग रहा था। भीड़ में मौजूद कई लड़कियों की निगाहें उस युवक के आकर्षक चेहरे पर टिकी हुई थी। हालांकि वह अभी युवा था और पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ था, लेकिन उसकी आकर्षक और सुडौल विशेषताओं का एक आदर्श संयोजन था और उसकी मुस्कुराती आंखों ने अनगिनत युवा लड़कियों के दिलों को जीत लिया था। उनकी एकदम सटीक फिटिंग वाली बर्च जैसी सफेद पोशाक ने उनके अलौकिक और दिव्य आभा को और भी निखार दिया। बुतान शहर और आसपास के नगर राज्यों में ज़ियाओ युआन अपनी खूबसूरती के लिए व्यापक रूप से प्रसिद्ध थे। लेकिन सबकी निगाहों के बीच ज़ियाओ युआन ने धीरे-धीरे परीक्षण के लिए रखी जादुई पत्थर की पट्टिका के पास जाकर कुशलतापूर्वक उसे छुआ। डू ज़ेक्यूई। जियो युआन, कोई डू ज़ेक्यूई का पता नहीं चला। वाह! परीक्षक द्वारा परिणाम घोषित होते ही पूरा स्थल तुरंत हंगामे में तब्दील हो गया। हे, फिर वही हाल। इतने सालों बाद भी शाओ परिवार के तीसरे युवा मालिक ने कोई तरक्की नहीं की है। वो तो शाओयान से भी ज्यादा निकम्मे हैं। हे, अगर मुझसे पूछो तो ये काफी अच्छा है। शाओयान, जो पहले एक प्रतिभाशाली प्रतिभा थी, उसके लिए सारा दारोमदार अपनी ओर खींच रही है, तो वो शायद बेहद खुश होगा। चुप रहो, बकवास मत करो। शाओ युआन, शाओ परिवार के बाजार का प्रबंधक है। सावधान रहो, कहीं वो तुम्हें कुछ बेच ही न दे। छी, इतने सारे बाजार हैं, किसे परवाह है? बिल्कुल सही, अगर शाओयान को पतित प्रतिभा माना जाता है, तो शाओ युआन तो जन से ही निकम्मा है। हा। व्यंग्यात्मक टिप्पणियों को सुनकर ज़ियाओ युआन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। बस इतना ही। उन्होंने ऐसे कीबोर्ड योद्धाओं से बहस की थी जो इसे भी कहीं ज्यादा गंदी गालियां देते थे। जो पहले उत्तेजित होता, वही हार जाता। धिक्कार है तुम पर। 3 साल पहले जब मैं एक प्रैक्टिशनर था, तब क्या तुम मेरे तीसरे भाई को इस तरह कोसने की हिम्मत करते? अचानक उस युवक की क्रोधी दहाड़ बिजली की कड़क की तरह गूंजी और पूरा दृश्य पल भर में शांत हो गया। ये सुनकर ज़ियाओ युआन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि ज़ियाओ यान किसी समय मन से कूद गया था। वो सबसे मुखर आलोचकों में से एक को कॉलर से पकड़े हुए था। उसकी आंखें लाल थी, उसका चेहरा भयंकर रूप से विकृत था, मानो वह उस आदमी को जिंदा ही खा जाना चाहता हो। जियो यान। ये देखकर ज़ियाओ युआन ने जल्दी से गुस्से में चिल्लाया, फिर मंच से कूदकर ज़ियाओ यान को खींचकर दूर ले गया। हालांकि प्रतिद्वंदी केवल 9 खंडों के दो चीची में निपुण एक बुरा व्यक्ति था, जिसकी आजीवन सीमा 2/82 थी, फिर भी वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे वर्तमान शाओ यान निपट सके। भाई, शाओ यान ने दांत पीस लिए, उसके चेहरे पर अनिच्छा और शर्म के भाव थे। अगर उसकी ताकत कम न हुई होती, तो ये लोग इतनी बेशर्मी से तीसरे भाई पर ऐसे व्यंग्यात्मक शब्द बोलने की हिम्मत कैसे करते? हालांकि ज़ियाओ युआन उसका सगा भाई था, उससे कुछ ही मिनट बड़ा था, और जब उसने 3 साल की उम्र में चिशोधन शुरू किया, तो ये पता चला कि वह अपने शरीर में 2 चीची को अवशोषित नहीं कर सकता था या 2 चीची भवन का निर्माण नहीं कर सकता था। फिर भी ज़ियाओ युआन का इतनी साधारण गति से 2/82 की स्तर तक पहुंचना केवल उसकी प्रतिभा के कारण नहीं था। ये परिवार द्वारा ज़ियाओ युआन को आवंटित संसाधनों पर भी निर्भर था। बाद में जब उनकी अपनी शक्ति कम होने लगी, तो तीसरे भाई ने अपने पिता से बाजार में जल्दी प्रवेश करने और उसके प्रबंधन में भाग लेने के लिए आवेदन भी किया। फिर भी उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि परिवार के संसाधन शाओ यान की साधना के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जब वह उदास महसूस करता था तो तीसरा भाई अक्सर उसका मार्गदर्शन और हौसला बढ़ाता था। पूरे परिवार में उनकी बीमारी के बाद केवल 5 रोगियों के साथ पहले जैसा व्यवहार करते थे, लेकिन अपने पिता, दूर रहने वाले बड़े भाइयों या शुन, रवि तुलना में उनके दिल में तीसरे भाई का स्थान थोड़ा बेहतर था। शाओ यान, उसका अपमान करना व्यर्थ था, लेकिन अगर तुम उसके तीसरे भाई का अपमान करोगे, तो तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम और मैं अभी जवान हैं, लेकिन कुछ लोग कभी भी सड़कों पर मर सकते हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से हमारा भविष्य नहीं देख पाएंगे। उससे नाराज होने का क्या फायदा? शाओ युआन मुस्कुराया और शाओ यान के कंधे पर थपथपाया, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर मंच पर कतार में वापस चला गया। शुरू से अंत तक उसने उस धूर्त और असभ्य व्यक्ति की ओर देखा तक नहीं। शाओ यान ने स्वाभाविक रूप से अपने भाई की बातें सुनी, उन्हें सुनकर उसने अपना गुस्सा दबाया और शाओ युआन के पीछे-पीछे चला गया। हम्फ, ये देखकर कि शाओ परिवार के दोनों युवा भाइयों ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, वह सब व्यक्ति भी क्रोध से भर गया। इससे पहले जब शाओ यान ने उसे कॉलेज से पकड़कर गाली दी थी, तो उसे ऐसा लगा मानो उसने फिर से उस प्रतिभाशाली युवक को देख लिया हो, जो 11 साल की उम्र में ही दाव प्रैक्टिशनर बन गया था और अपनी प्रसिद्धि का आनंद ले रहा था। हालांकि वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था, लेकिन वास्तव में वह उस युवक के जोशीले स्वभाव से भयभीत था। आसपास के लोगों को स्वाभाविक रूप से पिछली नौटंकी की परवाह नहीं थी, लेकिन भाईचारे के इस गहरे स्नेह भरे दृश्य ने कई लोगों को शाओ परिवार के दोनों भाइयों की ओर भी अधिक सराहना करने पर मजबूर कर दिया। एक जोशीला था, दूसरा शांत स्वभाव का। यदि दोनों सामान्य रूप से साधना कर पाते, तो भविष्य में शाओ परिवार निश्चित रूप से बुतान शहर और यहाँ तक कि जामा साम्राज्य में भी एक प्रतिष्ठित परिवार बन जाता। जहाँ तक शाओ परिवार के दोनों भाइयों द्वारा अपेक्षित इस मसले की बात है, तो किसी को भी उसकी भावनाओं की परवाह नहीं थी। धूर्त निगाहों वाले उस व्यक्ति को अपने चारों ओर की निगाहें महसूस हो रही थी, मानो वह कोई मस्खरा हो। उसकी झुकी हुई आंखों में दुर्भावना की एक झलक दिखाई दी, लेकिन वह मन से उस पर पड़ती हुई चलती हुई धुंधली सुनहरी निगाह को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सका। शाओ ने द्वारा दचीची के 7 खंडों के साथ मंच पर आने के बाद वह छोटा सा प्रश्न सभी के द्वारा पूरी तरह से बुला लिया गया। इसके बाद मंच पर आने वाली शाओ ने तो और भी ज्यादा प्रभावशाली थी। उनकी ख्याति शाओ युआन के बाद दूसरे स्थान पर थी और उनकी प्रतिभा शाओ यान के बाद दूसरे स्थान पर। 14 साल की उम्र में 2 चीची के 9 भाग। शाओ परिवार में वह शाओ यान के पतन से पहले उसके बाद दूसरी सबसे प्रतिभाशाली थी। जैसा कि उम्मीद थी, इस परिणाम ने तुरंत ही दर्शकों में सनसनी पैदा कर दी, लेकिन ज़ियाओ सुने ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसी बहुत कम चीजें और लोग थे जिनकी उसे परवाह थी। वह शांत भाव से मुड़ी और कतार के अंत में हाथ डाले खड़े 2 भाइयों की ओर चल पड़ी। भाई शाओ यान। सभी ने शाओ शुने को देखा, जो आमतौर पर शांत दिखती थी, लेकिन अब थोड़ा झुककर दोनों युवकों के प्रति सम्मान दिखा रही थी, और तुरंत सोचा, ये दोनों कमीने सचमुच मरने के लायक हैं। नवा बंदूक, नई किताब प्रकाशित हुई है, कृपया टिप्पणी की सिफारिश करें। अध्याय 2 से नीचे खींचकर जला दो। बुरा नहीं है, शुन एक, लेकिन तुम अभी भी हम दोनों से थोड़ी पीछे हो। शाओ युआन ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे बड़े भाई हो, इसलिए ये स्वाभाविक है कि तुम मुझसे अधिक सक्षम हो। ये सुनकर शाओ शुने ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और एक युवा लड़की के अनोखे मनमोहक लहजे में बात की। ठीक है, लेकिन अब तुम्हारे दोनों भाई पूरी तरह से तुम्हारी सुरक्षा पर निर्भर हैं, इसलिए तुम्हें और अधिक मेहनत करनी होगी। कल तक 2 प्रैक्टिशनर बनने का और परसों 2 मास्टर बनने का प्रयास करो। इसके बाद ज़ियाओ युआन ने उसे चिढ़ाना जारी रखा। उसके बगल में खड़ी शाओ यान को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी लड़की पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। अरे, ये तो थोड़ा मुश्किल है। ये सुनकर शाओ शुने के छोटे से चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई दिए। हाँ, मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा, तुम दोनों पहले वापस जाओ, मुझे बाजार में कुछ काम निपटाने हैं। पिताजी ने कहा कि कल मेहमान आने वाले हैं, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि किस बारे में, तो उन्होंने बात को घुमा फिरा कर कहा और मुझे कोई जानकारी नहीं दी। शाओ युआन मुस्कुराया, अपने निर्देश दिए, फिर शाओ यान के कंधे पर थपथपाया, शुन एक को आंख मारी और फिर जाने के लिए मुड़ गया। शाओ युआन की पीठ को जाते हुए देखकर शाओ शुन ने सोच में डूबी हुई लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसने कहा, चलो चले भाई शाओ यान। हम शुन एक, क्या मैंने अभी कुछ ज्यादा ही आवेगपूर्ण व्यवहार कर दिया? शाओ यान ने एक कदम बढ़ाया, उस युवती के साथ चलते हुए सावधानीपूर्वक पूछा। हाँ, तुमने बहुत जल्दबाजी कर दी। उस युवती को गंभीरता से सिर हिलाते देख शाओ यान का दिल बैठ गया, लेकिन ये बेहद रोमांचक भी था। शुन एक को पूरा विश्वास है कि भाई शाओ यान अपनी चरम सीमा पर लौटेंगे। तब तक अगर किसी ने भाई युआन के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत की, तो हम मिलकर उसका मुंह फाड़ देंगे। शाओ शुने ने अपनी छोटी मुट्ठी उठाते हुए और उग्र भाव बनाते हुए कहा, अरे बदमाश, मुझसे और तीसरे भाई से गंदी भाषा सीखना बंद करो। लेकिन फिर भी मैं आप दोनों को पिछले 3 सालों में मुझ पर हमेशा विश्वास रखने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। शाओ यान ने उस युवती के मनमोहक, भोले भाले रूप को देखा, व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, फिर खुद को संभाला और गंभीरता से बोला, हम्फ। ये सुनकर शाओ शुने ने गर्व का भाव दिखाया और अपना छोटा सा सिर झुकाया। इस धन्यवाद से उसका हृदय भी अत्यंत प्रसन्न हुआ था।
शाओ परिवार के बाजार के भीतरी इलाके में स्थित एक दुकान की दूसरी मंजिल पर, जिस पर शाओ का लोगो लगा हुआ था, शाओ युआन जो अभी लौटी थी और कुछ काम निपटाने के लिए बैठी थी, ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। तीसरे युवा स्वामी, प्रवेश करना। शाओ युआन की शब्द समाप्त हो गई, दरवाजा खुल गया और शाओ परिवार की वर्दी पहने इकट्ठे करके आदमी ने दरवाजा खोलकर सम्मानपूर्वक अंदर प्रवेश किया। वो लगभग 30 वर्ष का लग रहा था और उसने अपनी छाती पर एक बैच पहन रखा था। बैच पर 6 सुनहरे सितारे थे, जिसका अर्थ था कि वो 6 सितारा डोर प्रैक्टिशनर था। अंकल टेन, बाजार में क्या चल रहा है? शाओ युआन की पूछताछ सुनकर उस व्यक्ति ने सरलता से मुस्कुराते हुए और सम्मानपूर्वक कहा, तीसरे युवा स्वामी, जब मेरे अधीन काम करने वाले भाई अपनी ड्यूटी बदल रहे थे, तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जिसके बारे में उन्होंने कहा कि उसने पहले आपसे और युवा स्वामी से अभद्र तरीके से बात की थी। आह! ये सुनकर शाओ युआन दंग रह गया। यह महज एक संयोग तो नहीं हो सकता, है ना? उसे लाओ। शाओ युआन की आंखों में संदेह देखकर पेय ने दरवाजे की ओर चिल्लाकर कहा। अगले ही पल शाओ परिवार के दो गार्ड अंदर आए और एक ऐसे व्यक्ति को घसीटते हुए लाए जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे और जिसका चेहरा छोटा और सूजा हुआ था। उन्होंने उसके घुटने के पीछे लात मारी और उसे जमीन पर घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। तीसरे स्वामी, मैं और मेरा भाई इस समय अपनी ड्यूटी बदल रहे थे। हम आपकी परीक्षा के बाद साथ में बाजार जाने की योजना बना रहे थे और जब हमने इस लड़के को आपसे बदतमीजी से बात करते सुना तो हमने उसे बांध दिया। एक रक्षक ने आदरपूर्वक झुककर सूचना दी। दूसरे व्यक्ति ने घुटनों के बल बैठे हुए व्यक्ति के बाद पीछे खींचे जिससे उसका चेहरा दिखाई देने लगा। शाओ युआन ने काफी देर तक देखा, तब जाकर उसे बुरी तरह विकृत गंदे मुंह से भरे मुंह में अचानक पहचाना चेहरा दिखाई दिया। ये सचमुच वही व्यक्ति था जिसे उसके भाई ने गाली दी थी। तुमने उसे क्यों बांधा? क्या मैं इतना तुच्छ व्यक्ति हूँ? शाओ युआन ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और आह भरी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप तीसरे युवा स्वामी उदार हैं और उसकी सर तक नहीं गिरते, लेकिन हमने उससे पहले ही पूछताछ कर ली है। ये लड़का पहले भी हमारे बाजार से चीजें चुरा चुका है। अगर आप युवा स्वामी उनकी रोजी रोटी छीनना नहीं चाहते और इन गोल्डन फिंगर को अनदेखा नहीं करते तो वे यहाँ कैसे गुजारा कर पाते? यहाँ के भाइयों को ऐसा कृतघ्न व्यक्ति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और तो और तुमने भाइयों पर बहुत मेहरबानी की है। अगर उसने तुम्हें गाली देने की हिम्मत की तो वह भाइयों के मुंह पर थप्पड़ मारेगा। पेय आगे बढ़ी और आक्रोश से बोली। शाओ युआन की बदौलत भले ही यह बाजार केवल एक मध्यवर्ती बाजार था, लेकिन उनकी सुरक्षा टीम का मासिक वेतन एक उन्नत बाजार के वेतन के बराबर हो सकता था। इसके अलावा ये सभी लोग शाओ युआन के पिता शियाओ ज़ान द्वारा नियुक्त किए गए भरोसेमंद सलाहकार थे, इसलिए भले ही शाओ युआन एक निकम्मा व्यक्ति था जो साधना नहीं कर सकता था, फिर भी लोग उसे प्यार करते थे। अच्छा, तो फिर उसे घसीट कर ले जाओ। शाओ युआन ने पेय और उसके पीछे खड़े दोनों गार्डों के गुस्से भरे भावों को देखा और लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। हाँ, दोनों गार्डों ने जवाब दिया, फिर घुटनों के बल जमीन पर पड़े उस मूर्ख को एक मरे हुए कुत्ते की तरह घसीट कर दूर ले गए। युवक स्वामी, हमें उसे कैसे निपटना चाहिए? पेय ने पूछा, लेकिन उसने हाथ से अपनी गर्दन पर इशारा किया। चोरी करना और मुझे गाली देना कोई गंभीर अपराध नहीं है। आप गार्डों के साथ मुझे उसके मन में द्वेष रखने का डर नहीं है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि उसके मन में शाओ युआन के बारे में कोई खतरनाक विचार हो सकते हैं, इसलिए उसे जला देना ही बेहतर है। शाओ युआन ने एक पल के लिए सोचा, उनका स्वर इतना शांत था मानो वे किसी सबसे साधारण कार्य का निर्देश दे रहे हों। जी हाँ, युवा स्वामी। पेय ने सिर हिलाया और जाने ही वाला था कि अचानक उसने अपना सिर पटका, वापस आया और शाओ युआन के कान में फुसफुसाते हुए बोला, मैं आपका मुख्य काम लगभग भूल ही गया था। छोटे मालिक, आपने जो काम सौंपा था वो लगभग पूरा हो चुका है, सामान आज रात ही पहुंचा दिया जाएगा। मैं तुम्हें बाद में कुछ और सोने के सिक्के दे दूंगा। सबको मुफ्त में काम मत करने दो। ये सुनकर शाओ युआन की आंखों में आखिरकार खुशी की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उसने फिर भी अपनी भावनाओं पर काबू रखा और हमेशा की तरह शांत भाव से बोला, हम चिंता मत करो युवा स्वामी। ये सुनकर पेय ने मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर उसने शाओ युआन के काम में दखल देना बंद कर दिया और चुपचाप पीछे हट गया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। उफ! कदमों की आहट धीरे-धीरे मंद होती सुनकर ज़ियाओ युआन ने एक लंबी सांस ली और उसके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। धिक्कार है, 15 साल, आखिरकार वह अपनी साधना करने की क्षमता का समाधान करने जा रहा था। शाओ युआन के जैविक बड़े भाई होने के नाते शाओ युआन की आत्मा भी इस दुनिया से संबंधित नहीं थी। सच कहूं तो 3 साल की उम्र में जब उसे पता चला कि वह दूसरों की तरह साधना नहीं कर सकता, तो ज़ियाओ युआन सचमुच बहुत निराश हो गया था। आखिर उसके पास न तो ऊर्जा सोखने के लिए ओरियाव था, न ही कोई प्रणाली, इसलिए वह शायद सचमुच बेकार था। सौभाग्य से एक पुनर्जन्म के रूप में वह जानता था कि उसके छोटे भाई में 2 ही बनने की क्षमता है। इसलिए बड़े भाई होने के नाते शाओ युआन ने शाओ यान का विशेष ध्यान रखना शुरू कर दिया। भले ही वह इस जीवन में साधना न कर पाए, लेकिन शाओ यान के साथ रहने से उसका भविष्य बुरा नहीं होगा। लेकिन साथ ही ज़ियाओ युआन साधना करने के अवसर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन 2.5 साल के प्रयासों के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला। जब ज़ियाओ युआन 5 साल का हुआ, तब उसने अपने पिता ज़ियाओ ज़ान के कमरे में एक प्राचीन बक्सा देखा। उसने जिज्ञासावश उसे खोला और अंदर पन्ना हरे रंग के ज़ैद के 2 टुकड़े पाए। प्रत्येक ज़ैद के टुकड़े पर एक हल्का धब्बा धीरे-धीरे हिल रहा था, मानो उनमें आत्मा समाई हो। वह था अध्याय 3 पंच ऊर्जा से शरीर का शोधन। अध्याय 3 5 तत्वों द्वारा शरीर का शुद्धिकरण। तुझे प्राचीन सम्राट ज़ैद। शाओ युआन को तुरंत याद आया, यह एक विशिष्ट विशेषता है, क्या ये तुझे प्राचीन सम्राट ज़ैद नहीं था? लेकिन 2 टुकड़े क्यों थे? ज़ियाओ युआन थोड़ा असमंजस में था। इसलिए वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने हाथ बढ़ाकर उन्हें छू लिया और फिर ज़ैद के टुकड़ों में से एक पर वास्तव में 5 रंगों का प्रकाश प्रकट हुआ और सूचनाओं की एक विशाल धारा ज़ियाओ युआन की आत्मा में उमड़ पड़ी, जिससे वह अभिभूत हो गया। अंततः शायद ज़ियाओ युआन की कमजोर शक्ति को भांपते हुए सूचना का प्रवाह 5 रंगों वाले एक स्ट्रॉ में परिवर्तित हो गया। ज़ियाओ युआन केवल उसका एक छोटा सा प्रारंभिक भाग ही खोल सका, लेकिन उसे भी उसकी कुछ रोचक जानकारी प्राप्त हुई। प्राचीन काल में साधना के तरीके केवल 2 चीज़ की साधना तक ही सीमित नहीं थे, लेकिन बाद में अज्ञात कारणों से साधना के अन्य तरीके लुप्त हो गए, जबकि 2 चीज़ इसके विपरीत आज तक फलता फूलता रहा और साधना का एकमात्र साधन बन गया। और उनमें से एक प्राचीन महान शक्ति द्वारा बनाई गई एक साधना विधि दर्ज की गई, पंचतत्व शरीर शोधन विधि। विशिष्ट सामग्रियों और एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके 5 आंतरिक अंगों को चिन्हदार में परिष्कृत किया जाता है, जिन्हें पंचतत्व चिन्ह के रूप में भी जाना जाता है, जिस विशेष शारीरिक बनावट वाले व्यक्ति जो मूल रूप से 2 चीज़ को अवशोषित करने या 2 चीज़ भावों को संग्रहित करने में समर्थ थे, साधना के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं और साधना करने की योग्यता भी प्राप्त कर सकते हैं। डूज़ क्यों? किसी व्यक्ति के 5 आंतरिक अंग 5 गुणों के अनुरूप होते हैं। यकृत, लकड़ी, हृदय, अग्नि, तिल, पृथ्वी, फेफड़े, धातु और गुर्दे, जल। इनसे परिष्कृत किए गए कीवी भंडार हैं। यकृत का नीला लकड़ी कीवी महल, हृदय का लाल अग्नि कीवी महल, प्लीहा का पीले पृथ्वी कीवी महल, फेफड़ों का सफेद सोना कीवी महल और गुर्दे का हेशवी कीवी की पॉइंट। इसलिए जो लोग पंचतत्व शरीर शोधन विधि का अभ्यास करते हैं, उनमें 5 गुण होंगे और समान रैंक के लोगों की तुलना में 5 गुना अधिक 2 भंडार होगा। इसके अलावा जब तक ऊर्जा पर्याप्त है, साधना में कोई छोटी-मोटी बाधा नहीं आती। उन्नति के स्तर तक पहुंचने के लिए केवल 5 भंडारों की संतृप्ति की आवश्यकता होती है और व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अगले रैंक पर पहुंच जाएगा। लेकिन साथ ही 5 आंतरिक अंगों की सीमित क्षमता के कारण जब भी कोई बड़ी बाधा आती है, जो कि रैंक में एक बड़ी सफलता होती है, तो 5 आंतरिक अंगों को उनकी ऊपरी सीमा को पार करने के लिए संबंधित गुप्त तकनीकों के साथ परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है। इसी वजह से ज़ियाओ युआन ने कभी खुद को निकम्मा नहीं समझा। दूसरों के उपहास की बात करें तो पहले तो उसे गुस्सा आता था, लेकिन बाद में उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं रही। आखिरकार गर्मी के मौसम में रहने वाला कीड़ा बर्फ के बारे में बात नहीं कर सकता और कम उम्र में मरने वाला कीड़ा बसंत और शरद ऋतु के बारे में नहीं जानता। और उन तथाकथित साधना संसाधनों का वास्तव में उसके लिए कोई उपयोग नहीं था, इसलिए बेहतर होगा कि वह उन्हें शाओ यान के घेरे में मौजूद बूढ़े व्यक्ति को दे दे ताकि वह थोड़ा और अवशोषित कर सके। बाद में वह उस बूढ़े आदमी से ढेर सारे सोने के सिक्के उगलवा लेगा। वैसे नानी यान ला रही हैं, रेंग में मौजूद बूढ़ा आदमी भी जरूर नजर आएगा, है ना? धप धप धप। शाओ युआन के विचार अभी प्रवाहित ही हो रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। प्रवेश करना। शाओ युआन ने दरवाजे की ओर देखा और शांत भाव से कहा, चरमराहट। दरवाजा खुला और हरे रंग का चोला पहने एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। हालांकि उसकी धुंधली बुरी आंखों में हल्की सी मुस्कान झलक रही थी। तीसरा युवा स्वामी, उन्होंने आदरपूर्वक बात की। स्टुअर्ट मो, तुम क्यों आए हो? क्या पिताजी कुछ ढूंढ रहे हैं? ज़ियाओ युआन ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा। तीसरे युवा स्वामी, कुछ प्रमुख चाहते हैं कि आप पहले बाजार के कामकाज निपटा लें और जल्दी लौटकर आराम करें। कल परिवार में विशिष्ट अतिथि आ रहे हैं और तीसरे युवा स्वामी को उनसे सर्वोत्तम स्थिति में मिलने के लिए पर्याप्त आराम की आवश्यकता है। बुजुर्ग की आवाज में मुस्कान थी, लेकिन इससे ज़ियाओ युआन थोड़ा हैरान रह गया। इसका उसे क्या संबंध था? इसके अलावा उसे अपनी शक्ल सूरत की अच्छी समझ थी, यहाँ तक कि शाओ कबीले की वर्दी पहनी हुई भी वह इतना आकर्षक था कि कई युवतियां उसे देखकर मोहित हो जाती थी। लेकिन चूंकि यह पिताजी का निर्देश था, इसलिए वह ऐसा ही करेगा। ठीक है, मैं आज रात जल्दी घर चला जाऊंगा। स्टीवन मो, क्या आपके पास और कुछ है? शाओ युआन ने सिर हिलाकर सहमति जताई और फिर पूछा, अच्छा तो मैं तीसरे युवा स्वामी को परेशान नहीं करूंगा, ये बूढ़ा नौकर आपको विदाई देता है। ये सुनकर स्टुअर्ट मो ने आदरपूर्वक सिर झुकाया, फिर सचेत होकर दरवाजा बंद किया और चुपचाप चला गया। मुझे उम्मीद है कि आज रात सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। स्टुअर्ट मो को जाते हुए देखने के बाद ज़ियाओ युआन ने अपने दिल में उमड़ रही उत्तेजना को दबाया और बाजार के मामलों को संभालने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उस रात ज़ियाओ युआन एक पैकेट लेकर अपने कमरे में लौटा। पैकेट खोलने और उसके अंदर विभिन्न यस्त्र, औषधीय सामग्री, पत्थर, ज़ैद की बोतलें और कागज के पैकेट देखकर ज़ियाओ युआन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। खैर, अपने ही लोगों का काम करना हमेशा तसल्ली देता है। कल, ओह शायद परसों, मुझे पिन को और सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। इसके साथ ही वह चतुराई से बिस्तर के नीचे सरक गया और एक गुप्त डिब्बे से ज़ैद का एक डिब्बा निकाल लाया। इसके तुरंत बाद बिस्तर के नीचे से रेंग कर बाहर निकले ज़ियाओ युआन की आंखों में एक तीव्र चमक थी। अपने हाथों को आपस में रगड़ने के बाद उसने ज़ैद का डिब्बा खोला।
अंदर 5 अलग-अलग गुणों वाले 5 प्रथम श्रेणी के राक्षसी कोर थे। ये वो चीजें थी जो कि वह 3 साल पहले बाजार का प्रबंधन संभालने के बाद से तलाश कर रहा था। 1 महीने पहले ही उसे आखिरकार 5वां अपनी प्रकृति वाला राक्षसी कोर प्राप्त हुआ। मेज पर रखी वस्तुओं की बात करें तो उसने प्रेम को उन्हें इकट्ठा करना शुरू करने का निर्देश बहुत पहले ही दे दिया था और वे आज ही पूरी तरह से एकत्रित हुए हैं। लकड़ी, अग्नि, पृथ्वी, धातु, जल 5 गुणों का एक प्रथम श्रेणी का राक्षसी मूल, शरद ऋतु में सबसे आवश्यक गहन लोहा से, वसंत ऋतु में नभूमि हरी लकड़ी की लता से, शीत ऋतु की नव पहली बर्फ और हिम से बने जल से, ग्रीष्म ऋतु में टैगोर रेगिस्तान में 3 महीने तक पके हुए प्रज्वलित पत्थर से और चारों ऋतुओं में से प्रत्येक से ली गई चूल्हे की मिट्टी के एक हिस्से से एकत्रित किया गया है। इसमें वाकई पैसा और समय दोनों खर्च हुए। शाओ युआन ने भावुक होकर आह भरी, फिर अपने हाथों को आपस में रगड़ा, उसकी आंखों में उम्मीद झलक रही थी। मेरे भाई शियाओ यान और मैं एक के बाद एक अपनी प्रतिभा को पुनः प्राप्त कर रहे हैं, पिताजी निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न होंगे। शाओ युआन ने गहरी सांस ली, अपनी उत्तेजना को शांत किया और फिर चूल्हे की मिट्टी का उपयोग करके जमीन पर एक जटिल आकृति बनाई। उसने अन्य 4 सामग्रियों को आकृति के चारों कोनों पर क्रम से रखा, फिर उनके ऊपर संबंधित गुणों वाले राक्षसी को रखे। इसके बाद उसने पृथ्वी गुण वाले राक्षसी को पकड़ा और आकृति के केंद्र में आकर पाती मारकर बैठ गया। चलो शुरू करें। सब कुछ तैयार होने की पुष्टि करने के बाद ज़ियाओ युआन की आंखों में एक निर्मम चमक दिखाई दी। फिर उसने अपनी जीभ की नोक को काटा और मुंह में ताजा खून उसके ठीक सामने हरी लता और लकड़ी के गुण वाले राक्षसी को पर छिड़क दिया। टिमटिमाती हुई रक्त में रोशनी के बीच फॉर्मेशन सक्रिय हो गया और एक हरी ऊर्जा ज़ियाओ युआन के शरीर में उसकी नाक के छिद्रों के माध्यम से प्रवेश करने लगी। अगले ही पल शियाओ युआन के चेहरे का भाव बदल गया। उसके पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में तेज दर्द हुआ, जिससे वह इतना दर्द सहने लगा कि लगभग चीख पड़ा। उसके माथे पर पसीने की बारीक बूंदें आ गईं और उसकी पीठ पसीने से तरबतर हो गई। बहुत दुख होता है। शाओ युआन ने दांत पीसते हुए खुद से कुछ बुदबुदाया और फिर उसके मन में कोई और विचार नहीं रहा। वह गुप्त तकनीक में दर्ज विधि के अनुसार गठन द्वारा रूपांतरित राक्षसी मूल से ऊर्जा को निर्देशित करने पर ध्यान केंद्रित करने लगा ताकि उसके आंतरिक अंगों के भीतर एक हुई भंडार खुल सके। अगले 2.5 घंटों के दौरान हर आधे घंटे में एक अलग प्रकार की ऊर्जा ज़ियाओ युआन के शरीर में प्रवेश करेगी, जिससे उसके 5 आंतरिक अंगों के भीतर एक हुई भंडार खुल जाएगा। जब काली जल ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई तो ज़ियाओ युआन ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। तुरंत ही उसने एक लंबे समय से बुनी हुई हंस मुद्रा बनाई और डोजी को अवशोषित करने का प्रयास किया। कुछ क्षण बाद जब उसके जगह के नीले लकड़ी की हुई महल में डोजी की उंगली की पहली झलक दिखाई दी तो ज़ियाओ युआन की आंखों में परमानेंट की अभिव्यक्ति उमड़ पड़ी। ये हो चुका है, आखिरकार यह पूरा हो गया। उत्तेजना के बाद ज़ियाओ युआन ने नीचे देखा। पांचों राक्षसी केंद्र धुंधले थे, लेकिन फिर भी उन्हें हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी, जो स्पष्ट रूप से दर्शाती थी कि ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा शायद अभी भी उनके भीतर मौजूद था। ये देखकर शियाओ युआन के मन में एक साहसिक विचार आया। शायद अध्याय 4 नारंग यानरांग यहाँ है। अगली सुबह ज़ियाओ युआन पालथी मारकर आंखें बंद करके बैठा था। उसके हाथ छाती के सामने अजीबोगरीब मुद्राएं बना रहे थे, जो धीरे-धीरे ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी सांसें एक नियमित चक्र में चल रही थी और हर सांस के साथ एक हल्की सफेद ऊर्जा उसके मुंह और नाक से होकर उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। फिर पंचतत्व ऊर्जा महल द्वारा इसे 5 भागों में विभाजित किया गया और अवशोषित कर लिया गया। कुछ क्षण बाद ज़ियाओ युआन ने अपनी आंखें खोली और अपने पंचतत्व ऊर्जा महल में संचित 2 जीची की मात्रा का अवलोकन किया। उसकी आंखों में थोड़ी निराशा झलक रही थी और उसने बुदबुदाते हुए कहा, अफसोस 5 जादुई कोर से बची हुई ऊर्जा और आधे घंटे तक 2 जीची को अवशोषित करने के बावजूद मेरे प्रत्येक ऊर्जा भंडार को केवल तीसरे स्तर तक ही पहुंचा पाई है। लेकिन बहुत जल्दी ही ज़ियाओ युआन फिर से उत्साहित हो गया। आखिरकार दोबारा सोचने पर कल तक उसके पास कोई 2 जीची नहीं थी। अगर वह रातों-रात 2 प्रैक्टिशनर बन जाता तो शायद बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित हो जाता। तीसरा चरण ठीक रहेगा। इसके अलावा अपने पंचतत्वची महल को आधिकारिक रूप से खोलने के बाद उसकी आत्मा में मौजूद फ्रॉड थोड़ा और खुल गया। इसमें एक गुप्त तकनीक पंचीय एकीकरण दर्ज थी, जो पंचतत्वची महलों में से 4 चीज़ों को एक में समाहित करने की अनुमति देती है, जिससे शक्ति में अस्थायी वृद्धि होती है। बेशक इस विधि की अपनी कुछ कमियां भी हैं। पहली बात तो यह है कि चूंकि ज़ियाओ युआन की वर्तमान शक्ति बहुत कम है और वह भी अभी गुप्त तकनीक सीखना शुरू कर रहा है, इसलिए ऊर्जा संचारण की प्रक्रिया के दौरान कुछ मात्रा में ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। दूसरे, उसकी ची ऊर्जा भंडार की वर्तमान क्षमता के अनुसार यह अधिकतम 3 ची ऊर्जा भंडारों की ऊर्जा को ही सहन कर सकता है। यदि चारों ची ऊर्जा भंडारों की ऊर्जा को एक में समाहित कर दिया जाए तो परिणाम ये होगा कि शत्रुओं से निपटने के लिए इस अपार शक्ति का उपयोग करने से पहले ही उसका ची ऊर्जा भंडार फट जाएगा, उसके आंतरिक अंग फट जाएंगे, जिससे गंभीर चोट लग सकती है या मृत्यु भी हो सकती है। अंततः गुप्त तकनीक का उपयोग करते समय ज़ियाओ युआन द्वारा संचालित की हुई भंडारों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ गुप्त तकनीक के दुष्प्रभाव और भी बदतर हो जाएंगे। फिर भी ज़ियाओ युआन को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। वह अभी 2 जीची के तीसरे चरण में एक नौसिखिया ही है, फिर भी वही गुप्त तकनीक का उपयोग कर सकता है जो उसकी शक्ति को बहुत बढ़ा देती है और इसका प्रभाव इतना जबरदस्त हो सकता है कि उसकी शक्ति उसके वर्तमान चरण के चरम स्तर तक पहुंच जाए। वह पहले से ही बहुत संतुष्ट है। यह अफसोस की बात है, लेकिन शायद यह आज की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त न हो। ज़ियाओ युआन ने अपनी कनपटी रगड़ी, उसे हल्का सिर दर्द महसूस हो रहा था। पिछली रात बहुत पसीना आने के कारण अब उसका पूरा शरीर चिपचिपा और असहज महसूस हो रहा था। छोड़ो, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेरणा नहीं। जब समय आएगा तो मैं और शियाओ यान क्लाउड में तक पहुंचने के लिए संघर्ष करेंगे। अभी के लिए मैं नहाकर खुद को ठीक कर लेता हूं। जल्द ही ज़ियाओ युआन की चिंता शांत हो गई। उसने जमीन पर जमी हुई भूरे रंग की मिट्टी और अन्य बेकार की चीजों को इकट्ठा किया, जो पूरी तरह से कचरा बन चुकी थी और उन्हें दरवाजे के पास रख दिया ताकि वह जाते समय उन्हें बाहर फेंक सके। उसके बाद उसने साफ कपड़े ढूंढे, गर्म पानी से स्नान किया और तरोताजा होकर बाहर आया। उसने बेदाग सफेद चोगा पहना, दर्पण के सामने अपने बाल संवारे और फिर चांदी सफेद रंग का मुकुट पहन लिया। जैसे ही सब कुछ तैयार हो गया, ठीक उसी समय दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। फिर एक जानी पहचानी बुरी आवाज सुनाई दी, तीसरे युवा स्वामी कुल प्रमुख आपको मुख्य हॉल में उपस्थित होने का अनुरोध करते हैं। ओह ठीक है। ये सुनकर ज़ियाओ युआन ने अपने कपड़ों की बारीक सिलवटों पर हाथ फेरा, दर्पण में देख रही उस सुंदर युवक पर संतुष्टि भरी नजर डाली, फिर दरवाजा खोलकर मुस्कुराते हुए स्टीवन मो का अभिवादन किया। चलिए स्टीवन मो। हालांकि स्टीवन मो ने शियाओ युआन को बचपन से बड़ा होते देखा था, फिर भी उस युवक का बेहद आकर्षक चेहरा, साथ ही स्वाभाविक रूप से परिष्कृत आभा बिखेरने वाला बेदाग सफेद वस्त्र उसे मन ही मन आह भरने पर मजबूर कर देता था। यदि तीसरे युवा स्वामी साधना कर सकते तो जयामा साम्राज्य के शाही परिवार की राजकुमारी भी संभवतः उन्हीं पति के रूप में स्वीकार कर लेती। कृपया तीसरे युवा स्वामी आगे बढ़िए, इस बूढ़े सेवक को अभी भी युवा स्वामी शियाओ यान को आपके साथ आने के लिए बुलाना है। स्टीवन मो ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। ओह मैं खुद जाकर उसे फोन कर लेता हूँ। शियाओ युआन ने हाथ हिलाकर स्टीवन मो को वहीं रुकने का इशारा किया। फिर वह जल्दी से शियाओ यान के कमरे के दरवाजे की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह दरवाजा खटखटाने वाला था, उसे अंदर से एक तीखी गाली सुनाई दी। मैंने जिस 2 चीज़ का इतनी मेहनत से अभ्यास किया था, वह फिर से गायब हो रही है। धिक्कार है। ये सुनकर शियाओ युआन के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर जोर से बोला, शियाओ यान, हमारे यहाँ विशिष्ट अतिथि आए हैं। पिताजी चाहते हैं कि हम मुख्य हॉल में जाएं। द्वंद। जैसे ही शियाओ युआन की आवाज बंद हुई, कमरे के अंदर कुछ गिरने जैसा महसूस हुआ। तुरंत बाद शियाओ युआन ने थोड़ा शर्मिंदा होकर जवाब दिया, मुझे पता है बड़े भाई, मैं कपड़े बदल लेती हूँ, मेरा इंतजार कीजिए। कुछ देर बाद साफ कपड़े पहनकर ज़ियाओ यान ने दरवाजा खोला और बाहर आया। उसकी आंखें अभी भी थोड़ी धुंधली थी। हे चलो चलें। शियाओ युआन ने शियाओ यान को शर्मिंदा करने वाली कोई बात नहीं कही। उसने आदत के अनुसार शियाओ यान की बांह पर थपथपाया, फिर मुड़कर मुख्य हॉल की ओर चल दिया। ओह। शियाओ यान ने शियाओ युआन की पीठ की ओर देखा, मन ही मन राह की सांस ली और जल्दी से उसके पीछे चल दी। कुछ ही देर में स्टीवन मो के नेतृत्व में शियाओ युआन और शियाओ यान दोनों भाई पिछवाड़े से गुजरते हुए भव्य स्वागत कक्ष के बाहर रुक गए। उन्होंने आदरपूर्वक दरवाजे पर दस्तक दी और शियाओ यान की अनुमति मिलने के बाद ही उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला। मुख्य हॉल बहुत विशाल था, जिसमें कई लोग बैठे थे। सबसे ऊपर ज़ियाओ यान और कबीले के 3 वरिष्ठ व्यक्ति उदासीन भावों के साथ बैठे थे, जिनकी शक्ति कबीले के मुखिया से कम नहीं थी। इन चारों के नीचे बाईं ओर परिवार के कुछ प्रभावशाली और शक्तिशाली बुजुर्ग बैठे थे। उनके बगल में परिवार के कुछ उत्कृष्ट युवा सदस्य भी थे। दूसरी तरफ 3 अजनबी बैठे थे, संभवतः वे तथाकथित विशिष्ट अतिथि थे। शियाओ युआन की निगाहें उन तीनों पर सरसरी नजर से पड़ी। तीनों में से एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसने चांदनी सफेद रंग का चोला ओढ़ा हुआ था। बूढ़े व्यक्ति का चेहरा मुस्कुराता हुआ था और वह जोश से भरा हुआ था। उसकी कुछ संतरी आंखें कभी-कभी चमक उठती थीं। उसके चोले के सीने पर एक चांदी का अर्धचंद्र स्पष्ट रूप से कढ़ाई किया हुआ था, जिसके चारों ओर 7 चमकदार सुनहरे तारे थे। एक साथ सितारा महान 2 मास्टर। पिता से 2 सितारे ऊपर, अभी तो उसे हराया नहीं जा सकता, लेकिन बाद में उसकी करारी हार होगी। उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। जहां तक उस बूढ़े व्यक्ति के बगल में बैठे पंच सितारा 2 अभ्यासी की बात है, जिसकी शक्ल सूरत खुद उस बूढ़े व्यक्ति की तुलना में कुछ खास नहीं थी, वह लगभग 20 साल का लग रहा था और अभी पंच सितारा स्तर पर पहुंचा था। उसका जिक्र करना भी उचित नहीं था। कबीले की कुछ युवतियां जो पहले ही सब दिखने वाले और मजबूत युवक पर ध्यान दे रही थी, जैसे ही शियाओ युआन ने प्रवेश किया, उन्होंने तुरंत अपना पूरा ध्यान उस पर केंद्रित कर दिया। स्पष्ट रूप से यद्यपि उस युवक और ज़ियाओ युआन के बीच शारीरिक शक्ति में अंतर काफी अधिक प्रतीत होता था, लेकिन यह उनकी दिखावट में अंतर को दूर करने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त था। उसके बगल में बैठी युवती ने शियाओ युआन को थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। नारंग यानरांग का रूप रंग साधारण रूप से आकर्षक था। शियाओ परिवार की सभी महिलाओं में केवल शाओ शुने ही उसे आगे निकल सकती थी। हालांकि शियाओ युआन के सामने वो फिर भी कुछ हद तक कमतर लग रही थी। लेकिन उसके वस्त्र के सीने पर 3 सुनहरे सितारे कढ़ाई किए हुए थे। स्पष्टतः वही 3 सितारा 2 से एक योद्धा थी। अगर वह उसे अचानक पकड़ लेता तो एक खरी स्टार 2 से एक योद्धा उसे हरा सकता था, लेकिन यह उसकी अभी तक तलाशशुदा न हुई भाभी थी, इसलिए वह उसे लड़ नहीं सकता था। नारंग यानरांग को मानो शियाओ युआन की निगाह का आभास हो गया था, इसलिए जो अपने मंगेतर की ओर सीधे देखने से कतरा रही थी, उसने अपना सिर घुमाकर देखा और फिर उसकी आंखों में हैरानी का भाव आ गया। वो इतना सुंदर कैसे हो सकता है? अध्याय 5 ही टूट गया है, मैं एक विकल्प बन गया।
नालन यानरान की आंखों में सदमा देखकर युआन शियाओ के दिल में कोई हलचल नहीं हुई। यद्यपि क्लाउड संप्रदाय की यह प्रिय पुत्री वास्तव में सुंदर और प्रतिभाशाली थी, फिर भी उसके सामने उसका कोई खास फायदा नहीं था क्योंकि उसके पास साधना करने की क्षमता थी। हालांकि वह आखिरकार एक मेहमान थी और उसके बड़े भाई घर पर नहीं थे, इसलिए तीसरे युवा स्वामी के रूप में वह स्वाभाविक रूप से आतिथ्य सत्कार के तौर तरीकों को समझता था। इसलिए उसने नालन यानरान की ओर मुस्कुराया जो आखिरकार होश में आ गई थी। नालन यानरान ने अपने चेहरे पर कोई भाव न दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन युवान शियाओ की सुंदर चेहरे पर मनमोहक मुस्कान देखकर उसका दिल जाने में धड़कना भूल गया। उनके शांत और सुरुचिपूर्ण चेहरे पर एक हल्की सी लाली आ गई, जिसने तुरंत ही उन दोनों को चुपकर देख रहे युवकों की तीखी निगाहों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। पिताजी, तीन बड़े बुजुर्ग। युआन शियाओ रुक गया और उसके पीछे चल रहा शियाओयान भी रुक गया। फिर वे दोनों लगभग एक साथ मंच पर मौजूद चारों लोगों को प्रणाम करके एक स्वर में बोले, हाँ हाँ, युआन एर और यान एर आ गए हैं, जल्दी से बैठ जाइए। अपने दो लंबे और सीधे खड़े बेटों को देखकर ज़ियाओज़ान मुस्कुराया और हाथ हिलाते हुए सिर हिलाया। जी हाँ पिताजी। युआन शियाओ और शियाओयान ने एक साथ प्रतिक्रिया दी और फिर युआन शियाओ शियाओयान को दाहिनी ओर ले गया। लेकिन वहाँ केवल एक खाली स्टूल था जो शियाओशुन ए के सामने था और यह एक ऐसी सीट थी जिस पर केवल परिवार की पहली पंक्ति में प्रभावशाली बुजुर्ग ही बैठ सकते थे। वो सीट युआन शियाओ के लिए आरक्षित थी। बाजार का प्रबंधन करने के 3 वर्षों के दौरान हालांकि युआन शियाओ को साधना में उनके साथियों द्वारा कुछ हद तक कम आंका जाता था, लेकिन परिवार के बड़े बुजुर्ग उन्हें नजरअंदाज करने का साहस नहीं करते थे। आखिरकार युआन शियाओ के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मध्यवर्ती बाजार के बारे में यह अफवाह थी कि त्रिवार्षिक बाजार रैंकिंग मूल्यांकन में इसे जल्द ही एक उन्नत बाजार में पदोन्नत कर दिया जाएगा। इसके अलावा ज़ियाओ परिवार के बाजार की कुल आय का एक चौथाई हिस्सा युआन ज़ियाओ द्वारा प्रबंधित मध्यवर्ती बाजार से आता है। यदि उनकी पर्याप्त वरिष्ठता और शिष्टाचार निभाने की क्षमता न होती तो उनकी बैठने की व्यवस्था शायद और भी आगे होती। लेकिन ज़ियाओयान सचमुच एक बदनसीब इंसान था। कभी एक प्रतिभाशाली रहा, वह व्यक्ति अब किसी काम का नहीं रह गया था और अपनी शक्ति में कोई प्रगति के बिना परिवार के साधना संसाधनों को बेशर्मी से प्राप्त कर रहा था, जिसके कारण परिवार के भीतर उसकी प्रतिष्ठा बहुत खराब हो गई थी। इसलिए फिलहाल हॉल में शियाओयान के लिए बैठने की जगह भी नहीं थी। भाई शियाओयान, यहाँ आकर बैठो। युआन शियाओ की याद दिलाने वाली नजर को देखकर शियाओशुन एक तुरंत समझ गई और हल्की मुस्कान के साथ बोली। इस तरह की मौन सहमति 3 साल पहले शुरू हुई थी जब शियाओयान की ताकत कम होने लगी और उन्हें काफी आलोचना और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। एक तरह से युआन जियो ने जियोयान को पाने की जिद में जियोशुन ए के सहायक के रूप में काम किया। आखिरकार केवल इसी तरीके से वह छोटी अमीर लड़की शुन ए से बड़ी मात्रा में प्रारंभिक पूंजी प्राप्त कर सकता था, जो कि उचित भी था। शाओयान ने स्वाभाविक रूप से अपनी दुर्दशा को एक नजर में ही समझ लिया। अपने तीसरे भाई के पीछे चलते हुए वह शुरू में चिंतित था कि उसका तीसरा भाई हमेशा की तरह उसके लिए सीट छोड़ देगा और फिर परिवार के उन बुजुर्गों की ओर सूक्ष्मता से देखेगा जिनका प्रभाव उससे कम था, उन्हें विनम्रतापूर्वक अपनी सीट छोड़ने का संकेत देगा। लेकिन अब अच्छा लग रहा था, शुन ए के बगल में बैठ पाना काफी सुखद था। तुम जाकर शुन ए के बगल में बैठो। मेहमानों की मौजूदगी में मेरे लिए बहुत ज्यादा दिखावा करना उचित नहीं है। युआन शियाओ के फुसफुसाते निर्देश को सुनकर शियाओयान ने धीरे से सहमति में डुबनाया। युआन शियाओ के बैठने के बाद शियाओयान उसके पास से गुजरी। शियाओशुन ए के पास आई, बैठ गई और हंसते हुए बोली, तुमने फिर से मेरी मदद कर दी। अपने पीछे से आ रही फुसफुसाहट सुनकर युआन शियाओ मुस्कुराया। ये नासमझ लड़का, उसे अभी तक एहसास नहीं हुआ था कि जब भी जुन ए आसपास होता था तो क्या उसके पास उसकी मदद न करने का कोई कारण होता था। मेरिडियन को गर्म करने और पोषित करने के बारे में उनकी बातचीत के बारे में युआन शियाओ ज्यादा चिंतित नहीं था। आखिरकार युआन शियाओ ही इस पद्धति का अनुभव करने वाला पहला व्यक्ति था, या यूं कहें कि वह शियाओयान का परीक्षण विषय था। अंततः खेती करने में असमर्थता फाइटिंग की महाद्वीप पर डोजी की हुई वास्तव में दुर्लभ था और जब भाई होने के नाते युआन शियाओ और शियाओयान बचपन से ही बहुत करीब थे। इसलिए जब उसकी साधना प्रतिभा स्पष्ट हो गई तो ज़ियाओयान ने एक बार युआन ज़ियाओ पर इसका प्रयोग किया, लेकिन इसका प्रभाव आदर्श नहीं था। दूसरी बार जब वह आया तो युआन शियाओ ने शियाओयान को ऐसे व्यर्थ प्रयासों से रोक दिया। उस समय के साथ ओलियाओ द्वारा अवशोषित किए जाने के लिए यदि डोजी का समर्थन करना बेहतर होगा। यदि ओलियाओ शुरू से ही अत्यंत शक्तिशाली होता तो क्लाउड मिस की क्या कीमत होती। यह अफसोस की बात थी कि वास्तव में एक बुरा व्यक्ति अब जाग चुका था, लेकिन उसका हिलने डुलने का कोई इरादा नहीं था। इसके बाद युआन शियाओ ने गौटिया के परिचित बुजुर्ग को कुछ कहना मुश्किल लग रहा था और वह हमेशा झिझक भरी नजरों से देख रहे थे। सच कहूं तो अगर वह एक खूबसूरत लड़की होती तो शायद उसे देखना ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन एक बुरी व्यक्ति का इतना नखरे दिखाना सचमुच थोड़ा घृणित था। दूसरी ओर नालन यानरान उसे जल्दबाजी करने के लिए प्रेरित करने में कोई हड़बड़ी नहीं कर रही थी। इसके बजाय उसकी निगाहें कभी-कभी युआन शियाओ की ओर जाती थी और उसकी आंखों में संघर्ष की झलक दिखाई देती थी। यहाँ आने से पहले उसने सुना था कि युआन शियाओ और शियाओयान नाम के दो भाइयों में से एक में साधना की कोई प्रतिभा नहीं थी। वह केवल दिखने में सुंदर था, दूसरे की साधना प्रतिभा रहस्यमय तरीके से कम हो गई थी और वह व्यावहारिक रूप से किसी काम का नहीं था। और वह स्वयं स्वर्ग की कृपा पात्र असाधारण प्रतिभा से संपन्न वह व्यक्ति सितारा डोजे थी और इसके अलावा वह क्लाउड मिस संप्रदाय के प्रमुख यूनियन की एकमात्र शिष्या बन गई थी। फाइटिंग की हुई महाद्वीप पर शक्ति सर्वोपरि थी और इसके अलावा युवती पहले से ही निर्धारित विवाह से असंतुष्ट थी। वह स्वेच्छा से किसी निकम्मे व्यक्ति से शादी करने को तैयार नहीं थी जिससे वह कभी मिली भी नहीं थी। हालांकि वह सचमुच सुंदर था, लेकिन सुंदरता को रोज चीज के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। लेकिन इस मामले के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। जब विवाह अनुबंध हुआ था तब दोनों बुजुर्ग गुरुओं ने सोचा था कि दोनों परिवारों के बच्चे भविष्य में अवश्य ही बचपन के प्रेमी बनेंगे। ऐसे रिश्ते में विवाह अनुबंध भी एक खूबसूरत चीज होगी जिसे अंतरंगता में अंतरंगता जोड़ने वाला माना जाएगा। किसने सोचा होगा कि युआन शियाओ और शियाओयान के जन्म के तीसरे वर्ष में दोनों भाइयों के दादा एक शत्रु के साथ युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। परिवार के शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ पर से भरोसा खोने के बाद शियाओ परिवार को भी वुडान शहर में स्थानांतरित होना पड़ा। उस समय युआन शियाओ और शियाओयान भी युवा थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें विवाह अनुबंध के बारे में विस्तार से नहीं समझाया गया था। इसलिए उन्हें इस मामले के बारे में केवल मोटे तौर पर ही जानकारी थी। जहां तक इस बात का सवाल है कि विवाह अनुबंध में पुरुष पक्ष वास्तव में कौन था, युआन शियाओ का मानना था कि वह शियाओयान था, जबकि शियाओयान का मानना था कि वह युआन शियाओ था। इसलिए दोनों भाइयों में से किसी ने भी विवाह अनुबंध पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार दोनों परिवारों के बीच लगभग संपर्क टूट जाने के बाद बचपन के प्रेमी होने की आवश्यक शर्त पूरी नहीं हुई और नालन यानरान की विद्रोही उम्र में पहुंच गई। इस तथ्य के साथ साथ कि उस युवती के अच्छे पति को परखने के अपने मापदंड थे और उसका व्यक्तित्व मजबूत था, स्वाभाविक रूप से वह किसी निकम्मे व्यक्ति से शादी नहीं करती। हालांकि अमर गुरु से मिलने के बाद युआन शियाओ की उपस्थिति ने नालन यानरान को आश्चर्यचकित कर दिया और सगाई तोड़ने के बारे में उसे कुछ हिचकिचाहट हुई, लेकिन गहन आंतरिक संघर्ष की अवधि के बाद नालन यानरान ने फिर भी अपना विकल्प चुना। उसने इन सभी वर्षों में साधना करने के लिए कड़ी मेहनत की, अंततः क्लाउड मिस संप्रदाय में प्रवेश किया और युवा संप्रदाय नेता बन गई। ये सब इसलिए ताकि वह अपने भाग्य को स्वयं नियंत्रित कर सके और अपने निर्णय स्वयं ले सके। अगर वह सिर्फ दूसरे पक्ष के अच्छे दिखने के कारण इस मामले को छोड़ दे तो क्या वर्षों की उसकी सारी मेहनत व्यर्थ नहीं हो जाएगी। उसे आज ही यह सगाई तोड़नी पड़ी। इस समय युआन शियाओ के पीछे शियाओयान, जिसने शियाओशुन ए से नालन यानरान के उद्देश्य के बारे में जाना था, कुछ हद तक नाराज थी। ये नालन यानरान को हद से ज्यादा ही कर रही है। लेकिन जल्द ही ज़ियाओयान ने कुछ चिंता के साथ युआन ज़ियाओ की पीठ की ओर देखा। यदि वह महिला विवाह अनुबंध को समाप्त करना चाहती थी तो वह अपने निजी तौर पर इस मामले पर चर्चा कर सकती थी। उन्हें विश्वास था कि इसका कोई न कोई सटीक समाधान जरूर निकलेगा क्योंकि वे अपने तीसरे भाई के चरित्र और विचारों को समझते थे। लेकिन अगर वह आज ऐसी स्थिति में क्लाउड मिस संप्रदाय के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए वास्तव में विवाह कराने में सफल हो जाती है तो मामले की प्रकृति पूरी तरह से अलग होगी। यह न केवल विवाह करने जैसा होगा बल्कि युआन शियाओ के पिता और शियाओ परिवार के मुखिया शियाओ झांग के लिए एक तरह अपमान भी होगा। ये जानना चाहिए कि जब अपने लोगों से संबंधित मामलों की बात आती थी तो तीसरा भाई जीवित असुर के समान था। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सामने बैठी युआन शियाओ उनकी बातचीत सुनकर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई थी। हालांकि तीसरे भाई के रूप में उनके लिए इस विवाह अनुबंध को निभाना पूरी तरह से तर्कसंगत लगता था, लेकिन कैसे वही विकल्प नहीं बन जाते। अब वो शियाओयान की परीक्षा कैसे ले सकता था। इसी बीच दूसरी तरफ नालन यानरान की सूक्ष्म निगाहों के नीचे जिसने सगाई तोड़ने का अपना संकल्प दृढ़ कर लिया था वह परिचित बुजुर्ग अंततः खड़ा हो गया। अध्याय 6 ये सगाई वास्तव में रखकर देनी चाहिए। खांसी। सफेद वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने हल्की खांसी की। खड़े हुए शियाओजान के सामने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, कुलपति शियाओ, इस बार आपके परिवार में आने का मेरा मुख्य कारण आपसे एक अनुरोध करना है। ये सुनकर कई लोग थोड़े हैरान रह गए। क्या क्लाउड मिस संप्रदाय के लोग भी शियाओ परिवार से मदद मांगेंगे? हाँ हाँ श्रीमान, ये कृपया अपने मन की बात कहिए। अगर यह हमारी क्षमता के भीतर है तो शियाओ परिवार को मना नहीं करना चाहिए। शियाओजान उस बूढ़े व्यक्ति का अपमान करने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए वो तुरंत खड़ा हो गया और विनम्रता से बोला। हालांकि क्योंकि उसे पता नहीं था कि दूसरा पक्ष क्या मान रहा है, इसलिए उसने कोई पक्का वादा करने की हिम्मत नहीं की। अगर यह कोई निजी मामला है मिस नालन, तो क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए अलग हटकर बात करें। हर बात पर चर्चा हो सकती है। शायद भविष्य में मैं ओल्ड मास्टर नालन जी से मिलने भी जाऊं। ये कुछ बोलने से पहले ही शियाओयान अचानक खड़ा हो गया। उसकी शांत आवाज हॉल में गूंज उठी। उनके शब्दों को दूसरे शब्दों में कहे तो आप नहीं चाहेंगे कि मैं आपके दादाजी को बताऊं कि आप कितने अहंकारी और दबंग हैं, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके दूसरों को धमकाते हैं, है ना? इन शब्दों ने सभी को कुछ हद तक अचंभित कर दिया। यहाँ तक कि ज़ियाओज़ान भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे सका और कुछ उलझन भरी निगाहों से अपने तीसरे बेटे की ओर देखने लगा। सामान्यतः युआन ऐसी स्थिति में इतनी असभ्य हरकत नहीं करती। मिस नालन, ओल्ड मास्टर नालन जी, क्या ये संभव है कि उस बूढ़े व्यक्ति के बगल में खड़ी युवती उनकी भाभी बहू नालन यानरान हो? जैसे ही शियाओजान के दिल में खुशी की एक झलक दिखाई दी, उसे शियाओयुआन के शब्दों का छिपा हुआ अर्थ याद आ गया और आखिरकार वो समझ गया।
हालांकि उसका युवान एक सुंदर था, पर वह गुरुजी का अभ्यास नहीं कर सकता था। अब जब मिस नालन क्लाउड मिस संप्रदाय से लोगों को लेकर आई हैं, तो संभवतः वे बुरे इरादों से आए होंगे। ऐसा लग रहा था कि युवान एक मामले की जड़ तक पहुंच चुकी थी। हालांकि चूंकि दोनों परिवार पुराने परिचित थे, इसलिए कहावत है कि मुस्कुराते हुए व्यक्ति पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद ज़ियाओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो आप मिस नालन हैं। अंकल ज़ियाओ ने आपको कई सालों से नहीं देखा, कृपया अंकल की कमजोर नजर के लिए उन्हें दोष न दें। इसी बीच तीनों बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी भौहें थोड़ी सी खुल गईं। नालन यानरा ने स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि शियाओ युआन सीधे उसके इरादों को भांप लेगा और पहले से ही कुछ ऐसा कह देगा जिससे वह मुश्किल स्थिति में पड़ जाएगी। ये कुछ ऐसा था जैसे प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के बीच कोई झगड़ा हो जाए और उनमें से एक अचानक कहे, मैं तुम्हारी शिकायत शिक्षक से करूंगा। बस यही कहा जा सकता था, एक निर्णायक प्रहार। एक पल के लिए वो समझ नहीं पाई कि ऐसे शब्दों का जवाब कैसे दे। इसके अलावा ज़ियाओ एक बुजुर्ग थे और उनसे इतनी विनम्रता से बात कर रहे थे, तो वह चुप कैसे रह सकती थी। इसलिए उन्होंने थोड़ी बनावटी मुस्कान के साथ कहा, चाचा शियाओ, आपकी भतीजी श्रद्धांजलि देने नहीं आई, इसके लिए मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैं चाचा शियाओ को कैसे दोष दे सकती हूँ? चूंकि ये पूरे साल मामलों को संभालता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि आज का मामला बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसके अलावा योजना के अनुसार यदि शियाओ परिवार इनकार करता है, तो उसे दबाव डालने के लिए संप्रदाय प्रमुख के नाम का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। लेकिन ज़ियाओ युआन के शब्दों ने वास्तव में उसके विचारों को कुछ हद तक अधिक सक्रिय कर दिया था। हालांकि क्लाउड मिस संप्रदाय के लिए शियाओ परिवार का कोई महत्व नहीं था। उन्होंने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि शाओ परिवार के युवा स्वामी वास्तव में बहुत समझदार थे और स्पष्ट रूप से आम लोगों से कहीं अधिक बुद्धिमान थे। चूंकि उन्हें उनके आने का उद्देश्य पहले से ही पता था और ऐसा प्रतीत होता था कि वे शाओ परिवार की प्रतिष्ठा को बचाना चाहते थे, इसलिए वे निश्चित रूप से सही निर्णय लेंगे। इस स्थिति में स्वाभाविक रूप से उसे शाओ परिवार की मदद करने में कोई आपत्ति नहीं थी। शायद भविष्य में कभी ऐसा समय आएगा जब शाओ परिवार उसके काम आ सके। अपनी वर्तमान शक्ति और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के बाद वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि कब रियायतें देनी है। हाँ, अगर ऐसा है तो ये हमारे दोनों परिवारों का निजी मामला है। युआन, एक सुझाव के अनुसार आप दोनों नौजवान आपस में अच्छी बातचीत क्यों नहीं कर लेते? युआन ए साधना नहीं कर सकता, इसलिए उसने जल्दी ही जिम्मेदारी संभाल ली है। हालांकि अभी उसका वयस्कता समारोह नहीं हुआ है, फिर भी वो अपने मामलों के बारे में खुद फैसले ले सकता है। आगे बोलते हुए ज़ियाओ की मुस्कान और चौड़ी हो गई। ये स्वाभाविक रूप से सहमत होना चाहता था, लेकिन आखिरकार इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति युवा संप्रदाय प्रमुख सुश्री नालन यानरान थी और वह अकेले कोई निर्णय लेने का साहस नहीं कर सकता था। वह मन ही मन आशा कर सकता था कि नालन यानरान अधिक तर्कसंगत निर्णय लेंगी। शियाओ के शब्दों का अर्थ पहले से ही स्पष्ट था। नालन यानरान मूर्ख नहीं थी, वह समझ रही थी कि न तो शियाओ युआन और न ही शियाओ अपनी सगाई तोड़ने से इनकार करेंगे। अपने दादाजी से मिलने के तथाकथित आह्वान की बात करें तो ये धमकी जैसा प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में ये बेबसी से उपजी एक हास्यास्पद टिप्पणी मात्र थी। अगर वह आज सचमुच दबाव डालने की कोशिश भी करती, तो शियाओ युआन जो एक अपंग है और साधना नहीं कर सकती, शायद राजमहल तक की यात्रा भी न कर पाती। उसके दादाजी ज्यादा से ज्यादा उसे थोड़ी बहुत डांट ही देते। इस नजरिए से देखने पर उसे अचानक ही शियाओ युआन थोड़ी प्यारी लगने लगी। ये कहना जरूरी है कि ज़ियाओ युआन की सुंदर चेहरे और तर्कसंगत शब्दों ने नालन यानरान पर अभी भी अच्छा प्रभाव छोड़ा। जिस प्रकार पुरुष खूबसूरत महिलाओं के प्रति अत्यधिक कठोर नहीं होते, उसी प्रकार महिलाएं भी आकर्षक पुरुषों के प्रति अधिक सहनशीलता रखती हैं। इसके अलावा अब नालन यानरान की नजर में शियाओ युआन न केवल सुंदर था बल्कि बहुत समझदार भी था। क्लाउड मिस संप्रदाय की युवा संप्रदाय प्रमुख होने के नाते उसे उदार होना चाहिए। ये सोचते हुए नालन यानरान को लगा कि सब कुछ नियंत्रण में है और उसने एक प्यारी सी मुस्कान भी दिखाई। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। ये सुनकर शियाओ युआन के पीछे बैठे शियाओ यान ने अपने होठों को सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या यही होना चाहिए? तो फिर आप यहाँ क्यों आए और शियाओ परिवार को इस तरह का तमाशा क्यों करवाया? अगर तीसरे भाई की सूझबूझ न होती, तो शियाओ परिवार अब तक शायद पूरी तरह से शर्मिंदा हो चुका होता। इस तरह की होने के कारण वो उनकी भाभी बनने के योग्य ही नहीं थी। मिस नालन, कृपया मेरा अनुसरण करें। शियाओ युआन ने इन शब्दों पर सिर हिलाया, फिर मुड़कर बाहर चला गया। हम नालन यानरान ने इन शब्दों पर हल्के से सिर हिलाया, फिर शियाओ युआन के पीछे मुख्य हॉल से बाहर निकलकर पीछे के बगीचे में बड़े रास्ते पर टहलने लगी। नालन यानरान ने सामने सफेद वस्त्र पहने सुंदर युवा स्वामी को देखा, उसकी आंखों में थोड़ी सी निराशा झलक रही थी। वर्तमान स्थिति के अनुसार शियाओ परिवार का ये तीसरा युवा स्वामी, जिससे उसकी जन्म से ही सगाई हो चुकी थी, साधना करने में असमर्थता को छोड़कर हर पहलू में संतोषजनक था। हर कोई सुंदरता को पसंद करता है। नालन यानरान के लिए शियाओ युआन की उपस्थिति को नजरअंदाज करना वास्तव में असंभव था। लेकिन साथ ही वह किसी निकम्मे व्यक्ति से शादी भी नहीं करना चाहती थी। उसके आदर्श जीवन साथी के लिए ताकत भी एक महत्वपूर्ण कारक थी। मिस नालन, आप सगाई रद्द करवाने आई हैं, है ना? शियाओ युआन की शांत आवाज सुनाई दी, जिससे नालन यानरान का ध्यान वापस उसकी ओर आकर्षित हो गया। मानो उसे यह आभास हो गया हो कि उसके पीछे बैठी युवती को बोलने में कठिनाई हो रही है। ज़ियाओ युआन ने आगे कहा, ये सगाई मूल रूप से हमारे दोनों परिवारों के पुराने गुरुओं द्वारा तय की गई थी, लेकिन योजनाएं बदल गईं। अब मैं वाकई क्लाउड मिस संप्रदाय की युवा संप्रदाय प्रमुख सुश्री नालन के योग्य नहीं हूँ। इसके अलावा हम दोनों की मुलाकात भी मुश्किल से हुई है और हमारे बीच कोई भावनाएं भी नहीं है, इसलिए शादी का तो सवाल ही नहीं उठता। इस बारे में बात करते हुए ज़ियाओ युआन जानबूझकर रुक गया। ठीक उसी समय जब उसके पीछे खड़ी नालन यानरान कुछ कहने ही वाली थी, वह अचानक मुड़ा, नालन यानरान की आंखों में देखा और जोर देकर कहा, इसलिए इस सगाई को वास्तव में रद्द कर देना चाहिए। अध्याय 7, माफी से लेकर भेंट तक। यंग मास्टर शियाओ को इतना समझदार देखकर मिस नालन को और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। इस समय वह पहले से ही सोच रही थी, क्या मुझे उसे और अधिक मुआवजा देना चाहिए? लेकिन जो चीजें मैं दे सकती हूँ, उसकी तो उसे जरूरत ही नहीं होगी। तारांकन। हालांकि मिस नालन, हमारे दोनों परिवारों का आपस में संबंध है, इसलिए सगाई रद्द करने के संबंध में यंग मास्टर शियाओ का एक छोटा सा असभ्य अनुरोध है। ये सुनकर नालन यानरान अचानक सतर्क हो गई। उसे लगा कि यंग मास्टर जो अपने वचन से मुकरने वाले हैं। सुश्री नालन, घबराएं मत, ये सगाई वास्तव में टूट जाएगी। हालांकि शियाओ परिवार के लिए अगर महिला सगाई तोड़ देती है, तो मेरी थोड़ी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, मुझे वर्षों से इसकी आदत हो गई है। लेकिन मेरे पिता, जो कि शियाओ परिवार के मुखिया हैं, शायद बेहद अपमानित महसूस करेंगे। इसलिए मैं आशा करता हूं कि यह सगाई 3 साल के लिए टाल दी जाए। उस समय यंग मास्टर शियाओ स्वयं सगाई का मूल अनुबंध लेकर मिस नालन से सगाई रद्द करने आएंगे। कैसा रहेगा ये? युवा मास्टर शियाओ ने उसे ध्यान से देखा, उनकी आवाज गंभीर थी और वे विनती कर रहे थे। ये सुनकर नालन यानरान ने भौहें चढ़ा ली। हालांकि उसने वास्तव में अपनी शक्ति का उपयोग करके उस पर दबाव डालने का इरादा किया था और यहाँ आने से पहले सबसे खराब स्थिति के लिए तैयारी कर ली थी। अब जब यंग मास्टर शियाओ ने इतनी बात कह दी थी, तो उसे भी थोड़ी झिझक महसूस हो रही थी। ऐसा लगता है कि मैंने जल्दबाजी में काम किया और यह नहीं सोचा कि ऐसा करने के परिणाम इतने गंभीर होंगे। नालन यानरान को हिचकिचाते देख युवा स्वामी शियाओ का चेहरा अचानक उदास हो गया। छोड़ो इसे। चूंकि सुश्री नालन तैयार नहीं है, तो ठीक है। युवा स्वामी शियाओ अभी सुश्री नालन से सगाई तोड़ने को तैयार है। मुझे बस उम्मीद है कि सुश्री नालन हमारे दोनों परिवारों के बीच संबंधों का ध्यान रखते हुए इस मामले को सार्वजनिक नहीं करेगी। चलो मान लेते हैं कि हमारे बीच कभी सगाई हुई ही नहीं थी। 14 वर्षीय नालन यानरान अपना पूरा दिन दो चींटी और दो तकनीक का अभ्यास करने में बिताती थी। उसने ऐसा दृश्य पहले कभी देखा ही नहीं था। एक पल के लिए वह असमंजस में पड़ गई। उसके मन में अपराध बोध जागा, क्या मैं कुछ ज्यादा ही कर रही हूँ? वो कितना दयनीय लग रहा है। वो साधना नहीं कर सकता और मुझे नहीं पता कि उसने इन वर्षों में कितनी कठिनाइयां झेली हैं और मैं अभी भी उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हूँ। मैं तो मरने लायक ही हूँ। तारांकन। अरे नहीं, मेरा मतलब आपसे असहमत होने से यह नहीं था। ये सिर्फ 3 साल की बात है, कोई दिक्कत नहीं। नालन यानरान ने घबराए हुए और जल्दबाजी भरे स्वर में कहा, मिस नालन, आपको खुद पर दबाव डालने की जरूरत नहीं है। युवा मास्टर शियाओ नालन यानरान पर और अधिक दबाव डालने वाले थे ताकि उन्हें ब्लू स्टार की समस्या समाधान सूत्रों के नवीनतम संस्करण का अनुभव कराया जा सके और वे कुछ ऐसा कहने वाले थे कि सहमत होने का मतलब सहमति देना नहीं है। लेकिन नालन यानरान ने फिर आगे कहा, इस बार यानरान ने वाकई जल्दबाजी कर दी। जब मैं आई तो मेरे गुरु ने मुझसे माफी के तौर पर एक गैदरिंग पाउडर लाने को कहा। मैं बाद में अंकल जी से इसे आपको भिजवा दूंगी। ये सुनकर यंग मास्टर शियाओ पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, मैं मिस नालन के इरादों की सराहना करता हूं, लेकिन यंग मास्टर शियाओ इसकी गैदरिंग पाउडर को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते। सगाई तो वैसे भी इसी तरह तय होनी थी और अब से हम दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, कोई और संबंध नहीं। मिस नालन कैसे माफी मांग सकती है और उपहार दे सकती है? ये देखकर नालन यानरान को लगा कि उसके सामने खड़ा सुंदर युवा स्वामी आत्मसम्मान के कारण ही ऐसा कर रहा है और वह इसे स्वीकार करके जाने को तैयार नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद उसकी कई नजरें चारों ओर घूमी और उसने अचानक धीमी आवाज में कहा, ठीक है, तो फिर इस मामले का जिक्र दोबारा न करें। वैसे मिस नालन, क्या आपके पास कागज और कलम है? चलिए आज यही एक समझौता लिख लेते हैं और हम दोनों इसकी एक प्रति अपने पास रख लेंगे। भविष्य में किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति में यदि यंग मास्टर शियाओ समय पर नालन हवेली नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये समझौता सगाई रद्द करने के प्रमाण के रूप में भी काम आ सकता है। युवा मास्टर शियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा होना चाहिए और फिर आगे बढ़े। मैं करता हूं। नालन यानरान को थोड़ी चिंता थी कि यंग मास्टर शियाओ अपना मन बदल लेंगे, लेकिन पूछने में उसे शर्म आ रही थी। ये सुनकर उसने तुरंत अपने स्टोरेज से कागज और कलम निकाले और यंग मास्टर शियाओ को दे दिए। युवा मास्टर शियाओ ने कागज और कलम ली, मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर पास के एक मंडप में गए और तेजी से समझौता पत्र लिखने लगे। स्याही गिरी, कलम रुक गई। फिर यंग मास्टर जियो ने अपनी दाहिनी मध्यमा उंगली को दांतों से दबाया और समझौते की दोनों प्रतियों पर खून से सने दो उंगलियों के निशान बना दिए। ये देखकर नालन यानरान ने आखिरकार राहत की सांस ली। युवा स्वामी शियाओ की निगाहें खुद पर टिकी देखकर उसने भी स्वाभाविक रूप से संकोच नहीं किया। उसने अपनी कमर से लंबी तलवार निकाली, अपनी उंगली को हल्के से चुभोया और युवा स्वामी शियाओ के निशान के बगल में अपना निशान बना दिया। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। फिर उसने देखा कि यंग मास्टर जियो ने कुछ रक्तस्राव रोधी पाउडर निकाला, उसे अपनी उंगली पर लगाया और फिर दवा की बोतल उसे सौंप दी।
नाना यान पहले तो कहना चाहती थी कि अपनी छोटी चोट के लिए इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि मामला सुलझ चुका था इसलिए उसे नाराज करने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए उसने भी दवा की बोतल ली और खुद पर दवा लगा ली। इस समय तक यंग मास्टर जियो ने समझौते की अपनी प्रति एक तरफ रख दी थी और दूसरी प्रति उठाकर नाना यान को सौंप दी थी। नाना यान ने समझौता किया, उसे अपनी भंडारण अंगूठी में रखा, फिर एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद आखिरकार पूछा, युवा स्वामी शियाओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं इतना साहस कर सकूं तो आप साधना क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपको पता है मेरे गुरु एक शक्तिशाली दाव सम्राट हैं और कल किंतु वे भी हमारे क्लाउड मिस संप्रदाय के मानद वरिष्ठ हैं। शायद वे आपकी साधना कर पानी की समस्या को हल करने में आपकी मदद कर सकें। हाँ हाँ, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद मिस नालन, लेकिन मेरा शरीर न तो 2 चीज़ों को धारण कर सकता है और न ही 2 चीज़ों का भवन उत्पन्न कर सकता है। यह शायद जन्मजात समस्या है, शारीरिक बनावट में कुछ समस्या है, लेकिन सालों से मुझे इसकी आदत हो गई है। ये सुनकर युवा मास्टर शियाओ ने खेतपूर्वक अपना सिर हिलाया और फिर विषय बदल दिया। सच कहूं तो मैं पहले से ही किसी की प्रशंसा करता हूं, लेकिन मैंने अभी तक उससे अपने दिल की बात नहीं कही है। मिस नालन जैसी स्वर्ग की पुत्री की तुलना में उसकी प्रतिभा बहुत साधारण है, लेकिन वह मेरे लिए ज्यादा उपयुक्त है। अब नालन यानरांग को और भी राहत महसूस हुई। उसने ये भी सोचा कि भले ही उसका और यंग मास्टर शियाओ का रिश्ता नियति से जुड़ा था, लेकिन वे दोस्त तो रह ही सकते थे। ठीक है, तो मैं आपको सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। नालन यानरांग को यंग मास्टर शियाओ की प्रेमिका के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। आखिर वह भी ये देखना चाहती थी कि इतना सुंदर पुरुष आखिर किस महिला के साथ रहेगा, लेकिन पूछने में शर्मिंदगी महसूस होने के कारण उसने बस एक अजीब सी शुभकामना दे दी। हाँ हाँ, तो मैं मिस नालन की शुभवाणी को मान लेता हूँ। मामला सुलझ गया है, तो क्यों ना हम वापस चलें? सब लोग अभी भी मुख्य हॉल में इंतजार कर रहे हैं। युवा मास्टर शियाओ मुस्कुराए और फिर बोले, हम ठीक है। ये सुनकर नालन यानरांग ने सिर हिलाया। इसके बाद दोनों तुरंत मुख्य हॉल में लौट आए। इस समय स्वागत कक्ष में हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिरकार दोनों पक्षों के चले जाने के बाद येगी और शियाओज़ांग के पास बात करने के लिए कुछ खास नहीं बचा था, इसलिए माहौल स्वाभाविक रूप से काफी शांत हो गया था। जैसे ही यंग मास्टर जियो ने हॉल में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि जो यान और शने उनकी ओर चिंतित निगाहों से देख रहे हैं। उन्होंने उन्हें आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी, फिर चलकर बैठ गए। दूसरी ओर नालन यानरांग कुछ कदम आगे बढ़ी, शियाओज़ांग को प्रणाम किया और फिर बोली, चाचा शियाओ, यानरांग कई वर्षों से नहीं आए हैं, जो वाकई क्षमा करने योग्य नहीं है। मैंने कुछ छोटे उपहार तैयार किए हैं और मुझे आशा है कि चाचा शियाओ उन्हें स्वीकार करेंगे। इतना कहकर उसने अपनी नजर येगी की ओर डाली। नालन यानरांग की बातें सुनकर ये समझ गया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य पूरा हो चुका है। ऐसा लगता है कि युवा संप्रदाय प्रमुख और युवा मास्टर शियाओ के बीच हुई बातचीत भी काफी सुखद रही। पहले जो माफी के तौर पर उपहार दिए गए थे, अब वे स्वागत उपहार बन गए थे। तो उसने हाथ बढ़ाकर अपनी उंगली पर पहली अंगूठी को रगड़ा। अचानक उसके हाथ में हरे रंग का एक प्राचीन जैत पत्थर का डिब्बा प्रकट हो गया। डिब्बे को सावधानीपूर्वक खोलते ही एक अनोखी सुगंध तुरंत पूरे हॉल में फैल गई और जिसने भी उसे सूंघा उसका मन प्रसन्न हो गया। तीनों बुजुर्गों ने उत्सुकता से अपनी गर्दनें ऊपर उठाकर जैत बॉक्स में देखा। उनके शरीर अचानक कांप उठे और वे आश्चर्य से बोले, ऊर्जा संग्रहण पाउडर। अध्याय 8 ची ऊर्जा का संग्रहण, तुम मुझे क्यों नहीं चाहते? यह शाओज़ांग थोड़ा असमंजस में था। उसने शाओ युआन की ओर मुड़कर देखा और पाया कि शाओ युआन भी भौहें चढ़ाए हुए नालन यानरांग की जाती हुई आकृति को घूर रहा था। लेकिन नालन यानरांग ने बेपरवाही से बात जारी रखते हुए कहा, मेरी थोड़ी देर पहले यंग मास्टर शियाओ से बहुत अच्छी बातचीत हुई। ये किवी गैदरिंग पाउडर मेरे संप्रदाय के मानद ग्रेट मास्टर गुरु द्वारा तैयार किया गया है। मैं मूल रूप से इसे यंग मास्टर शियाओ को देना चाहती थी, लेकिन यंग मास्टर शियाओ ने इसे लेने से इनकार कर दिया। मैं अंकल शियाओ से अनुरोध करती हूँ कि वे उनकी ओर से इसे स्वीकार कर लें। इतना कहकर उसने अपना सिर घुमाया और शियाओ युआन को विजयी भाव से देखा, अब देखो तुम मुझे कैसे मना करोगे? शियाओ युआन ने उसकी बातों पर असहाय होकर कंधे उचका दिए, जबकि उसके पीछे बैठे शियाओ यान को पहले से ही लग रहा था कि उसका सीपीयू पूरी तरह से जल चुका है। तीसरे भाई ने ये सब कैसे कर दिखाया? पास ही खड़ी ज़ियाओ ज़ुने ने भी ज़ियाओ युआन को हैरानी भरी नजरों से देखा। वो समझ नहीं पा रही थी कि ज़ियाओ युआन ने इस किवी गैदरिंग पाउडर को, जो स्पष्ट रूप से मुआवजे के तौर पर दिया गया था, नालन यानरांग की ओर से व्यक्ति उपहार में कैसे बदल दिया। ये शब्द बोलते ही शियाओ परिवार के हॉल में हंगामा मच गया। हे भगवान, किवी गैदरिंग पाउडर को मीटिंग गिफ्ट के तौर पर देना, ये क्लाउड में सेट के लोग तो वाकई बहुत अमीर हैं। ज़ियाओज़ांग को नहीं पता था कि ज़ियाओ युआन ने क्या किया था, लेकिन चूंकि उसने कहा था कि यह मुलाकात का उपहार है, तो क्या इसे मना करना उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा नहीं होगा। तो उसने मुस्कुराते हुए विनम्रता से कहा, ठीक है, तो अंकल शियाओ मान जाएंगे। भतीजी नालन, लंबी यात्रा से थक गई होगी, क्यों ना कुछ दिन मेरे शियाओ परिवार में रुककर आराम कर लो। नालन यानरांग ने इस यात्रा का अपना लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकी। उन्होंने क्षमा प्रार्थी भाव से कहा, चाचा शियाओ की कृपा के लिए धन्यवाद, लेकिन यानरांग को कुछ और काम है, इसलिए मुझे आज विदा लेनी होगी। अगर चाचा शियाओ को भविष्य में समय मिले तो आप मेरे नालन मनों में अवश्य पधारें। हम तो फिर युआन जाओ और भतीजी नालन को विदा करो। ज़ियाओज़ांग ने उसकी बातों पर सिर हिलाया, फिर ज़ियाओ युआन से कहा, जी हाँ पिताजी। ये शब्द सुनकर शियाओ युआन खड़ी हो गई और नालन यानरांग और उसके साथियों को स्वागत कक्ष से बाहर और दरवाजे तक ले गई। धन्यवाद मिस नालन। जियो युआन ने स्वीकृति में नालन यानरांग को सिर हिलाया। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये सुनिश्चित कर लें कि आप 3 साल बाद अपना वादा निभाएंगे। नालन यानरांग ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चित रहे, हम 3 साल बाद शाही राजधानी में फिर मिलेंगे। शियाओ युआन ने अपने हाथ जोड़कर गंभीरता से कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। नालन यानरांग ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, फिर गेली और सफेद वस्त्र पहने एक अज्ञात राहगीर के साथ शालीनता से वहां से चली गई। ज़ियाओ युआन ने नालन यानरांग और उसके साथियों को सुरक्षित जाते हुए देखा, उसकी आंखें थोड़ी सी खुल गईं। अगर वह अपनी ताकत जल्दी वापस पा सकता तो उसे समझौता क्यों करना पड़ता। हालांकि शब्दों में उसे अभी भी थोड़ी बढ़त हासिल थी, लेकिन शारीरिक शक्ति की कमी और किसी और के हाथों में फैसला छोड़ने की मजबूरी ने उसे सचमुच सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल वो वास्तव में 5 की यूनिफिकेशन विधि का उपयोग करके नालन यानरांग से लड़ना चाहता था और उसे ये दिखाना चाहता था कि वह किसी भी तरह से निकम्मा नहीं है। लेकिन फिर क्या होगा? क्या नालन यानरांग सिर्फ इसलिए सगाई रद्द नहीं कर देगी क्योंकि वह जानती थी कि वह निकम्मा नहीं है? इसके अलावा अगर आज ज़ियाओ युआन ने सूझबूझ न दिखाई होती और विवाह रद्द करने का मुद्दा खुलेआम उठने से न रोका होता तो स्थिति बेहद सहज हो जाती। इसके बजाय उसके लिए आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटना बेहतर था। नालन यानरांग का उसे अकेले में बात करने को तैयार होना ये दर्शाता है कि वह कम से कम हृदय से दयालु थी, बस इस बार उसके कार्य वास्तव में लापरवाह थे और उसने परिणामों के बारे में नहीं सोचा था। हालांकि उसने वास्तव में नालन यानरांग की दयालुता या यूं कहें कि उसके नैतिक मूल्यों का फायदा उठाया, लेकिन ज़ियाओ युआन को इस बारे में कोई मनोवैज्ञानिक बोझ महसूस नहीं हुआ। कुल मिलाकर उसने सोचा कि यह एक उचित सौदा था। भाई, पीछे से शाओ यान की आवाज आई। शाओ युआन मुड़ा और उसकी नजर शाओ यान की चिंतित निगाहों पर पड़ी। हाँ हाँ, एकदम सही, मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें और पिताजी को कुछ बताना है। शाओ युआन मुस्कुराई और फिर शाओ यान को वापस हॉल में ले गई। तब तक अधिकांश लोग जा चुके थे। शुन एक हॉल के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी, स्पष्ट रूप से शाओ यान का इंतजार कर रही थी। हॉल में अभी भी 4 लोग मौजूद थे, 3 बुजुर्ग और ज़ियाओज़ान। इस समय तीनों बुजुर्ग मानो कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन हिचकिचा रहे थे। उनके पोते पोतियां भी लोग प्रैक्टिशनर बनने की उम्र के करीब पहुंच रहे थे और वो की गैदरिंग पाउडर उनके लिए बेहद आकर्षक था। अगर तीनों बुजुर्गों के पास और कोई काम नहीं है, तो हमारे परिवार को कुछ निजी मामलों पर चर्चा करनी है। शायद आप हमें कुछ समय के लिए माफ कर दें। ये देखकर ज़ियाओ यान के साथ हॉल में दाखिल हुई और उदासीनता से बोली। तीनों बुजुर्ग शियाओ युआन के रवैये से कुछ नाराज थे, लेकिन शियाओ शुने को दरवाजे पर चुपचाप उन्हें घूरते हुए देखकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। शियाओ युआन को घूरने के बाद उन्होंने अपनी आंखें झटकी और चले गए। पिताजी, शियाओ यान, मैंने पहले नालन यानरांग के साथ एक समझौता किया था। 3 साल बाद मैं सगाई के अनुबंध की मूल प्रति शाही राजधानी में लाकर सगाई को रद्द करवा दूंगी। तीनों बुजुर्गों के चले जाने के बाद ज़ियाओ युआन ने ज़ियाओ यान की तुलना में भी अधिक शक्तिशाली आत्मा बोध का प्रयोग किया और यह सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर घुमाया कि कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद न हो, फिर सीधे अपना उद्देश्य बताया। युआन यह क्या है? शाओज़ांग थोड़ा असमंजस में था। 3 साल बाद विवाह रद्द होना और आज विवाह रद्द होना, दोनों में कोई खास अंतर नहीं लग रहा था। दरवाजे पर खड़ी ज़ियाओ सुने भी उत्सुक थी, क्योंकि अब से 3 साल बाद नालन यानरांग और मेरे बीच सत्ता का अंतर उलझ जाएगा। तब तक सगाई को रद्द करना वैध होगा और कोई भी इसकी आलोचना नहीं कर पाएगा। शाओ युआन के बोलने के बाद उसने अपने पंचतत्व महल के भीतर 2 चीची को सक्रिय किया। शाओ युआन के शरीर के भीतर से अचानक उत्पन्न हुई 2 चीची ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए वहां मौजूद तीनों लोग एक साथ स्तब्ध रह गए। युआन, तुम साधना कर सकते हो। शाओज़ांग ने परमानंद से भरी नजरों से शाओ युआन की कलाई पकड़ ली और ध्यान से महसूस करने के बाद उसने कहा अत्यंत प्रसन्न होकर, भाई क्या ये सच है? ये खबर सुनकर शाओ यान ने भी खुशी का इजहार किया। दरवाजे के बाहर खड़ी ज़ियाओ सुने भी ज़ियाओ युआन के लिए उतनी ही खुश थी। हाँ, ये कल रात हुआ था। शाओ युआन मुस्कुराए और सिर हिलाया। ये बहुत अच्छा है। ये सुनकर शाओ यान ने तुरंत शाओ युआन को गले लगा लिया। भाई, मुझे पता था कि तुम ये कर सकते हो। शाओ यान को सचमुच खुशी हुई कि शाओ युआन भी साधना कर सकता है। वाह वाह वाह, मेरे शियाओज़ांग का बेटा वाकई असाधारण है। शाओ झान ने लगातार 3 बार अच्छा कहा और अपने दोनों बेटों को कसकर गले लगा लिया। कुछ ही देर बाद तीनों अलग हो गए, सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। युआन, अब जब तुम साधना कर सकते हो तो तुम्हें बाजार के लेन-देन का जिम्मा सौंप देना चाहिए। आपसे केवल साधना पर ध्यान केंद्रित करो और विचलित मत हो। शाओ झान ने अपनी खुशी पर काबू पाया, फिर शाओ युआन की ओर गंभीरता से देखा और कहा, हम इसे सौंपने का समय आ गया है, लेकिन कोई जल्दी नहीं है। एडवांस मार्केट रेटिंग हासिल करने के बाद भी ज्यादा देर नहीं होगी। शाओ युआन ने उसकी बातों पर सहमति में सिर हिलाया। हम ये भी ठीक है, बस अपनी सीमाओं का ध्यान रखें। शाओ झान ने स्वाभाविक रूप से शाओ युआन पर पूरा भरोसा किया और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अच्छा, चूंकि ये गैदरिंग पाउडर आपको नालन यानरांग ने दिया है, इसलिए आपको इसे अपने पास रखना चाहिए।
फिर ज़ियाओ ज़ान ने वह कीवी गैदरिंग पाउडर निकाला जिसे उसने पहले से ही अपनी भंडारण अंगूठी में रखा था और उसे ज़ियाओ युआन को सौंप दिया। अरे मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसे शाओ यान को क्यों न दे दूं? शाओ युआन ने सिर हिलाते हुए ज़ेड बॉक्स नहीं लिया। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। शाओ यान ने भी सिर हिलाया। वह अभी केवल 2 जीटी के तीसरे चरण में ही था और वही लेटा हुआ था। ये चीज संग्रहण पाउडर शायद उसके लिए बेकार ही होगा। इसके अलावा ये तीसरे भाई की वस्तु थी। वह पहले से ही तीसरे भाई से प्रतिदिन साधना संसाधन लेने के लिए बहुत शर्मिंदा था, इसलिए इस संग्रहण पाउडर को स्वीकार करने का तो कोई सवाल ही नहीं था। फिर शुनर शाओ युआन ने मुड़कर शाओ शुनेर की ओर देखा, जो अभी 2 जीटी के 9वें चरण में पहुंच चुकी थी। अध्याय 9 में याफी। याफी, मैंने पहले ही मना कर दिया था, लेकिन उसने मुझ पर जबरदस्ती करने की जिद की। कमरे के अंदर ज़ियाओ युआन असहाय होकर बुदबुदा रहा था। मेज पर रखी हुई कीवी गैदरिंग पाउडर वाली ज़ेड की पेटी को देख रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, शुन ए भी तथाकथित कीवी गैदरिंग पाउडर नहीं चाहती थी जिसे किंग द्वारा परिष्कृत किया गया था। अंततः उसके पिता ने जबरदस्ती उस पर यह वस्तु थोप दी। सच कहूं तो उसे वास्तव में कीवी गैदरिंग पाउडर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी साधना विधि फाइटिंग कीवी महाद्वीप पर प्रचलित पारंपरिक साधना विधियों से भिन्न थी, इसलिए उन्हें किसी भी 2 कीवी भवन को संग्रहित करने की आवश्यकता नहीं थी। उनके लिए ची गैदरिंग पाउडर अधिक से अधिक ऊर्जा का एक अपेक्षाकृत प्रचुर स्रोत था। ज़ियाओ युआन अचानक जाग उठी। मेज पर रखी कीवी गैदरिंग पाउडर को देखकर वह विस्मय से भर उठी। मेरा दिमाग जंग खा गया है। हालांकि यह चीज संग्रहण पाउडर 9वें चरण के 2 जीटी साधक को 100% 2 जीटी भवन को संग्रहित करने में सक्षम बनाने के लिए है, लेकिन इसमें निहित औषधीय शक्ति अभी मेरे लिए पर्याप्त है। इसका उपयोग करके मैं अपने पंचतत्व महल को भरने की प्रक्रिया को तेज कर सकूंगा, तेजी से एक अभ्यासी बन सकूंगा और वास्तव में 2 जीटी की खेती के मार्ग पर अग्रसर हो सकूंगा। ये सब समझने के बाद ज़ियाओ युआन की आंखों में एक बार फिर उत्साह का भाव दिखाई दिया, लेकिन उसने तुरंत कीवी गैदरिंग पाउडर का सेवन करना नहीं चुना। आखिरकार उसकी वर्तमान निर्जन शक्ति को देखते हुए यदि वह जल्दबाजी में कीवी गैदरिंग पाउडर का सेवन कर ले, जो केवल 2 जीटी के 9वें चरण के लोगों के लिए है, तो वह शायद पलक झपकती ड्रैगन की खुनक को झींगा की हंसी चुना में बदल देगा। वैसे उनकी चेतना का सागर में मौजूद पंचरंगीय स्क्रॉल के अनुसार 2 प्रैक्टिशनर, 2 मास्टर, ग्रेड 2 मास्टर, 2 लिंग और 2 वान के क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए ची भंडार को पहली बार खोलने की तरह 5 अलग-अलग मौलिक सामग्रियों की आवश्यकता वाली परेशानी भरी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए केवल यकृत, हृदय, पीहा, फेफड़े और गुर्दे के भीतर स्थित कीवी भंडार को उन्नति के क्रम में मजबूत करने की आवश्यकता होती है। उस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है कि पांचों आंतरिक अंग स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होते, बल्कि एक पूर्ण बंद प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए उनमें संग्रहित ऊर्जा भंडार स्वाभाविक रूप से आपस में जुड़े होते हैं। अतः साधना के प्रारंभिक चरण में जैसे ही एक ऊर्जा भंडार खुलता है, उससे निकलने वाली ऊर्जा स्वतः ही दूसरे ऊर्जा भंडार को खोल देती है, जिससे संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाती है। यदि साधना प्रक्रिया के दौरान किसी अप्रत्याशित कारण से किसी एक तत्व की ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में अवशोषित हो जाती है, तो अतिरिक्त ऊर्जा को साधना की एक विशेष विधि का उपयोग करके अन्य कीवी भंडारों में भी प्रसारित किया जा सकता है। सार्थक इसे संचार वाहिकाओं के सिद्धांत के रूप में भी माना जा सकता है। इसलिए यदि ज़ियाओ युआन 2 अभ्यासी बनना चाहता है, तो सबसे पहले उसे पर्याप्त ऊर्जा अवशोषित करनी होगी। केवल एक कीवी संग्रहण पाउडर पर्याप्त नहीं होगा। दूसरे, उसे यकृत में स्थित जोड़ कीवी पैलेस को मजबूत करने के लिए उपयुक्त सामग्री ढूंढनी होगी। लकड़ी के गुणों वाले 2 प्रथम श्रेणी के राक्षसी कोट ए के जोड़ वुडबाइन। एक और बड़ा खर्च। शाओ युआन ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। पिछले 3 वर्षों में हालांकि उसने बाजार के माध्यम से बहुत पैसा कमाया था, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा बाजार की आय थी, जो सार्वजनिक धन था और जिसे छुआ नहीं जा सकता था। हालांकि उसने खुद भी काफी पैसा कमाया था, वह निश्चित रूप से ज़ियाओ परिवार के युवाओं में सबसे अधिक आर्थिक रूप से संपन्न था, लेकिन उस पैसे का एक हिस्सा राक्षसी को खरीदने में, दूसरा हिस्सा विशेष मंत्र उच्चारण सामग्री के लिए और तीसरा हिस्सा रिश्तों को संभालने और अधीनस्थों को पुरस्कृत करने में इस्तेमाल किया जाता था। इसके परिणामस्वरूप पिछले 3 वर्षों में उनकी लगभग सारी संचित संपत्ति खर्च हो गई और उन्होंने सबसे निम्न श्रेणी की भंडारण अंगूठी भी नहीं खरीदी। हालांकि सौभाग्य से उनकी आय के स्रोत केवल बाजार तक ही सीमित नहीं थे। पैसा कमाने के मामले में कोई और उनसे भी ज्यादा जानकार है। तो अब जाकर देखने का समय आ गया था। अपने सामने खड़ी आलीशान इमारत को देखकर ज़ियाओ युआन थोड़ा भावुक हुए बिना नहीं रह सका। ये वुडान शहर का सबसे बड़ा नीलामी घर था, मित्तल नीलामी घर। इसके पीछे का मित्तल परिवार जियामा साम्राज्य का एक प्रमुख परिवार है, जिसका लंबा इतिहास है और यह सैकड़ों वर्षों से जियामा साम्राज्य में फलता फूलता रहा है। उनके संबंध जटिल और पेचीदा हैं और कुछ अफवाहों के अनुसार इस धनी परिवार के जियामा साम्राज्य के शाही परिवार से भी कुछ संबंध प्रतीत होते हैं। बेशक वह संबंध वास्तव में उपयोगी नहीं था, किसी भी सूरत में मित्तल परिवार भविष्य में निश्चित रूप से शियाओ परिवार का सबसे अच्छा दोस्त होगा। यहाँ आने का उनका मकसद उस व्यक्ति को ढूंढना था जिसकी वे प्रशंसा करते थे और जिसका जिक्र उन्होंने पहले नाल यान से किया था। मित्तल या फेई, श्री जियो युआन। दरवाजे पर तैनात पहरेदारों ने शियाओ युआन को कई बार देखा था, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से उसे रोका नहीं। इसके बजाय उन्होंने आदरपूर्वक उसका अभिवादन किया। आपने बहुत मेहनत की है। ज़ियाओ युआन ने जवाब में हल्की से सिर हिलाया, सांत्वना के कुछ शब्द कहे और फिर नीलामी घर में चले गए। कुछ श्रद्धापूर्वक दूसरी मंजिल पर एक कार्यालय में प्रवेश कर गए। कुछ देर इंतजार करने के बाद ज़ियाओ युआन खड़ा हुआ, मेज पर रखा चाय का सिर उठाया और अपने लिए चाय डालने की तैयारी करने लगा। तभी दरवाजा खुल गया। लाल रंग की पोशाक पहने आकर्षक कद काठी वाली खूबसूरत महिला अंदर आई। शियाओ युआन को देखते ही वही पल के लिए रुक गई, फिर उसने एक ऐसी मुहातावाज़ में कहा जिससे रोंगटे खड़े हो गए। भाई युआन, आज आप मेरे यहाँ क्यों आए हैं? बहन याफी, पहले चाय पी लीजिए। शियाओ युआन ने ताज़ा चाय से भरी चाय का कप मुझे सौंप दिया। उसकी मुस्कान भी उतनी ही गर्मजोशी भरी थी। हे हे। याफी ने अपना मुंह ढक लिया और धीरे से हंसी। फिर शियाओ युआन के हाथ से चाय का प्याला लिया और सारी चाय पी गई। बहन ने अभी एक नीलामी का आयोजन समाप्त किया था और उन्हें प्यास लगी थी। भाई युआन सचमुच बहुत विचारशील हैं। याफी ने अपने उल्टे हाथ से दफ्तर का दरवाजा बंद किया और शियाओ युआन के पास आकर उसे चाय का कप वापस दे दिया। शियाओ युआन ने चाय का प्याला लिया, उसमें फिर से चाय भरी और उसी की कराह भरी। मुझे लगता है कि यह बुद्ध को फूल चढ़ाने जैसा है, लेकिन सच कहूं तो सिर्फ याफी की चाय वाकई बहुत ही बढ़िया है। याफी ने अपने सामने खड़े उस सुंदर युवक को देखा, जिसने 2 साल पहले जब वह उसे पहली बार मिली थी, उसकी तुलना में अपना बचपन काफी हद तक त्याग दिया था और धीरे-धीरे परिपक्वता के लक्षण दिखा रहा था और वह कुछ देर के लिए विचारों में खो जाने से खुद को रोक नहीं पाई। वह और भी ज्यादा आकर्षक है। वह भी अब समझदार हो गया है और उसे इस तरह चिढ़ाने की हिम्मत करता है। हालांकि उसके मन में कोई घृणा नहीं थी। आखिरकार सामने खड़ा युवक वाकई बहुत सुंदर था और पिछले 2 वर्षों में बुदान शहर में शियाओ युआन ही उसका एकमात्र मित्र था। ये तो बस एक हल्की-फुल्की हंसी मजाक थी। ठीक है, बताओ तुम अचानक मुझसे मिलने क्यों आए? याफी पास के सोफे पर बैठ गई और मुस्कुराते हुए पूछा। मेरे पास पैसों की कमी है। कल रात अचानक मुझे साधना करने की शक्ति मिल गई, इसलिए मैंने साधना के लिए कुछ संसाधन जुटाने का सोचा। बहुत सोचने के बाद भी मुझे समझ नहीं आया कि पेशेवर मामलों को पेशेवरों द्वारा ही निपटाया जाना चाहिए। इसलिए मैं आपसे बहन याफी मदद मांगने आई हूं, है ना? शियाओ युआन का चेहरा भी थोड़ा गंभीर हो गया। वह याफी के पास आया, बैठ गया और थोड़ी सी परेशानी के साथ बोला, सच में भाई युआन, आप अब साधना कर सकते हैं। याफी थोड़ी हैरान हुई, फिर खुशी भरे भाव से बोली, तो मैं आपको बधाई देता हूं। आपको किन सामग्रियों की आवश्यकता है? बस मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए तुरंत व्यवस्था कर दूंगा। सब कुछ यही है। बहन याफी, कृपया इस सूची के अनुसार मेरे लिए इसे तैयार कर दीजिए। कोई जल्दी नहीं है। जब ये तैयार हो जाए तो कृपया किसी को भेजकर मुझे सूचित कर दीजिएगा और मैं तब आपसे मिलने आ जाऊंगी। शियाओ युआन ने पहले से तैयार सूची निकालते हुए याफी को सौंपते हुए कहा। अध्याय 10 वादा। ओह, वैसे मैंने सुना है कि नालन परिवार की छोटी लड़की जिसे तुम्हारी जन्म से ही सगाई हुई थी, आज सगाई तोड़ने आई थी। याफी ने सूची पर एक नजर डाली, फिर उसे एक तरफ रख दिया और चिंता से पूछा। हाँ, मैंने और उसने ये समझौता किया है कि 3 साल में मैं नालन मनोजाकर औपचारिक रूप से अपनी सगाई तोड़ दूंगा। ज़ियाओ युआन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ओह, लेकिन मैंने सुना था कि वह आक्रामक ढंग से आई थी, यहाँ तक कि क्लाउड मिस्ट संप्रदाय से भी लोगों को साथ लाई थी। क्या ये वाकई उतना ही आसान था जितना आप कह रहे हैं? शियाओ युआन के शांत शब्दों को सुनकर याफी की आंखों में जिज्ञासा का भाव आ गया। वह उसके करीब झुकी, आंखें सिकोड़ते हुए और हल्की मुस्कान के साथ बोली। जैसे ही याफी आगे झुकी, एक सुगंधित हवा बहकर आई। लेकिन ज़ियाओ युआन घबराया नहीं। वह भोला भाला लड़का नहीं था जो 2 साल पहले परिपक्व बहन याफी को देखकर शर्मा जाता था। पिछले कई सालों में याफी के साथ उनका काफी मेल जोल रहा था और याफी अक्सर उन्हें चिढ़ाती रहती थी। अब इस तरह की छोटी-मोटी शरारत से स्वाभाविक रूप से शियाओ युआन को कोई फर्क नहीं पड़ा। बहन याफी, आपकी जानकारी इतनी सटीक है कि मुझे सचमुच आश्चर्य होता है। तो क्या आपके मन में मेरे लिए कोई भावना नहीं थी, बहन? वरना आज आप मेरी मदद के लिए क्यों नहीं आई? शियाओ युआन न तो पीछे हटी और न ही आगे बढ़ी। वह शांति से अपनी जगह पर बैठी रही और निराशा का दिखावा करते हुए पूछा। बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे अपने छोटे भाई शियाओ युआन पर भरोसा है। जहां तक मैं तुम्हें जानती हूं, नालन यान जैसी छोटी लड़की स्वाभाविक रूप से तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। ये देखकर याफी थोड़ा और आगे झुकी और धीरे से बोली। इस समय उसकी और शियाओ युआन की आंखें लगभग एक दूसरे को छू रही थी। शियाओ युआन को याफी के लाल होठों पर लगी लिपस्टिक की खुशबू भी महसूस हो रही थी। जैसे ही ज़ियाओ युआन कुछ बोलने ही वाला था, याफी पीछे हट गई और उसे आंख मारी। बहन याफी मुझे इतनी अच्छी तरह समझती है, आप अंदाजा क्यों नहीं लगाती कि मैंने नालन यान से ऐसा क्या कहा जिससे उन्हें सहज महसूस हुआ और उन्हें लगा कि मैं आत्म जागरूक निकम्मा हूं। ज़ियाओ युआन ने याफी की हरकतों को देखा, ये जानते हुए कि वो उसके पहले के मजाक का जवाब दे रही थी और मुस्कुराते हुए पूछा। हालांकि याफी ने तुरंत शियाओ युआन के अनुमान लगाने के सुझाव का पालन नहीं किया। इसके बजाय उसने थोड़ा भौहें चढ़ाकर गंभीरता से कहा, तुम किसी काम की नहीं हो। भले ही तुम कभी साधना न कर सको, मुझे विश्वास है कि इस जीवन में 2 जीती तुम अन्य क्षेत्रों में भी महान उपलब्धियां प्राप्त करोगी। नालन यान की साधना प्रतिभा वाकई में कमजोर नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह जल्दबाजी में फैसले लेती है और दूरदर्शिता की कमी दिखाती है। उसे भविष्य में इस झूठे रिश्ते पर जरूर पछतावा होगा। बोलने के बाद याफी ने देखा कि शियाओ युआन की निगाहें उसकी ओर थोड़ी अजीब हो गई थी।
तो मैं बहन या फे के शुभ वचनों को अपनाऊंगा। भविष्य में मैं साधना पर अधिक ध्यान दूंगा और बाजार का प्रबंधन परिवार द्वारा किया जाएगा। मेरी साधना में सुधार होने के बाद शायद बहन या फे के साथ सहयोग करने के और अधिक अवसर मिलेंगे। श्रेया युवान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी भूटान शहर में ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। भविष्य में 3 साल बाद शायद हम दोनों शाही राजधानी में मिलें। या फिर यहाँ किसी से मिलाकर जवाब दिया। मुझे लगता है शायद शब्द हटाना ज्यादा सटीक होगा। 3 साल बाद अगर बहन या फे को कोई आपत्ति न हो तो मैं आशा करता हूं कि बहन या फे मेरे साथ नाले मन चलेंगी। ज़िया युआन ने या फे की मुंह आंखों में सीधे देखते हुए उम्मीद गंभीरता से आमंत्रित किया। या फे उसके शब्दों से चौंक गई। क्या ये शायद कोई कबूलनामा था? ये सब कहने के बाद बहन या फे को तो समझ ही आ जाना चाहिए कि मैंने नाले नाले से क्या कहा था, है ना? इसके तुरंत बाद उसने ज़िया युआन को ये कहते हुए सुना। ठीक है, मुझे बाजार में कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं अब या फे की बहन को परेशान नहीं करूंगा। अलविदा। या फे के हैरान चेहरे को देखकर ज़िया युआन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। फिर वह उठा, या फे के लिए एक और कप चाय डाली और दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। काफी देर बाद या फे को आखिरकार होश आया। मेज पर रखी ठंडी हो चुकी चाय को देखकर उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। क्या इस लड़के ने उसे ढाल के रूप में बाहर धकेल दिया होगा? उसने चाय का प्याला उठाया और एक ही घूंट में सारा पानी पी गई। हालांकि ये बिल्कुल भी बुरा नहीं था। या फे की आंखों में मुस्कान थी। वह अपने सामने रखी चाय की कप को घूर रही थी और विचारों में डूबी हुई थी। आज से 3 साल बाद ज़िया युआन निस्संदेह एक असाधारण व्यक्ति होगा। आज से 3 साल बाद वह निश्चित रूप से किसी दूरस्थ छोटे शहर में सिर्फ एक नीलामी करता नहीं रह जाएगी। शियाओ फैमिली मार्केट। अपने कार्यालय में वापस आकर ज़िया युआन ने कुशलतापूर्वक अनुमोदन सामग्री का मसौदा तैयार किया। पिछले वर्ष के बाजार के मुनाफे के आधार पर उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बाजार को निश्चित रूप से इस बार एक उन्नत बाजार के रूप में दर्जा दिया जाएगा। इसलिए सभी आवश्यक तैयारियां करनी पड़ी। हालांकि पिताजी सही थे, उन्हें वास्तव में बाजार के मामलों से खुद को अलग कर लेना चाहिए था। कोई है? ज़िया युआन ने दरवाजे की ओर पुकारा। तीसरे युवा स्वामी। थोड़ी देर बाद एक वेटर ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। वाइस मार्केट मास्टर शियाओ तुमको ढूंढो, शियाओ युआन ने लिखते हुए कहा। जी हाँ, तीसरे युवा स्वामी। कुछ क्षण बाद दरवाजे पर एक स्थिर आवाज सुनाई दी। तीसरे युवा स्वामी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? ज़िया युआन ने ऊपर देखा तो पाया कि घनी दाढ़ी वाला ज़ियाओ टोन दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। अंकल टोन, अंदर आइए और बैठिए। ज़िया युआन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ठीक है। ये सुनकर शियाओ टोन तुरंत मुस्कुराया, कमरे में गया और एक तरफ बैठ गया। अंकल टोन, आज से बाजार के अधिकांश कामकाज की जिम्मेदारी आपको सौंपी जाएगी। बाजार की रैंकिंग मूल्यांकन के पूरा होने के बाद मैं पद छोड़ दूंगी। ज़िया युआन ने लिखना बंद कर दिया और दाढ़ी वाले ज़ियाओ टोन से धीरे से कहा। ज़ियाओ टोन मूल बाजार प्रमुख और ज़ियाओ ज़ांग के भरोसेमंद सलाहकार थे। 3 साल पहले जब ज़िया युआन ने पहली बार बाजार में प्रवेश किया था, तब वह ज़ियाओ टोन के मार्गदर्शन में थे। बाद में जब ज़ियाओ युआन ने साधारण रूप से उत्कृष्ट प्रबंधन और परिचालन प्रतिभा का प्रदर्शन किया, तो ज़ियाओ टोन ने स्वेच्छा से मार्केट मास्टर का पद ज़ियाओ युआन को सौंप दिया। तीसरे युवा स्वामी। ज़ियाओ टोन थोड़ा असमंजस में था। तीसरे युवा स्वामी इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, वे क्यों जाना चाहेंगे? अंकल टोन, मैं अब साधना कर सकता हूं, इसलिए भविष्य में मुझे दोचीची की साधना पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आप बाजार के मामलों में माहिर हैं और मेरी विधियां तो बस मामूली दांव हैं। मुझे यकीन है कि आपने उन्हें पहले ही निपुण कर लिया होगा। ज़ियाओ युआन ने उसकी उलझन देखकर मुस्कुराते हुए समझाया। सच में? तीसरे युवा स्वामी, आप साधना कर सकते हैं। ये सुनकर शियाओ टोन का चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा। शाओ युआन के अधीन रहने वाले लोग अक्सर इस बात का अफसोस करते थे कि वह साधना नहीं कर सकता था, इसलिए ऐसी अच्छी खबर सुनकर वे शाओ युआन के लिए वास्तव में खुश थे। हाँ, ये कल रात हुआ था। मुझे उम्मीद है कि अंकल टोन इसे मेरे लिए गुप्त रखेंगे। ज़ियाओ युआन ने सिर हिलाते हुए धीरे से कहा। जी हाँ, युवा स्वामी, निश्चिंत रहिए। बाजार के मामले में संभाल लूंगा। आप अपनी साधना पर ध्यान दीजिए। युवा स्वामी, यौन समारोह नजदीक आ रहा है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाइए। शियाओ टोन खड़ा हुआ और गंभीर भाव से वचन दिया। हाँ, मुझे अंकल टोन पर पूरा भरोसा है। मैंने सामग्री लिखी है और मैं उसे अंकल टोन को सौंप दूंगा। अगर बाद में कोई दिक्कत आए तो मुझसे संपर्क करना। ज़ियाओ युआन मुस्कुराया, अपने काम के निर्देश दिए और फिर बाजार से चला गया। अधिकांश मामलों का निपटारा हो चुका था और अब घर जाकर खेतीबाड़ी करने का समय था। वयस्कता में प्रवेश का समारोह 1 साल बाद था। कम से कम 2 चीची के सातवें खंड तक पहुंचना उत्तीर्ण माना जाएगा। लेकिन ज़ियाओ युआन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर 2 प्रैक्टिशनर बनना था और वह 2 मास्टर बनने की दलील को छूने का मौका पाने की भी आशा रखता था। अध्याय 11 उन्नत पीढ़ी रैंक पवन ईगल लैग। उस रात ज़ियाओ युआन साधना करने की तैयारी कर रहा था। डोन डोन डोन। उसके दस्तक देने के तरीके से ही शियाओ यान को पहचान लिया गया। अंदर आएं। शियाओ युआन ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए कहा। भाई। शियाओ यान अंदर आई, मानो बोलने में हिचकिचा रही हो। अगर आपको कुछ कहना है तो सीधे कह दीजिए, मेरे सामने क्यों हथियार रहे हो? ये देखकर ज़ियाओ युआन ने थोड़ी सी ताकत से ज़ियाओ यान के कंधे पर थपथपाया और नाखुशी का नाटक किया। मैं कल बाजार जाकर कुछ सामान खरीदना चाहता हूं। शियाओ यान ने कुछ बुदबुदाया। खरीद लीजिए, सीधे बाजार मालिक के घर के पास वाली दुकान पर जाइए। उन्हें बताइए कि मैंने आपको भेजा है, वे आपको बेहतरीन गुणवत्ता का सामान बहुत ही उचित दाम पर देंगे। और हां, पैसों के लिए ज़ूम ए से संपर्क करो। आजकल मेरी भी पैसों की तंगी चल रही है। इससे पहले कि ज़ियाओ यान कुछ और कह पाता, ज़ियाओ युआन ने अपना नियोजित भाषण बीच में ही रोक दिया था। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा भाई तुम्हें पैसे उधार नहीं देगा, बात बस इतनी है कि मेरा सारा पैसा साधना में खर्च हो जाता है। तुम ये तो नहीं सोच सकते कि मुझे साधना की प्रतिभा यूं ही मिल गई, है ना? शाओ युआन की व्याख्या सुनकर शाओ यान को अचानक एहसास हुआ कि साधना प्रतिभा यूं ही गायब नहीं हो सकती। क्या उसके तीसरे भाई के साथ भी कोई बूढ़ा व्यक्ति है? लेकिन जिस अंगूठी में बूढ़ा याओ रहता था, वह उसकी मां की निशानी थी। उसके तीसरे भाई के पास कुछ भी नहीं था। हालांकि अपनी साधना प्रतिभा की पुनर्प्राप्ति के संबंध में यदि उसका तीसरा भाई इस बारे में बात नहीं करता, तो वह आगे कोई प्रश्न नहीं पूछता। इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि शुन ए नाम की लड़की को तुम्हें सिर्फ 1-2 दिन से ही दिलचस्पी है। ये तो हर किसी को पता है, इसलिए तुम इस मौके का फायदा उठाकर उसके करीब आ सकते हो। इसके बाद शाओ युआन मुस्कुराते हुए आगे बोली। तीसरे भाई, मुझे चिढ़ाना बंद करो। ये सुनकर शाओ यान ने असहजता से अपनी नाक को छुआ और कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा। ठीक है, कल बाजार जाने के बाद अगर आपको कुछ भी परेशानी हो तो फिर से मदद मांग लेना। ये देखकर ज़ियाओ युआन ने ज़ियाओ यान से बहस करना बंद कर दिया और ये चेतावनी भरी बात कहकर वह चुप हो गया। ठीक है, तो तीसरे भाई, आप साधना कीजिए, मैं अब वापस जा रहा हूं। शाओ यान की दूर जाती हुई आकृति को देखकर शाओ युआन अचानक प्रतीत हुआ। एक पल के लिए उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। क्या उसे लगा कि वो याओ उसकी ताकत का परीक्षण कर रहा था? लेकिन ये बेकार था। पंचतत्व ऊर्जा महल अपने अस्तित्व के लिए 5 आंतरिक अंगों पर निर्भर करता है और उन्हीं के द्वारा संरक्षित भी होता है। जब तक उसे पकड़ा नहीं जाता और गहन जांच नहीं की जाती, तब तक केवल आत्मा से उसकी वास्तविक क्षमताओं का पता लगाना संभव होगा। इससे केवल इतना ही पता चलेगा कि वास्तव में उसके भीतर कोई दोचीची शक्ति नहीं है। वह सोच रहा था कि इस समय वो याओ का मुंह कैसा होगा। छोटी यांसी, तुम्हारा भाई सीधा साधा नहीं है। दरवाजे के बाहर बूढ़े याओ की आवाज शाओ यान के दिमाग में गूंज रही थी। क्या सच में? लेकिन वो तो मेरा सगा भाई है, बात इतनी सरल है। शाओ यान ने इस टिप्पणी पर उदासीनता से कंधे उछाए और अपने कमरे की ओर चल दिया। ये देखकर बूढ़ा याओ भी कुछ हद तक अवाक रह गया। वो भला ही कैसे कह सकता है कि वह जो पहले एक दाव देने में विशेषज्ञ था, एक 15 वर्षीय बच्चे की स्तर को नहीं पहचान सकता। हालांकि दिन के दौरान लड़के ने दावा किया कि वह दाव चीची के तीसरे चरण में है और वास्तव में तीसरे चरण की शक्ति प्रदर्शित थी, लेकिन वह शाओ युआन के भीतर किसी भी दाव चीची को महसूस करने में विफल रहा। रात बिना किसी घटना के गुजरी। अगली सुबह ज़ियाओ युआन अपने कमरे से बाहर निकला और उसने परिवार के युद्ध तकनीक हॉल में जाने का फैसला किया। अपने पंचतत्व महल की प्रचुर मात्रा में 2 चीची भंडार के साथ वह युद्ध तकनीक हॉल में 2 तकनीक का अधिकांश भाग सीखने का प्रयास कर सकता था। चकाचौंध भरी धूप से बचते हुए बाहर कदम रखते हुए वह थोड़ी झुकी हुई निगाहों से पिछवाड़े में बजरी वाले रास्ते पर मुड़ा और तभी उसे दूसरे रास्ते से लड़की की खिलखिलाहट सुनाई दी। शाओ युआन ने धूप में खुद को व्यस्त किया, फिर अपनी आंखें ऊपर उठाई और पास आती हुई हंसती हुई लड़कियों के समूह को देखा। ये छोटा समूह स्पष्ट रूप से उस लड़की के इर्द-गिर्द केंद्रित था जिसका रूप रंग कुछ हद तक मोहक था। वह इस समय हल्की सी मुस्कान लिए खड़ी थी, उसके छोटे से चेहरे की मनमोहक अदाओं के सामने आसपास की लड़कियां फीकी लग रही थी। जियो में डू ज़ेक्यू स्टे साथ। हालांकि ज़ियाओ युआन को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार या फी के उदाहरण को देखते हुए शियाओमी का युवा आकर्षण स्वाभाविक रूप से शियाओ युआन को आकर्षित नहीं कर पाया। इसके अलावा अगर वह सचमुच सुंदरता की प्रशंसा करना चाहता तो ज़ियाओ युआन बस एक दर्पण में देख सकता था। उस सुंदर युवक को धीरे-धीरे चलते देख शियाओमी और अन्य लोग रुक गए, उनकी खिलखिलाती आवाजें धीरे-धीरे मन पड़ गईं। सुबह का सूरज जो अभी उग रहा था, शियाओ युआन की पहले से ही गोरी त्वचा और उसके सुगठित सफेद वस्त्र पर नारंगी पीले रंग का आभा बना रहा था, जिससे उसे लगभग एक देवदूत और पवित्र आभा मिल रही थी। उनकी पहले से ही आकर्षक विशेषताओं को देखते हुए शियाओमी की तो बात ही छोड़ी, अगर कई तथाकथित बेजोड़ खूबसूरत महिलाएं भी मौजूद होती तो भी वे शियाओ युआन के मुकाबले फीकी पड़ जाती। चचेरे भाई शियाओ युआन। शायद शियाओ युआन के दबाव को सहन न कर पाने के कारण शियाओमी ने जाने में ही उसका अभिवादन कर दिया, जिससे सहज वहां टूट गया। हम। शियाओ युआन ने हल्के से सिर हिलाया और ये देखकर कि शियाओमी ने और कुछ नहीं कहा, वह सीधे आगे बढ़ गया और उसके पास से गुजर गया। सफेद वस्त्रधारी युवक को धीरे-धीरे दूर जाते देख ज़ियाओमी को होश आया। अपने बगल में खड़ी साधारण प्रतिभावान सुंदर लड़कियों के समूह को ज़ियाओ युआन की पीठ को घूरते हुए देखकर उसने अपने दांत खींचे और सीधे उसके पीछे चल दी। क्योंकि इस रास्ते के अंत में युद्ध तकनीक हॉल था। पहले ज़ियाओ युआन कभी इस दिशा में नहीं चलता था और बाजार के प्रबंधन के कारण वह ज़ियाओ परिवार के आंगन में शायद ही कभी दिखाई देता था। आज अचानक उसका फाइटिंग टेक्निक हॉल जाना इस बात का पक्का संकेत था कि कुछ तो गड़बड़ है। एक मोड़ मुड़ते ही ज़ियाओ युआन ने फाइटिंग टेक्निक हॉल में कदम रखा।
फाइटिंग टेक्निक हॉल को पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभाजित किया गया था। पूर्वी भाग में परिवार की 2 तकनीकें रखी जाती थी, जबकि पश्चिमी भाग एक बड़ा प्रशिक्षण मैदान था। हालांकि आज फाइटिंग टेक्निक हॉल में ज्यादा लोग नहीं थे और माहौल अपेक्षाकृत शांत था। शाओ युआन मुख्य हॉल के पूर्वी हिस्से में किताबों की अलमारियों की पहली पंक्ति पर नहीं रुका, बल्कि सीधे बिल्कुल पीछे की ओर चला गया। यद्यपि शुरुआती दौर में बताई गई 2 तकनीकें सीखने में आसान थी, लेकिन उनका स्तर बहुत निम्न था और उन पर समय बर्बाद करना उचित नहीं था। तथापि सच कहे तो ज़ियाओ परिवार के पास वास्तव में बहुत अधिक उन्नत प्रतिभाएं नहीं थी। 2 तकनीक, तीसरी पंक्ति में भी केवल कुछ ही पीले रैंक के उच्च स्तरीय खिलाड़ी थे। 2 तकनीक का उपयोग करने वालों की संख्या पहली और दूसरी पंक्तियों की तुलना में काफी कम थी। ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाली गरीबी थी। कुछ अफसोस के साथ सिर हिलाने के बाद ज़ियाओ युआन ने अपनी आंखों से चारों ओर देखा, लापरवाही से एक नीले रंग का स्क्रॉल उठाया और उसे खोल दिया। येलो रैंक हाई लेवल विन ईगल एग प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। स्क्रॉल पर बड़े-बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखे हुए अक्षरों को देखकर ज़ियाओ युआन तुरंत स्तब्ध रह गया। ये तो घर के स्वाद जैसा था। जैसे ही उसने इस 2 स्किल का नाम देखा, शियाओ युआन ने अपना फैसला कर लिया था। हालांकि वह जानता था कि यह महज एक से योग है, फिर भी चूंकि उसे यह मिल गया था, तो यह एक तरह का भाग्य ही था। ऐसे में अन्य 2 तकनीकों को देखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो यही तकनीक सीख लेगा। जैसे ही उसके विचारों का प्रवाह शुरू हुआ, शियाओ युआन के आमतौर पर शांत रहने वाले चेहरे पर नया सी एक मुस्कान आ गई। चचेरे भाई शियाओ युआन, आप 2 तकनीक सीखने जा रहे हैं। अचानक शंका से भरी प्रश्नवाचक आवाज उसके बगल में गूंज उठी। ये सुनकर ज़ियाओ युआन ने अपना सिर घुमाया और पाया कि कई कबीलवासियों की निगाहें पहले ही उस पर टिक चुकी थी। मैंने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, इसलिए जो दोस्त निवेश करना चाहते हैं वे मुझ में जमकर निवेश कर सकते हैं। साथ ही कृपया मुझे सिफारिशें भेजें। इसके अतिरिक्त आज से अपने का समय बदलकर 12:30 और शाम के 6:30 हो जाएगा। अध्याय 12 क्या मैं सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ? अपने चारों ओर मौजूद कई लोगों की हैरानी भरी निगाहों को महसूस करते हुए ज़ियाओ युआन ने न तो कोई स्पष्टीकरण दिया और न ही अपने बगल में खड़ी ज़ियाओ मेई पर ध्यान दिया और सीधे दरवाजे पर मौजूद फाइटिंग टेक्निक हॉल के प्रशासक की ओर स्क्रॉल लेकर चल दिया। अरे चचेरे भाई शियाओ युआन, ये देखकर शियाओ मेई ने भी तुरंत वैसा ही किया। हालांकि परिवार की युवा पीढ़ी के अधिकांश लोग ज़ियाओ युआन को निकम्मा समझते थे, लेकिन ज़ियाओ मेई जानती थी कि भले ही ज़ियाओ युआन साधना न कर सके, लेकिन वह निश्चित रूप से निकम्मा नहीं था। एक 15 वर्षीय लड़का जो एक मध्यवर्ती बाजार को उन्नत बाजार के स्तर तक संचालित कर सकता है, ऐसी प्रतिभा भले ही वो कबीले के मुखिया के रूप में सफल न हो सके, निश्चित रूप से बुजुर्गों के बीच अपना स्थान बनाएगी। हालांकि ज़ियाओ मेई को इस सच्चाई का एहसास पिछले 2 वर्षों में ही हुआ था, इसलिए इस दौरान वह ज़ियाओ युआन के प्रति बेहद उत्साहित थी। क्या कुछ गड़बड़ है? मैं बहुत व्यस्त हूँ। ये सुनकर शाओ युआन ने भौहें चढ़ाई, पीछे मुड़ी और शाओ मेई से उदासीनता से कहा, मैंने तुम्हारे हाथ में वो तकनीक देखी है, उसका अभ्यास करना बहुत कठिन है। इसके लिए कम से कम 8 2 चीटी खंडों की आवश्यकता होती है और परिवार में आज तक कोई भी इसे पूरी तरह से सीख नहीं पाया है। शियाओ युआन की निगाहों के नीचे शियाओ मेई को थोड़ी असहजता महसूस हुई। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया और धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद, लेकिन 2 तकनीक उधार लेना मेरा निजी मामला है। मैं परिवार के नियमों से भली भांति परिचित हूँ। मैं इस युद्ध तकनीक हॉल में मौजूद 2 तकनीक की कोई भी पुस्तक उधार ले सकता हूँ। जहां तक इसे सीखने की बात है, यह मेरा निजी मामला है। दूसरों को अभ्यास करने के लिए 8 खंडों की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इसे नहीं सीख सकता। ये सुनकर शाओ युआन ने सिर हिलाया। अपनी बात को अच्छे से समझाने के बाद उसने अपने हाथ में मौजूद दस्तावेज को पंजीकरण के लिए प्रशासक को सौंप दिया। प्रशासक जाहिर है ज़ियाओ युआन के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेगा। आखिरकार परिवार में प्रभाव के लिहाज से ज़ियाओ युआन का दर्जा उससे कहीं ज्यादा था। इसके अलावा ज़ियाओ युआन ने अपनी बात साफ-साफ कह दी थी, इसलिए उसे खुद मुसीबत मोल लेने की कोई जरूरत नहीं थी। तो 2 तकनीक को पंजीकृत करने के बाद जो स्क्रॉल ज़ियाओ युआन लेकर आया था, उसने आदरपूर्वक उसे वापस ज़ियाओ युआन को सौंप दिया। हम धन्यवाद। शाओ युआन ने स्क्रॉल लिया, सिर हिलाया और फिर सीधे दरवाजे से बाहर निकलकर बजरी वाले रास्ते पर चल पड़ा। अपने कमरे में वापस जाकर विन ईगल लेग का गहन अध्ययन करने की तैयारी में, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसे सीखना बहुत कठिन है। शियाओ युआन की बातों से सब शियाओ मेई वहीं जम सी गई। काफी देर बाद उसे याद आया कि वो शियाओ युआन से यह पूछना भूल गई थी कि क्या वह अब साधना कर सकता है। डू ज़ेक्यूई। हालांकि चचेरे भाई शियाओ युआन के हाव-भाव को देखकर तो यही लगता है कि उन्होंने पहले ही 2 चीटी का निर्माण कर लिया होगा, है ना? ये कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी है। वह 2 तकनीक, जिसे केवल 2 चीटी के 8 खंडों के साथ ही सीखा जा सकता है, वह ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई व्यक्ति जिसने अभी 2 चीटी का उत्पादन किया हो, छू सके। जियो युआन ने डू ज़ेक्यूई को विकसित किया है। ये कभी नहीं सुना। अरे किसे परवाह है? एक ऐसी 2 तकनीक चुनना जिसे वह विकसित ही नहीं कर सकता। समय की बर्बादी है, सचमुच अति महत्वाकांक्षी है। फाइटिंग टेक्निक हॉल के अंदर जब ज़ियाओ युआन वहां से चली गई, तो हर कोई फुसफुसाने लगा। दूसरी ओर ज़ियाओ युआन अपने कमरे में लौट आया था, खिड़की के पास एक लकड़ी की मेज की कुर्सी पर बैठा था, दोनों हाथों से स्क्रॉल खोलकर उसका गहन अध्ययन कर रहा था। विन ईगल लेग, येलो रैंक उच्च स्तरीय, लगभग मध्य श्रेणी की लेग 2 तकनीक। इसकी आक्रमण शक्ति अत्यंत शक्तिशाली है। जब इसे प्रमुख उपलब्धि तक पहुंचाया जाता है, तो व्यक्ति हवा में बड़ी किक मार सकता है, जिसमें शरीर की सारी शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित होती है, जिसकी शक्ति प्रोफाउंड रैंक 2 तकनीक मिस्टिक रैंक बेटर तकनीक के बराबर होती है। छी, ये तो काफी सजीव लग रहा है। शाओ युआन को कुछ ऐसी छवियां याद आई जो उसके DNA में अंकित थी और वो प्रशंसा में अपनी जीभ चटकाने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि इस 2 तकनीक में महारत हासिल करना वाकई मुश्किल है। इसमें न केवल पैरों की चाल का अभ्यास करना पड़ता है, बल्कि विशिष्ट मेलविनों के माध्यम से 2 चीटी का संचार भी साथ-साथ करना होता है। इसका स्तर केवल पीले रंग का उच्च स्तरीय है, जिससे अभ्यास की लागत अधिक होती है, जबकि प्रतिफल अपेक्षाकृत औसत दर्जे का होता है और शारीरिक क्षमता की आवश्यकताएं भी बहुत अधिक हैं। शाओ युआन ने पांडुलिपि नीचे रख दी और मन ही मन सोचने लगा। हालांकि उनके पास साधना में मार्गदर्शन करने के लिए वैद्य जैसे कोई वरिष्ठ गुरु नहीं थे, फिर भी उनके पास अपने शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के कुछ विचार थे। ये खाने और व्यायाम करने के अलावा और कुछ नहीं था। अगर औषधीय स्नान की सुविधा होती तो और भी अच्छा होता। लेकिन ये तो बात की बात थी। फिलहाल उसे 2 चीटी संचार के लिए मेरिडियन मार्गों को याद करना था, क्योंकि इस 2 तकनीक को 1 सप्ताह बाद वापस करना था। आखिरकार परिवार की 2 तकनीक सीमित थी और किसी एक व्यक्ति के लिए उन्हें बहुत लंबे समय तक उधार लेना असंभव था। इसके अलावा येलो रैंक तकनीक का अभ्यास करना आमतौर पर उतना कठिन नहीं होता था। स्क्रॉल पर बने 2 चीटी परिसंचरण मार्ग को ध्यानपूर्वक याद करने के बाद ज़ियाओ युआन अपने बिस्तर पर लौट आया, पालथी मारकर बैठ गया, अपने मन और जी को शांत किया और अपने पैरों की नसों में 2 चीटी का संचार करने का प्रयास शुरू किया। आधे घंटे बाद ज़ियाओ युआन, जिसने 2 चीटी परिसंचरण का पूरा मार्ग सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था, ने अपनी आंखें खोली, उसकी भौहें कसकर से खुली हुई थी। यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। क्या यह अभी काम नहीं कर रहा था? इसे विकसित करना इतना मुश्किल क्या है? पक्का नहीं पता, दोबारा जांच लेते हैं। शाओ युआन ने मेज से पांडुलिपि उठाई और उसे 3 बार फिर से पढ़ा, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसने निश्चित रूप से कोई गलती नहीं की थी। तो चलिए लेग मूव कॉम्बिनेशन को आजमाते हैं। इसलिए शाओ युआन ने स्क्रॉल पर वर्णित पैरों की चाल के अनुसार कमरे में अपनी मुद्रा को समायोजित किया और उसने वर्णित दिनचर्या और चालों को याद कर लिया। 1 घंटे बाद ज़ियाओ युआन ने स्क्रॉल नीचे रख दिया, उसके चेहरे पर विचार में भाव था। उसने पहले ही चालों को याद कर लिया था और चालों को निष्पादित करने के साथ-साथ चीटी को प्रसारित करने के प्रारंभिक प्रयास भी किए थे। यह आश्चर्यजनक रूप से सहज था। क्या मैं सचमुच एक जीनियस हूं? नहीं, मुझे इसे तेज करने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। शाओ युआन ने स्क्रॉल को एक तरफ रख दिया, घर से बाहर निकला और कुशलतापूर्वक पीछे के पहाड़ की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में ज़ियाओ युआन पीछे के पहाड़ में स्थित एक एकांत जंगल में पहुंच गया। यहाँ बहुत कम लोग आते थे और ज़ियाओ युआन की साधारण आत्मा बोध क्षमता को देखते हुए इसे एक आदर्श प्रशिक्षण स्थल माना जा सकता था। आसपास के वातावरण का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने के बाद ज़ियाओ युआन की नजर एक कटोरे जितने मोटे पेड़ की तले पर पड़ी। इसके तुरंत बाद उसने 2 चीटी का प्रयोग किया और जैसे ही उसका बायां पैर जमीन से उठा, वह मुड़ा, उसकी पूरी पलटे, उसकी कमर घूमी और उसका दाहिना पैर चाबुक की तरह बाहर निकला। दरार। एक तेज आवाज के साथ पेड़ का तना सीधी लात मारकर अलग हो गया, उसका ऊपरी आधा हिस्सा उड़कर जमीन पर जा गिरा। हू हू। इसके तुरंत बाद ज़ियाओ युआन जोर-जोर से हौंकने लगा, लेकिन उसकी आंखों में उत्साह की चमक दिखाई दी। विन ईगल का ये पैर थोड़ा ज्यादा मजबूत है। अभी हुए उसे एक प्रहार ने उसके प्लेटिनम की भंडार में मौजूद सारी 2 चीटी हुई ऊर्जा को पूरी तरह से खाली कर दिया और उसके शरीर की नसों में हल्की चुभन वाला दर्द महसूस हुआ। इससे पहले कमरे में किए गए साधारण अभ्यास के दौरान प्रवाहित होने वाली 2 चीटी की मात्रा को नियंत्रित करके कम रखा जा सकता था, लेकिन अभी किया गया प्रहार शास्त्र में वर्णित 2 चीटी की मात्रा का एक सटीक परीक्षण था। हालांकि इसका प्रभाव संतोषजनक था, लेकिन इसने शाओ युआन को चौंका भी दिया। वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसके पास चीटी के 3 खंड हैं, पैरों की चालों की तो बात ही छोड़िए, अगर वो सिर्फ 5 बार लात मारता है तो भले ही दूसरे न मरे, वो खुद थकान से मर जाएगा। ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी भी शारीरिक गुणवत्ता पर इस 2 तकनीक की मांगों को कम करके आंका है। यदि पंचतत्वीय ऊर्जा महल को खोलने के दौरान उस अद्भुत संरचना के माध्यम से दानव मूल ऊर्जा को अवशोषित करके उसके शारीरिक शरीर को मजबूती न मिली होती, तो शायद उसे गंभीर चोटें लगी होती। हालांकि इस प्रयास से ही उसे अपनी वर्तमान क्षमताओं का स्पष्ट अंदाजा हो गया था और ज़ियाओ युआन के पास अपने शारीरिक गुणों को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण के साथ आगे बढ़ने के कुछ शुरुआती विचार भी थे। अध्याय 13 आपको अपनी बहन की याद नहीं आती। अध्याय 13 आप अपनी बहन को भी नहीं चाहते। खेती करने के लिए समय की कोई सीमा नहीं होती। 1 सप्ताह बाद ज़ियाओ युआन एक बार फिर फाइटिंग टेक्निक हॉल में पहुंचा। इस बार मकसद सिर्फ येलो रैंक हाई लेवल को वापस लाना नहीं था। 2 तकनीक विन ईगल लेग, लेकिन साथ ही साधना के लिए किसी अन्य 2 तकनीक का चयन भी किया जा सकता है। 1 सप्ताह के भीतर ही उनके विन ईगल लेग ने कुछ सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन लेग तकनीकों के लिए केवल 2 तकनीक का होना कुछ हद तक पर्याप्त था। उन्हें अभी भी अपने आक्रमण के तरीकों को और बेहतर बनाने की जरूरत थी।
आखिरकार जब तक सिस्टर याफी की तरफ से सामग्री तैयार थी तब तक 2 चीजें में उनकी साधना उन्हें बिना किसी बाधा के आगे बढ़ने की अनुमति देगी। इसलिए पिछले कुछ दिनों में उनके विचार मुख्य रूप से 2 तकनीक के अभ्यास पर केंद्रित थे। विन ईगल लेग के साथ अपने साधना अनुभव के आधार पर ज़ियाओ युआन ने एक बात की पुष्टि की। ऐसा प्रतीत होता था कि उनमें 2 तकनीक के अभ्यास में असाधारण प्रतिभा थी। इस बार उसने पीले रैंक के उच्च स्तरीय को देखना जारी रखने में जल्दबाजी नहीं की। फाइटिंग टेक्निक हॉल की तीसरी पंक्ति में 2 टेक्निक थी, इसके बजाय विन ईगल लेग को वापस करने के बाद वह पहली पंक्ति में गया और नया पीले रैंक की निम्न स्तरीय 2 टेक्निक क्रशिंग स्टोन पाम को उठा लिया। सरसरी नजर डालने के बाद ज़ियाओ युआन ने तुरंत इसे आजमाया और जैसा कि उम्मीद थी वह इस प्रकार की 2 तकनीक को पहली नजर में ही समझ गया। शाओ युआन ने शाओ परिवार में मानी जाने वाली 2 तकनीक क्रशिंग स्टोन पाम को लापरवाही से नीचे रखते हुए दूसरी पंक्ति में जाकर पीले रैंक का एक स्क्रॉल उठाया। मध्यवर्ती चीने वाली पंजे का प्रहार। कुछ देर तक पलटने के बाद ज़ियाओ युआन ने इसे फिर से आजमाया। कीविंग क्लॉ स्ट्राइक में महारत हासिल कर ली। इसलिए ज़ियाओ युआन ने कीविंग क्लॉ स्ट्राइक को नीचे रखा, तीसरी पंक्ति में गया और पीले रंग के उच्च स्तरीय स्क्रॉल को उठा लिया। 2 तकनीक आयरन माउंटेन फिस्ट। आधे घंटे बाद ज़ियाओ युआन ने अपने हाथ में मौजूद स्क्रॉल को नीचे रख दिया और कुछ सोच विचार में डूबा हुआ सा लग रहा था। उन्होंने आयरन माउंटेन फिस्ट में भी महारत हासिल कर ली थी, लेकिन साधना की कठिनाई के संदर्भ में निम्न स्तर के पीले रैंक से उच्च स्तर के पीले रैंक तक कठिनाई का स्तर बढ़ जाता है। 2 तकनीक का कोई खास महत्व नहीं था। इसका अर्थ यह था कि विन ईगल लेग की साधना की कठिनाई वास्तव में सामान्य येलो रैंक हाई लेवल या यहां तक कि प्रोफाउंड रैंक लो लेवल 2 तकनीक से भी अधिक थी। यदि ऐसा था तो परिवार की ये निम्न स्तरीय 2 तकनीकें वास्तव में अधीन थी। ये सोचते हुए ज़ियाओ युआन ने लापरवाही से अपने हाथ में रखा हुआ स्क्रॉल नीचे रख दिया और बाहर चला गया। ऐसा लगता है कि वह परिवार की 2 तकनीक पर भरोसा नहीं कर सका। फिर ऐसा लगता है कि उसे अभी भी सिस्टर याफी पर निर्भर रहना पड़ा। अरे चचेरा भाई शाओ युआन की युद्ध तकनीक हॉल में आया है। जैसे ही ज़ियाओ युआन सोच विचार कर रहा था और फाइटिंग टेक्निक हॉल से निकलने ही वाला था, तभी आगे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। क्या मैं नहीं आ सकता? आवाज सुनकर शाओ युआन ने ऊपर देखा। बनावटी मुस्कान लिए शाओनिंग को घूरते हुए उसने उदासीनता से कहा, क्या आप खेती करने में असमर्थ नहीं हैं? दर्जी यहाँ आधा दिन घूमने का क्या फायदा? शाओनिंग ने बनावटी योजन के साथ पूछा। उसकी आंखों में उपहास का एक संकेत झलक रहा था। तुम्हारी बहन अभी गई है और तुम अभी से मार खाने के लिए उतावले हो। शाओ युआन के होंठ हल्के से मुड़े और उसने मुस्कुराते हुए पूछा। इस टिप्पणी पर शाओनिंग की आभा तुरंत डगमगा गई। बचपन से ही अपनी बहन से मार खाने वाले छोटे भाई के रूप में उसकी बहन का दर्द उसकी आत्मा में गहराई से बैठा हुआ था। शाओ युआन की नजरों में शाओ यू लंबी, बेहद आकर्षक खूबसूरत टांगों वाली, सौम्य और सुंदर। शाओनिंग की नजरों में शाओ यू दिव्य और राक्षसी शक्तियों का मिश्रण, आमतौर पर एक प्यारी बहन, लेकिन जब वह क्रोधित होती थी तो वह मानो एक स्त्री शैतान की मुखिया बन जाती थी। हालांकि वह जानना आदमी में है, लेकिन जाने से पहले उसने मुझे तुम पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने का जिम्मा सौंपा था कि तुम कोई गड़बड़ न करो। शाओ युआन ने बोलना जारी रखा। उसके हाथ और भी सख्त हो गए। अपनी बहन को मोहित कर लेने वाले इस आकर्षक लड़के को देखकर शाओनिंग का मन किया कि वह उसे 2 बार मुक्का मार दे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? शाओनिंग ने अपने 2 चींटी को घुमाया और गहरी आवाज में चिल्लाया। मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन तुम ये भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारी बहन लौटने पर तुम्हें बांस के कोंपलों से बनी हुई मांस की दावत दे, है ना? ये देखकर शाओ युआन ने जरा भी भय नहीं दिखाया और मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ज़ियाओनिंग को केवल इतना महसूस हुआ कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति शैतान की तरह मुस्कुरा रहा था। उफ, आजकल के बच्चे तो चीजों को आसान ही नहीं बनाते। शाओ युआन ने आह भरी, फिर मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाकर शाओनिंग के कंधे पर थपथपाया, फिर शाओनिंग को दरकिनार करते हुए सीधे आगे बढ़ गया। धिक्कार है, बहन ऐसे आदमी पर इतना पक्षपात क्यों करेगी? शाओनिंग ने अपना सिर घुमाकर शाओ युआन की बेफिक्र पीठ को देखा, जिसके माथे पर नसें उभरी हुई थी, लेकिन उसके दिल में बेबसी का भाव उमड़ आया। वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि उसकी बहन, जो सच्ची व्यक्तित्व वाली नहीं थी और केवल दिखावे पर ध्यान नहीं देती थी, उस निकम्मे व्यक्ति को क्यों पसंद करेगी जो साधना भी नहीं कर सकता था। इसके अलावा उसने हमेशा उसकी रक्षा की थी। कभी-कभी ज़ियाओनिंग को ये भी संदेह होता था कि ज़ियाओ युआन का जैविक छोटा भाई है। अन्यथा ये समझाने का कोई तरीका नहीं था कि जब भी वह शाओ युआन को निशाना बनाता था, उसकी बहन हमेशा समय पर क्यों प्रकट हो जाती थी और फिर उसे कान पकड़कर घसीट कर ले जाती थी। अगर सचमुच ऐसा होता तो यह संभव नहीं होता। लेकिन मौजूदा स्थिति ये थी कि इस निकम्मे व्यक्ति की उसका साला बनने की बहुत अधिक संभावना थी। उसके हाथ और भी सख्त हो गए। वैसे ज़ियाओ युआन फाइटिंग टेक्निक हॉल में क्यों आया था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने सचमुच 2 चींटी का अभ्यास किया हो और 2 तकनीक सीख सकता हो? सब खत्म हो गया। अब इस निकम्मे आदमी के उसका साला बनने की संभावना और भी बढ़ गई थी। ये सोचते ही शाओनिंग का गुस्सा शांत हो गया और उसकी जगह गहरी उदासी छा गई। शाओ युआन और उसकी बहन एक ऐसी शख्सियत थी जिसे वो बातों में आगे नहीं निकल सकता था और दूसरी ऐसी शख्सियत थी जिसे वह हरा नहीं सकता था। अब से उसका जीवन शायद मुश्किल भरा होगा। बहुत परेशान थी, रोने का मन कर रहा था। इसी बीच दूसरी तरफ जैसे ही ज़ियाओ युआन अपने कमरे के दरवाजे पर लौटा, उसने देखा कि अंकल केयन वहां इंतजार कर रहे थे। चाचा केयन, क्या आज भी आपका कोई गश्ती मिशन नहीं है? आप वापस क्यों आए हैं? क्या चाचा टोन की तरफ से कोई बात है? चलते हुए शाओ युआन ने पूछा। युवा स्वामी, युवा कुमारी मित्तल ऑक्शन हाउस से याफी ने किसी को आपके पास संदेश पहुंचाने के लिए भेजा है, जिसमें कहा गया है कि सब कुछ तैयार है। केयन ने आदरपूर्वक सिर झुकाया, फिर थोड़ा पास आकर फुसफुसाते हुए बोली, ओह ठीक है, मैं समझ गया। अंकल केयन, आप अपने काम पर वापस जाइए। शाओ युआन ने इन शब्दों पर उदासीनता से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, युवा स्वामी। केयन ने जवाब दिया, फिर दोबारा झुककर अभिवादन किया और जाने के लिए मुड़ गई। केयन की पीठ को जाते हुए देखकर ज़ियाओ युआन कुछ सोच में डूबा हुआ सा लग रहा था। ऐसा लगता है कि बहन याफी ने साधना के लिए आवश्यक सामग्री तैयार कर ली है। अब वह अपना सारा ध्यान साधना पर केंद्रित कर सकता है। इसलिए ज़ियाओ युआन अपने कमरे में लौटा, आराम से खुद को ठीक किया और फिर कुशलतापूर्वक दरवाजा खोलकर मित्तल नीलामी घटी और चल पड़ा। रास्ते में सब कुछ हमेशा की तरह सुचारू रूप से चलता रहा और जल्द ही वह याफी के कार्यालय के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। खट खट खट, उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आएं। याफी की प्रभावशाली रूप से मनमोहक आवाज सुनाई दी। शाओ युआन के होंठ मुड़े और वो मुस्कुराते हुए अंदर चला गया। बहन याफी, सुप्रभात। याफी ने अंदर आने वाले उस आकर्षक युवक को देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब उसने शाओ युआन को देखा था, लेकिन हर बार जब वह उसे देखती तो उसकी आकर्षक उपस्थिति से चकित हो जाती। हे लगता है भाई शाओ युआन ने आपकी बहन से मिलने के लिए खास तौर पर खुद को सजाया संवारा है। आपकी बहन सचमुच सम्मानित महसूस कर रही है। याफी ने अपना मुंह ढक लिया और धीरे से हंसते हुए कहा, बहन याफी, कृपया मुझे चिढ़ाओ मत, क्या सब कुछ तैयार है? ज़ियाओ युआन ने ये शब्द सुनकर मुस्कुराया, फिर कुछ अधीरता से पूछा। अध्याय 14 मित्तल परिवार से निवेश। शाओ युआन का सवाल सुनकर याफी की पत्नी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने बनावटी नाराजगी जताते हुए कहा, शाओ युआन दीदी, क्या तुम यहाँ सिर्फ कुछ लेने आए हो? ये सुनकर शाओ युआन मुस्कुराया और बोला, कुछ पाने के लिए मैं अपने अधीनस्थों को भेज सकता था। चूंकि हमने तय किया था कि मैं स्वयं आऊंगा, तो स्वाभाविक रूप से बहन याफी से दोबारा मिलने आया हूं। मेरी साधना में प्रगति दूसरों से बहुत पीछे है और एक बार जब मेरे पास संसाधन आ जाएंगे तो मुझे साधना पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बहन याफी, शायद मैं अब यहाँ कभी आ पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर ज़ियाओ युआन ने लापरवाही से एक स्टूल खींचकर याफी के पास लाकर रख दिया और बैठ गया। ये सच है, 3 साल बाद भी आपको नाले यारान से अपनी सगाई तोड़नी होगी। लीजिए, आपको इन चीजों की जरूरत होगी। इसके अंदर एक बेहतरीन बैंगनी सुनहरा कार्ड भी है। ये सुनकर याफी ने सिर हिलाया और फिर शाओ युआन को एक स्टोरेज रिंग सौंपी। ओह, ये तो मध्यम गुणवत्ता वाली भंडारण अंगूठी है। बहन याफी, क्या यह मेरे लिए उपहार है? शाओ युआन ने हाथ बढ़ाकर चांदी सफेद भंडारण अंगूठी ले ली। उसे थोड़ी देर महसूस करने के बाद उसने मुस्कुराते हुए पूछा, इसे अपनी बड़ी बहन का निवेश समझो। मुख्य रूप से बुतान शहर में संसाधन सीमित है, इसलिए एक मध्यवर्ती स्तर का होना आवश्यक है। स्टोरेज रिंग काफी अच्छी है। याफी मुस्कुराई और सिर हिलाया, फिर विषय बदलते हुए बोली, ओह हाँ, मुझे याद है कि आपके शाओ परिवार की सर्वश्रेष्ठ साधना तकनीक आपके पिता कुल प्रमुख शाओ की गहन श्रेणी की होनी चाहिए। मध्यवर्ती कल्टीवेशन टेक्निक रेजिन लोएंस रोड है ना? हाँ। शाओ युआन ने सिर हिलाया और कुछ उलझन भरी नजरों से याफी की ओर देखा। संयोगवश एक शिकारी अभी प्रोफाउंड रैंक का एक रोल लेकर आया है। विकसित मुझे कल एक साधना तकनीक मिली जिसका नाम है पवन स्क्रॉल कौशल। ऐसा लगता है कि यह किसी पूर्वज द्वारा छोड़ी गई है, इसलिए सुरक्षा की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर शाओ युआन दीदी को इसकी जरूरत है तो मैं आपको 2 लाख सोने के सिक्कों की शुरुआती बोली लगा सकता हूँ। याफी ने मुस्कुराते हुए शाओ युआन से कहा, गहन पर एडवांस विंड क्रॉस स्किल। ये सुनकर ज़ियाओ युआन दंग रह गया। ये कुछ जाना पहचाना सा लगा। ऐसा लग रहा था कि यह वही साधना तकनीक है जो जियाली परिवार ने नीलामी में जीती थी। हालांकि $2 लाख शाओ परिवार के लगभग 2 साल के मुनाफे के बराबर है। उसके पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? हम जरूरी नहीं। ज़ियाओ युआन ने याफी की अटपूर्ण मुस्कान देखी और झट से भंडारण वलय पर अपनी आत्मा की छाप अंकित कर दी। फिर उसने उसमें से बैंगनी सुनहरे रंग का कार्ड निकाला और अपनी आत्मा शक्ति को उसमें प्रवाहित किया। 5 लाख सोने के सिक्के। बहन याफी, मुझे याद है मैंने पहले आपको सिर्फ 10,000 सोने के सिक्के ही दिए थे, है ना? शाओ युआन ने आश्चर्य भरे भाव से कहा, ये तो बस 5 लाख सोने के सिक्के हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आपने हमारे मित्तल परिवार के लिए जो मुनाफा कमाया है, वह इससे कहीं अधिक है। याफी ने हाथ हिलाते हुए कहा, 2 साल पहले आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे शाही राजधानी लौटने में मदद कर सकते हैं और यहाँ तक कि मुझे मित्तल परिवार का मुखिया भी बना सकते हैं। मुझे थोड़ा संदेह था, लेकिन अब लगता है कि वास्तव में यह संभव है। अरे, लगता है बैंक का काम सुचारू रूप से चल रहा है। शाओ युआन ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसने याफी से बैंक खोलने के विचार का जिक्र बस संक्षेप में ही किया था।
मूलतः ये बैंक जैसी ही सेवाएं प्रदान करता था। संचालन का अधिकांश काम याफी ने ही संभाला था। उसका मुख्य योगदान शेयरधारक के रूप में 10,000 सोने के सिक्के निवेश करना मात्र था। जी हाँ, कुछ समय बाद भूटान शहर में भी एक मित्तल बैंक खुल जाएगा। मैंने आपको जो बैंगनी सुनहरा कार्ड दिया है, वो पूरे जामा साम्राज्य में मान्य है और आपको सर्वोच्च दर्जा प्रदान करता है। ये हमारे मित्तल परिवार का आप पर किया गया निवेश है। दरअसल उन औषधीय सामग्रियों को उसी दोपहर तैयार कर लिया गया था, लेकिन आपकी जीवित करने की क्षमता के बारे में परिवार को बताने में काफी समय लग गया, ताकि वे निवेश के लिए आपकी संभावनाओं का पुनर्मूल्यांकन कर सकें। मामला कल ही पूरी तरह सुलझा। जहां तक विंस क्रॉस स्केल की बात है, अगर आपको इसकी जरूरत है, तो हम इसे अपने नीलामी घर से खरीदकर सीधे आपको दे सकते हैं। या फिर बोलते ही उसने अपनी हथेली पलटी और भंडारण अंगूठी पर प्रकाश की एक चमक दिखाई दी। फिर उसके हाथ में एक नीले रंग का स्क्रॉल प्रकट हो गया। अरे, मैं तो अभी केवल 3 चरणों वाले 2 चीची में ही हूं। क्या मित्तल परिवार द्वारा इतना निवेश करना उचित है? ज़ियाओ युआन पहले तो हैरान हुई, फिर जल्दी ही उसे समझ आ गया और उसने आगे कहा, बहन याफी, आपने जानकारी गलत तो नहीं दी। हाँ, मैंने कहा था कि आपने 6 महीने पहले साधना शुरू की थी और अब आप 2 चीची के 7वें चरण में हैं। आप 1 साल के भीतर उत्कृष्ट प्रतिभा के साथ 2 अभ्यासी बन जाएंगे। याफी ने सिर हिलाया, उसकी फीनिक्स जैसी आंखें लंबी दरारों में सिमट गईं और उसने एक खिलखिलाती मुस्कान के साथ कहा, बहन याफी, क्या आपको बेनकाब होने का डर नहीं है? शाओ युआन ने बैंगनी सुनहरे रंग का कार्ड एक तरफ रख दिया और पलकें झपकाते हुए पूछा। याफी मुस्कुराई और सिर हिलाकर समझाने लगी। दरअसल शाही परिवार हमेशा से आप में निवेश करना चाहता था, लेकिन हमें बस एक उचित कारण की जरूरत थी। अगर आप ऐसा कोई विचार रख सकें और शाही परिवार के साथ सहयोग कर सकें, तो ये हमारे मध्यकालीन परिवार के लिए एक बड़ा झटका होगा। लेकिन एक साधारण व्यक्ति के लिए जो साधना नहीं कर सकता, अगर उसे बहुत अधिक धन और संसाधन दे दिए जाएं, तो वह उन्हें संभाल नहीं पाएगा। कुछ वरिष्ठों को भी इस पर आपत्ति थी, इसलिए इस मामले को टाल दिया गया था। हालांकि अब जब आप साधना कर सकते हैं और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, तो सोने के सिक्कों, औषधीय सामग्रियों, दवा की गोलियों, साधना तकनीकों, 2 तकनीक आपकी जरूरत की हर चीज मित्तल परिवार प्रदान कर सकता है। जब आप 2 या 2 स्तर तक पहुंचेंगे, तो मित्तल परिवार और शियाओ परिवार भी आपके सबसे अच्छे सहयोगी होंगे। जानकारी छिपाई गई है या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। अगर मैं सचमुच निकम्मा हूं और कोई अप्रत्याशित घटना घटित होती है और मेरी मृत्यु हो जाती है, तो मित्तल परिवार आसानी से मेरे हथियारों से निपट सकता है। इस तरह संसाधनों में कोई खास कमी नहीं आएगी और यह न्यायसंगत भी होगा। यह एक फायदे का सौदा है। शाओ युआन ने बात समझकर सिर हिलाया, उसे इसके निहितार्थ समझ आ गए थे। हे जियो युआन दीदी, आप वास्तव में स्पष्ट रूप से बोलते हैं। याफी ने इस बात से इनकार नहीं किया। व्यापार में भले ही वर्षों से शियाओ युआन के साथ उनके संबंध अच्छे रहे हों, लेकिन वो कभी भी परिवार के हितों से ऊपर शियाओ युआन को प्राथमिकता नहीं देती थी। शियाओ युआन भी इस बात से अवगत थे और याफी को अपना सब कुछ नहीं मानते थे। दोनों के अपने-अपने काम थे। हालांकि ये स्टोरेज रिंग वास्तव में मेरी तरफ से आपको एक उपहार है और यह आपके सामान्य पहनावे की स्टाइल से मेल खाती है। इसके तुरंत बाद याफी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये वाकई अच्छा है। मुझे अपनी सिस्टर याफी की इस बात पर भरोसा है। शाओ युआन ने सहमति में सिर हिलाया। उसके अधिकांश सफेद वस्त्र याफी की मदद से अलग-अलग शैलियों में विशेष रूप से सिलवाए गए थे। वो कुछ नहीं कर सकता था। शियाओ परिवार द्वारा जारी की गई मानक वर्दी हमेशा मुख्य रूप से काली ही होती थी। याफी ने संतुष्टि से सिर हिलाया और फिर कहा, ओह ठीक है, विंस क्रॉस के लिए एक वायु गुण वाली साधना तकनीक है। आप अभी 2 चीची के चरण में हैं, इसलिए आप अभी अपना 2 चीची गुण निर्धारित नहीं कर सकते। हालांकि चूंकि आपके पिता वायु गुण वाले हैं, इसलिए बहुत संभावना है कि आप भी हों। लेकिन अगर आप नहीं हैं, तो 2 प्रैक्टिशनर बनने के बाद मुझे अपना 2 चीची गुण जरूर बताएं और मैं आपके लिए परिवार से एक उपयुक्त साधना तकनीक और 2 तकनीक ढूंढूंगा। ये सुनकर शाओ युआन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बहन याफी, आपको इस पवन स्क्रॉल कौशल को नीलामी के लिए रख देना चाहिए। मेरा अनुमान है कि जियाली परिवार इसे पाने के लिए पूरी तरह से बेताब होगा और फिर उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वैसे भी साधना तकनीक तो मुझे जल्द ही मिल ही जाएगी, इसलिए अभी इसे उन्हें रखने दीजिए। हालांकि मुझे वास्तव में 2 तकनीक की आवश्यकता है और इसके लिए मुझे बहन याफी से और अधिक प्रयास करने के लिए कहना पड़ेगा। ये सुनकर याफी ने पवन स्क्रॉल कौशल को पुनः प्राप्त किया और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, मैं परिवार से इस बारे में बात करूंगा। ये कम से कम एक उच्च कोटि की 2 तकनीक तो होगी। हम यही सबसे अच्छा होगा। अध्याय 15 में सियुआन खिड़की में बनी दरार से गर्म धूप कमरे में प्रवेश कर रही थी, जिससे जगह-जगह बिखरे हुए प्रकाश के धब्बे बन रहे थे जो साफ सुथरे कमरे की शोभा बढ़ा रहे थे। कमरे के अंदर ज़ियाओ युआन एक लकड़ी के बेसिन में सीधा बैठा था। उसके हाथ उसके सामने एक अजीब मुद्रा में जुड़े हुए थे। उसकी आंखें कसकर बंद थीं और उसकी सांसें स्थिर और मजबूत थीं। लकड़ी का पात्र चमकीले 5 रंगों वाले औषधीय द्रव से भरा हुआ था और जब ज़ियाओ युआन उसमें बैठा, तो उसकी छाती धीरे-धीरे ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी सांसें लयबद्ध थीं। हर सांस के साथ 5 रंगों वाले द्रव की औषधीय शक्ति धीरे-धीरे उसकी त्वचा में समा रही थी। जैसे ही औषधीय शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई, ज़ियाओ युआन का पूरा शरीर एक कण जैसी चमक से दमकने लगा और औषधीय शक्ति के अवशोषण के साथ-साथ उसके शरीर में मौजूद 2 चीची की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ती गई। इस 5 रंगों वाले औषधीय तरल को शियाओ युआन ने अलग-अलग गुणों वाली 5 अलग-अलग औषधीय सामग्रियों को बारीक पाउडर में पीसकर तैयार किया था। हालांकि उसके पास रसायन शास्त्र का ज्ञान नहीं था, लेकिन वह जानता था कि औषधीय सामग्रियों को अत्यंत बारीक पाउडर में पीसकर और उन्हें घोल में मिलाकर भी अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। ये औषधीय सामग्रियां निश्चित रूप से वही थी जिन्हें उसने पहले याफी से इकट्ठा करने में मदद करने के लिए कहा था। अपने पंचतत्व ऊर्जा महल के साथ, यद्यपि उसकी उन्नति के लिए आवश्यक ऊर्जा सामान्य लोगों की तुलना में 5 गुना अधिक थी, फिर भी उसकी साधना की गति और भी तेज हो गई क्योंकि वह संबंधित 5 तात्विक ऊर्जाओं को स्वतंत्र रूप से अवशोषित कर सकता था। जैसे-जैसे समय बीतता गया, 5 रंगों वाले औषधीय तरल का रंग फीका पड़ता गया, खिड़की से आने वाली धूप धीरे-धीरे कमजोर होती गई और झुलसा देने वाला तापमान धीरे-धीरे कम होता गया। 1 माह बाद मित्तल ऑक्शन हाउस के प्रोत्साहन से आखिरकार एक बड़ी नीलामी शुरू हुई। अपनी व्यस्त साधना के बीच ज़ियाओ युआन ने विशेष रूप से समय निकाला। एक काला लबादा पहना और मित्तल नीलामी घर पहुंचे। नीलामी घर कान फाड़ देने वाले शोर से भरा हुआ था और कई लोगों की उत्सुक निगाहें याफी पर टिकी हुई थी, जो केंद्रीय नीलामी मंच पर लाल पोशाक पहने खड़ी थी। वो वाकई बहुत आकर्षक थी। मंच पर आत्मविश्वास से भरी, शांत और वाकपटू याफी को देखकर लबादी से ढके हुए शियाओ युआन के छोटे से चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। हम अचानक ज़ियाओ युआन ने नीचे एक लबादे में लिपटी हुई एक आकृति को देखा और उसके बगल में ही एक अंधेरे कोने में छिपा हुआ एक आदमी घबराकर सलाह दे रहा था। ये बहुत ही अमूर्त है। हालांकि पुरुष गुरु के चिन्ह के साथ ज़ियाओ युआन मूल रूप से पुष्टि कर सकता था कि नीचे काले वस्त्र पहने आकृति ज़ियाओ युआन ही थी। क्या वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट एलएलसी की नीलामी करने आया है? हालांकि शायद यह उसके लिए बेकार है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट एलएलसी उसके द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 5 प्रकार की औषधीय सामग्रियों के औषधीय गुणों के साथ परस्पर क्रिया नहीं करेगा। अपने शरीर के साथ खिलवाड़ न करना ही बेहतर है। हे दोस्तों, नीलामी घर में एक नई नीलामी वस्तु आई है और मुझे विश्वास है कि आप सभी को इसमें दिलचस्पी होगी। मंच पर अपने हाथ में मौजूद वस्तु की नीलामी करने के बाद याफी ने अचानक एक मनमोहक मुस्कान के साथ कहा और अपने सुंदर हाथ को हिलाते हुए एक नौकर एक सुंदर थाली लेकर आया जिस पर एक छोटी सफेद सुंदर बोतल रखी हुई थी। यह एक घटिया किस्म की दवा की गोली है। याफी ने अपने पतले हाथ से सफेद जैद की छोटी बोतल को सावधानीपूर्वक उठाया और उसकी मनमोहक आवाज ने नीलामी में थोड़ी शांति ला दी। क्षण भर बाद फिर शोर मच गया। फाइटिंग की हुई महाद्वीप पर सबसे अधिक मांग में रसायन शास्त्रियों द्वारा निर्मित विभिन्न औषधीय गोलियां थीं। इस उत्पाद को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट एलिक्सिर कहा जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि उनके अपने पिता ने भी बहुत धन खर्च किया था। हे अब बारी है इस नीलामी की ग्रैंड फिनाले की। जैद की बोतल स्वीकार करने के बाद याफी ने अपना जैद का हाथ हिलाया और ऊंचे चबूतरे की बत्तियां बंद हो गईं। वह थोड़ा झुकी और मन से चांदी की थालियों का एक ढेर उठाया। चांदी की थालियों में से एक पर एक प्राचीन नीले रंग का ग्रंथ रखा था। चांदी की ट्रे की पृष्ठभूमि में वो स्क्रॉल हल्के नीले रंग की रोशनी से जगमगा रहा था, जो उसे काफी रहस्यमय प्रतीत कर रहा था। अत्यंत उच्च पद विकसित खेती की तकनीक, पवन स्क्रॉल कौशल। जैसे शब्द कहन पद विकसित खेती की तकनीक शब्द सुनते ही नीलामी हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। पिछले फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट एलिक्सिर की तुलना में 2 चीची द्वारा उत्पन्न सनसनी खेती की तकनीक निसंदेह अधिक चौंकाने वाली थी। हालांकि ये वस्तु हॉल में मौजूद आम लोगों के लिए नहीं लाई गई थी, जियाली परिवार से हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्प था। इसका कारण ये था कि भूटान शहर के 3 प्रमुख परिवारों में से शियाओ परिवार और ओबा परिवार दोनों के पास उच्च कोटि की शक्ति थी। मध्यवर्ती डूज की खेती की तकनीकों में केवल जियाली परिवार के पास ही एक उच्च कोटि की निम्न श्रेणी की खेती की तकनीक थी। इसलिए डेढ़ भी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेगा। 4,30,000। जैसे ही ओबापा ने 4,30,000 की कीमत चलाकर बताई, ज़ियाओ युआन समझ गया कि उसे यानी खेल बिगाड़ने वाले को मैदान में उतरना चाहिए। 4,50,000। नीचे डेढ़ की खुशी मनाने से पहले ही ज़ियाओ जान की धीमी आवाज ने उसके चेहरे को फिर से उदास कर दिया। ओबापा की आनंदित निगाहों के नीचे डेढ़ ने दांत पीसते हुए कहा, 4,60,000। 5 लाख। ये देखकर ज़ियाओ युआन ने अपना गला साफ किया, अपनी आवाज को संवार कर बोला। जैसे ही उसने ये कीमत पुकारी, हॉल में मौजूद सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। तीनों प्रमुख परिवारों के मुखिया भी कुछ हद तक हैरान थे। क्या इस भूटान शहर में सचमुच इतनी धनी शक्ति या व्यक्ति मौजूद था? इसके अलावा आवाज किसी युवती की आवाज जैसी लग रही थी। युवती, क्या आपके पास 5 लाख रुपए हैं? आप यूं ही बोली तो नहीं लगा रही हैं? शाओ युआन की ठंडी आवाज सुनकर डेढ़ ने उदास चेहरे के साथ ठंडे लहजे में कहा, तुम मुझसे सवाल करने के लायक नहीं हो। ये सुनकर शाओ युआन ने उदासीनता से कहा, लेकिन मन ही मन हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। किसी महिला का रूप धारण करने से आसान अपनी पहचान छिपाने का और क्या तरीका हो सकता है? आप। ये सुनकर डेढ़ क्रोधित हो उठी और एक शक्तिशाली आभा उत्पन्न हुई, जिसने शाओ युआन पर दबाव डाला। यह मित्तल परिवार का नीलामी घर है। क्या आप नीलामी घर के नियमों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? शाओ युआन की ठंडी आवाज फिर से गूंज उठी। युवा मिस याफी, मैं मांग करता हूं कि नीलामी में उसकी संपत्ति का सत्यापन किया जाए।
ये सुनकर देवी ने गहरी सांस ली, अपने गुस्से को जबरदस्ती दबाया और याफी की ओर देखते हुए बोली। याफी भी स्पष्ट रूप से थोड़ी हैरान थी, लेकिन जल्द ही उसे कुछ याद आया। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान झलक गई और फिर उसने xiao yuan की ओर देखा। युवा युआन हमारे मृतक परिवार की एक विशिष्ट अतिथि हैं और स्वाभाविक रूप से उनके पास 5 लाख की संपत्ति है। यदि श्री जियाली आगे बोली नहीं लगाते हैं तो ये पवन स्क्रॉ कौशल उन्हीं का होगा। याफी की स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण शब्दों को सुनकर देवी का गुस्सा तुरंत आधे से ज्यादा शांत हो गया, लेकिन ऐसा व्यक्ति पहले कभी उद्यान शहर में नहीं आया था। यंग मिस युआन, वो शायद यहाँ से गुजर रही होंगी, वो वाकई बदकिस्मत है। 5,50,000। देवी ने दांत पीसते हुए बोली लगाना जारी रखा। 600,000। जैसे ही वह ठंडी आवाज सुनाई दी, xiao yuan को भी थोड़ा अपराध बोध महसूस हुआ। इस समय वह वास्तव में बेतरतीब ढंग से बोली लगा रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मंच पर मौजूद व्यक्ति उन्हीं में से एक था। 6,10,000। देवी का चेहरा कुछ पीला पड़ गया था और यहाँ तक कि उसके बगल में बैठे xiao zhan और आबा के चेहरों पर भी उपहास का भाव झलक रहा था। देवी पर उनकी निगाहें स्पष्ट रूप से उनके विचार व्यक्त कर रही थी। बेवकूफ। 6,10,000 की रकम 3 प्रमुख परिवारों की लगभग 30 साल की आमदनी थी। जियाली परिवार इस बार वाकई बदकिस्मत रहा। हम्फ। xiao yuan ने नाखुशी का दिखावा किया और ठंडी सी आवाज में नाक से कुड़ी, फिर वहां से चला गया। युवा मिस याफी, अब समापन का समय आ गया है ना? देवी ने शोकग्रस्त भाव से याफी की ओर देखा। ये सुनकर याफी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, उसकी झुकी हुई आंखों में शरारत और चंचलता का भाव झलक रहा था। उसके कोमल हाथों में मौजूद छोटा हथौड़ा देवी की तीव्र निगाहों के बीच नीचे की ओर टकराया। विंसक्रॉस की नीलामी क्लैंच द्वारा सफलतापूर्वक कर दी गई है। देवी। अध्याय 16 211 जुआन की युद्ध कौशल। अध्याय 16 दो क्लासिक कहने पर दो तकनीक। नीलामी घर से निकलने के बाद xiao yuan जल्दी से वीआईपी लाउंज में लौटा, अपना काला चोला उतारा, उसे अपने स्टोरेज में रखा, गला साफ किया और सीधे आंतरिक मार्ग से बाहर निकल गया। एक बैंगनी सुनहरे रंग का कार्ड होने के कारण मित्तल नीलामी घर में उसे कई विशेषाधिकार प्राप्त थे जो आम लोगों को नहीं मिलते थे। यहाँ तक कि उद्यान शहर की एकमात्र द्वितीय श्रेणी की रसायनज्ञ गुनी को भी xiao yuan का मुस्कुराकर अभिवादन करना पड़ता था। आखिरकार इस बैंगनी सुनहरे कार्ड के लिए आमतौर पर लोगों को आवेदन करने के लिए 2 लिंक स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता होती थी। हालांकि कार्ड में 5 तरंगें थीं, जबकि xiao yuan के कार्ड में कोई तरंग नहीं थी। एक बार जब उसकी शक्ति आवश्यक स्तर तक पहुंच गई, तो वह स्वाभाविक रूप से कार्ड पर तरंगों को सक्रिय कर सका। मित्तल परिवार ने ये कार्ड जारी करने के लिए एक सरल कारण से सहमति जताई। यदि याफी की बात सच थी, तो xiao yuan की प्रतिभा को देखते हुए वह निश्चित रूप से 2 राजा और 2 सम्राट के पद तक पहुंच सकता था। उसे कुछ वर्षों पहले यदि विशेषाधिकारों का आनंद लेने देना कोई नुकसान नहीं था। सच कहें तो मित्तल परिवार के अधिकांश सदस्य निवेश करने में बहुत अच्छे थे। कुछ देर सोचने के बाद वह एक बार फिर याफी के कार्यालय में आया। वह इस अवसर का उपयोग ये देखने के लिए कर सकता था कि मित्तल परिवार ने उसके लिए कौन सी दो तकनीक तैयार की है। हालांकि इस बार नीलामी के तुरंत बाद याफी वापस नहीं लौटी, इसलिए xiao yuan शांत हो गई और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगी। कुछ देर बाद याफी ने दरवाजा खोल दिया। xiao yuan को मुस्कुराते हुए इंतजार करते देख उसकी भौं पर खेद और माफी का भाव स्वाभाविक रूप से झलक रहा था। बहन याफी। xiao yuan ने कुछ उलझन भरी नजरों से याफी की ओर देखा। मैं पूछना चाहती थी कि क्या मैं आपको फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट एलिक्सिर खरीदने में मदद कर सकती हूं, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने कहा कि वे अभी केवल एक बोतल ही बेचेंगे। याफी ने थोड़ी बेबसी के साथ आह भरी। हाँ हाँ, चिंता की क्या बात है, चिंता मत करो, मैं पहले ही 5वें चरण में पहुंच चुकी हूं। 1 साल के भीतर मैं निश्चित रूप से 2 प्रैक्टिशनर बन जाऊंगी। बहन याफी, निश्चिंत रहो। xiao yuan मुस्कुराया और हाथ हिलाकर याफी को इशारा किया कि वह इस मामले पर ज्यादा ध्यान न दे। आप सिर्फ 1 महीने में ही 5वें चरण में पहुंच गए हैं। याफी की लाल होंठ हैरानी से थोड़ी सी खुल गई और उसने पूछा। xiao yuan मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर उसने विशेष रूप से याफी को दिखाने के लिए अपनी 2 चीज़ों का प्रदर्शन किया। यदि तुम शुरू से ही साधना कर पाते तो शायद तुम उच्च पदस्थ होते। इस उम्र में 2 प्रैक्टिशनर या फिर 2 मास्टर के करीब, है ना? ये देखकर याफी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। जरूरी नहीं, आखिरकार जब मैं 3 साल का था, बहन याफी, तब आप उद्यान शहर नहीं आई थी। आपकी मदद के बिना मैं इतनी जल्दी साधना नहीं कर पाता। xiao yuan ने अपना सिर हिलाया, याफी की आंखों में देखते हुए गंभीरता से कहा। तुम सिर्फ बातें करते हो। ये लो, ये 6 निम्न स्तरीय गहन रैंक है। 2 तकनीक जिसमें किसी विशिष्ट 2 जीटी गुण की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि आप उनमें से केवल 2 का चयन कर सकते हैं। मूल रूप से परिवार बड़े बुजुर्ग को आपको सिर्फ एक ही देना चाहते थे, लेकिन ग्रैंड ने खुद आगे आकर आपको एक अतिरिक्त दे दिया। इसके अलावा यदि आप वर्ष के अंत से पहले वास्तव में 2 प्रैक्टिशनर बन जाते हैं, तो वह आपके 2 जीटी गुणों के अनुरूप मध्यस्तरीय जुबान कौशल प्राप्त करने की व्यवस्था करेंगे। यदि आप 2 वर्षों के भीतर 2 मास्टर बन जाते हैं, तो आपको जुबान रैंक की 2 तकनीक प्राप्त होगी। याफी ने हल्की सी नाक से कुड़ी, लेकिन उसकी आंखों में मुस्कान साफ झलक रही थी। फिर उसने अपने भंडार छल्ले से 6 काले स्क्रॉल निकाले और उन्हें xiao yuan को सौंप दिया। ओह! ये सुनकर xiao yuan ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। यह महान बुजुर्ग वाकई साहस और दूरदर्शिता के धनी थे। पांडुलिपियां लेने के बाद xiao yuan ने उन्हें एक-एक करके खोला और उनका अध्ययन करना शुरू किया। स्पिनिंग स्लेश ब्लेड, निम्न स्तरीय प्रोफाउंड रैंक। पर्वत विखंडन प्रहार, निम्न स्तरीय गहन रैंक। पृथ्वी विखंडन स्लेश, निम्न स्तरीय गहन रैंक। जीवन विच्छेदक हथेली, निम्न स्तरीय गहन श्रेणी। स्विमिंग ड्रैगन सटिक, निम्न स्तरीय गहन रैंक। 6 हार्मनी स्फीयर, लो लेवल प्रोफाउंड रैंक। बहन याफी, क्या आप मुझे मध्यस्तरीय जुबान कौशल और जुबान रैंक उन 2 तकनीक के बारे में कुछ अंदरूनी जानकारी दे सकते हैं? xiao yuan ने अपनी भौहें उठाई और याफी की ओर देखा। इसके लिए आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक आप प्रैक्टिशनर के पद पर नहीं पहुंच जाते। आपको ये पता होना चाहिए कि ये 6 निम्न स्तरीय प्रोफाउंड रैंक की 2 तकनीकें एक महान 2 मास्टर द्वारा व्यक्तिगत रूप से सिखाई गई हैं। एक बार चुन लेने के बाद आपको इन्हें वापस करना होगा। याफी ने xiao yuan की ओर आंखें घुमाई और बेबसी से कहा। ठीक है, निम्न स्तरीय गहन रैंक 2 तकनीक पहले से ही बहुत अच्छी है। अफसोस की बात है कि मैं केवल 2 ही चुन सकता हूं। ये सुनकर xiao yuan ने गहरे अफसोस के साथ आह भरी, फिर हाथ बढ़ाकर उनमें से 2 को उठाया और उन्हें अपने भंडार में में रख दिया। 2 साल में 2 मास्टर बनना यह मुश्किल नहीं है। xiao yuan ने 2 तकनीक को एक तरफ रखने के बाद उत्साहपूर्वक कहा। अच्छा, दरअसल मुझे ये जानने की भी उत्सुकता है कि ग्रैंड आपको किस तरह का दस देगा, इसलिए आपको बड़ी मेहनत करनी होगी। याफी ने शेष 4 टेक्निक को रखते हुए मुस्कुराया, उसकी आंखें चमक रही थी। चिंता मत करो, मैं सिर्फ याफी को निराश नहीं करूंगा। ये सुनकर xiao yuan मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर खड़ा हो गया और आगे बोला। चूंकि मेरे पास 2 तकनीक है, इसलिए मैं वापस जाकर पहले साधना करूंगा और 3 साल के भीतर मैं xiao परिवार को उद्यान शहर का एकमात्र परिवार बना दूंगा। अच्छा, मुझे विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो। याफी ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, अपना कोमल हाथ बढ़ाया और धीरे से xiao yuan के कंधे पर थपथपाकर उसे प्रोत्साहित किया। नीलामी घर से निकलकर घर लौटते समय xiao yuan ने अपनी भंडार अंगूठी से 2 तकनीक निकाली और उन्हें खोला। स्विमिंग ड्रैगन सटिक, 6 हार्मनी स्फीयर। टेबल पर रखी 2 टेक्निक को देखकर xiao yuan की आंखें थोड़ी सी खुल गईं। शुरू में वह एक ऐसी क्लोज कॉम्बैट दो स्किल हासिल करने की उम्मीद कर रहा था जिसे हाथों से किया जा सके, लेकिन जब उसने इस मूवमेंट दो स्किल और स्पीड दो स्किल को देखा, तो उसे पता चल गया कि उसे क्या चुनना है। हालांकि भाला चलाने की कला का अभ्यास करने की कोई जल्दी नहीं थी। आखिरकार फिलहाल जिन लड़ाइयों की जरूरत थी, वे ज्यादा से ज्यादा परिवार के भीतर ही हो सकती थी और लोगों को चोट पहुंचाने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करना मना था। लेकिन ये स्विमिंग ड्रैगन सटिक एक अच्छी बात थी, चाहे आक्रमण के लिए हो या बचाव के लिए, गति कौशल का होना केवल अपने पैरों पर बढ़ने से कहीं बेहतर था। इस प्रकार xiao yuan ने 6 हार्मनी स्फीयर स्क्रॉल को एक तरफ रख दिया और घर के अंदर स्विमिंग ड्रैगन सटिक का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित किया। 2 महीने बाद उस दिन xiao yuan अपने घर के अंदर था और उसने स्विमिंग ड्रैगन सटिक का अभ्यास करने के लिए कई बाधाएं खड़ी कर रखी थी। हालांकि इसे स्विमिंग ड्रैगन सटिक कहा जाता था, लेकिन इस दो स्किल का वास्तव में ड्रैगन से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ये कुछ हद तक सांप जैसा था। इस समय xiao yuan का शरीर घर के अंदर एक अजीब मुद्रा में मुड़ रहा था। उसके कदम जमीन पर फिसल रहे थे, उसके कदम अत्यधिक गति से आगे बढ़ रहे थे और उसका शरीर उसके कदमों के साथ हिल रहा था और मुड़ रहा था। उसी समय उनके शरीर से एक काफी शक्तिशाली 2 जीटी ऊर्जा का प्रवाह उत्पन्न हुआ और जैसे-जैसे उसके कदम तेज होते गए, उसके चारों ओर 2 जीटी हलचलें और घनी होती गईं, जो सूक्ष्म रूप से एक सफलता के संकेत दिखा रही थी। 2 तकनीक का अभ्यास करना 2 जीटी के लिए एक प्रकार का प्रशिक्षण भी था, जिससे 2 जीटी के विकास में मदद मिली। हो! अचानक xiao yuan ने धीमी सी चीख निकाली और उसकी आंखें पलक झपकते ही पूर्ण निर्धारित मार्ग पर मौजूद असंख्य बाधाओं को पार कर गई। इस तरह की गति के साथ भले ही मुझे 2 अभ्यासकर्ता के प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़े, रैंक मैं इसे आसानी से संभाल सकता हूं। अपनी साधना पूरी करने के बाद xiao yuan ने कुछ उत्साह के साथ मन ही मन कुछ बुदबुदाया। युवा मास्टर। तभी अचानक पेयन की आवाज स्कूल की गेट की आवाज के साथ सुनाई दी। ये सुनकर xiao yuan ने हाथ बढ़ाकर बाधाओं को वापस अपने भंडार घेरे में रख दिया, फिर दरवाजा खोलकर बोला, चाचा पेयन, क्या बात है? इस समय पेयन की भौहों पर चिंता की झलक साफ दिख रही थी। xiao yuan के शब्द खत्म होते ही उसने झट से कहा, बाजार रैंकिंग के आकलन में कुछ दिक्कतें आई हैं। अध्याय 17 दबंग xiao yuan। जब xiao yuan बाजार पहुंचा तो xiao tong जो बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी, उसका स्वागत करने के लिए आ गई। तीसरे युवा स्वामी। xiao tong ने सिर झुकाया, गंभीर भाव से उन्होंने कहा, पिछले कुछ दिनों में बाजार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई व्यापारियों के खिलाफ विभिन्न मुद्दों के कारण शिकायतें दर्ज की गई हैं। कुछ नकली सामान बेच रहे थे, कुछ घटिया गुणवत्ता का सामान बेच रहे थे और कुछ के पास तो सामान था ही नहीं। मेरी जांच के अनुसार यह मामला संभवतः जियाली परिवार से संबंधित है। ये सुनकर xiao yuan ने भौहें चढ़ा ली। क्या जियाली परिवार के लोग पागल हो गए हैं? अपने ही इलाके में मुसीबत खड़ी करना। हालांकि उन्होंने 6,10,000 सोने के सिक्के को दिए, लेकिन यंग मिस युआन के मामले का xiao yuan से क्या लेना देना है?
तो जांच का नतीजा क्या निकला? शाओ युआन ने शाओ टोंग की ओर देखा और पूछा। बाजार के सभी व्यापारी यंग मास्टर के अनुरोध के अनुसार ये सुनिश्चित करते हैं कि उनका सारा सामान हमारे सख्त निरीक्षण के तहत उच्च गुणवत्ता का हो। गुणवत्ता संबंधी कोई समस्या होने की कोई संभावना नहीं है। जिनके पास स्टॉक नहीं है वे मुख्य रूप से हथियार व्यापारी और औषधीय सामग्री व्यापारी हैं जो जियाली परिवार से प्रभावित होने चाहिए थे। कारण की बात करें तो ऐसा लगता है कि यंग मास्टर शाओ और जियाली के बीच फैले हुए विवाद से संबंधित है। जियाली परिवार को बात की नीलामी में काफी सोने के सिक्के गंवाने पड़े और बाजार के मूल्यांकन के करीब आने पर उन्होंने परेशानी पैदा करने के लिए इस तरह की चालें चली। ये सुनकर ज़ियाओ टोंग ने पिछले कुछ दिनों में की गई अपनी जांच के परिणाम तुरंत ज़ियाओ युआन को बताए। ऐसे छोटे-मोटे मामलों में स्वाभाविक रूप से ज़ियाओ युआन को स्वयं जांच की निगरानी करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे स्वयं जांच करेंगे और ज़ियाओ युआन को परिणाम सौंप देंगे। हालांकि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए इसके लिए ज़ियाओ युआन के अंतिम निर्णय की आवश्यकता होगी। अभी जियाली परिवार की चिंता मत करो, हम उन्हें थोड़े समय में खत्म नहीं कर सकते। क्या हथियार डीलर और औषधीय सामग्री के व्यापारी पागल हो गए हैं जो इसमें दखल देने की हिम्मत कर रहे हैं? ये सुनकर शाओ युआन ने हाथ हिलाया और फिर उदासीनता से पूछा। बुटान शहर में हथियारों पर मूल रूप से जैक्स नामक एक हथियार व्यापारी का एकाधिकार है और हालांकि औषधीय सामग्रियों पर पूरी तरह से एकाधिकार नहीं है। हुआनजिन नामक एक प्रमुख औषधीय व्यापारी का दबदबा है। लेकिन इन दोनों में केवल एक दो मास्टर जितनी ही शक्ति है। चरम सीमा आमतौर पर वे तीनों प्रमुख परिवारों को उकसाने की हिम्मत नहीं करते। उन्होंने अपना रवैया क्यों बदल लिया है और एक परिवार का पक्ष क्यों लेने लगे हैं? यह मामला जियाली परिवार और उनके अधीनस्थों द्वारा रचा गया होना चाहिए। वे दोनों अकेले इतनी मूर्खता नहीं करते। ये सुनकर शाओ टोंग हिचकिचाया फिर बोला। हालात चाहे जैसे भी हों, जो भी मेरे इलाके में गड़बड़ी करने की हिम्मत करेगा उसे देर सवेर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अंकल टोन कृपया ब्रांडन से मदद मांगिए। बैंक पहरेदारों को लेकर मेरे पीछे आइए। शाओ युआन ने अपना सिर हिलाया, मुस्कुराया, फिर उसका सुंदर चेहरा गंभीर हो गया और उसने गंभीर स्वर में बात की। जी हाँ, युवा स्वामी। ये सुनकर दोनों ने एकमत होकर जवाब दिया और फिर तुरंत शाओ युआन के निर्देशों के अनुसार कार्य करना शुरू कर दिया। बुटान शहर की सड़कों पर ज़ियाओ युआन ने पेन के 10 सदस्यीय दस्ते का नेतृत्व करते हुए उस औषधीय सामग्री व्यापारी की दुकान की ओर प्रस्थान किया जिसकी जांच ज़ियाओ टोंग ने की थी। ये दुकान हुआनजिन के अधीनस्थ द्वारा खोली गई एक नई दुकान थी। शियाओ परिवार ने अतीत में अक्सर हुआनजिन की दुकानों के साथ सहयोग किया था। यही कारण है कि इस दुकान को लाभ उठाने का अवसर मिला। दुकान के प्रवेश द्वार पर दो नजीक 4 चरण के रक्षक थे और अंदर एक अभ्यासी की आभा थी जो संभवतः 2 या 3 सितारों के आसपास थी। इस दुकान में तैनात पहरेदारों की ताकत को भांपते हुए ज़ियाओ युआन के होंठ हल्के से मुड़े और वह अपने लोगों को लेकर सीधे अंदर चला गया। शाओ युआन के समूह को आक्रामक रूप से आगे बढ़ते देख दोनों गार्ड पेन और अन्य लोगों की ताकत से सावधान होने के बावजूद शाओ युआन को रोकने के लिए आगे बढ़ गए। आखिरकार अगर वे अवरोध नहीं डालते तो उनकी आजीविका छिन जाती। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो एक तरफ हट जाओ। शाओ युआन का चेहरा शांत था लेकिन उन दोनों के प्रति उसकी निगाहें बेहद उदासीन थीं। तीसरे युवा स्वामी शियाओ, हम तो बस अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। ये सुनकर दोनों ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि उन्होंने पहले कभी शियाओ युआन को नहीं देखा था लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे देखा उन्होंने सुंदर युवा स्वामी को पहचान लिया जो पूरे बुटान शहर में प्रसिद्ध था। ये सुनकर शाओ युआन भी इन दोनों कर्मचारियों के लिए मुश्किलें पैदा नहीं करना चाहता था। वो तुरंत उनके बीचों बीच आ गया और उसके भीतर की ऊर्जा के प्रवाह के साथ ही उसके कदमों की चाल बदल गई। दोनों गार्डों को अपनी आंखों के सामने बस एक धुंधलापन सा दिखाई दिया और फिर उन्होंने महसूस किया कि गर्म हाथों ने धीरे से उनकी गर्दन के पिछले हिस्से को ढक लिया है। हाथों में मौजूद घनी ऊर्जा प्रतिची ने उनके पैरों के तलवों से लेकर सिर तक एक सिलहट पैदा कर दी और तुरंत ही ठंडा पसीना उनके कपड़ों को भिगोते हुए बहने लगा। हिलो मत, पीले रंग का उच्च स्तरीय दो तकनीक आयरन माउंटेन फिस्ट। हालांकि हथेली का इस्तेमाल करने से इसकी शक्ति कुछ हद तक कम हो जाती है लेकिन आपकी गर्दनें शायद इसे सहन नहीं कर पाएंगी। उनके पीछे से शाओ युआन की आवाज सुनाई दी, उसकी चंचल हंसी जो उनके कानों में पड़ रही थी नरक के किसी राक्षस की फुसफुसाहट जैसी थी। पेन की टीम जो शाओ युआन के साथ आई थी ये ऐसी लग रही थी मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। 9वें चरण के 2 चीची और 2 अभ्यासी साधकों का वह समूह अभी युवा गुरु की चाल को पूरी तरह से समझने में विफल रहा था। लेकिन क्या युवा गुरु साधना करने में असमर्थ नहीं थे? डू ज़ेड क्यों हुई? इसके अलावा ये पीले रंग का उच्च स्तरीय दो तकनीक एक ऐसी दो तकनीक है जिसे सीखने के लिए केवल 2 चीची के 7 चरणों के साधक ही योग्य होते हैं। मेरा इरादा आपके लिए मुश्किल पैदा करने का नहीं था लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। या तो आप एक हताश संघर्ष करके देखिए कि आपकी प्रतिक्रियाएं कितनी तेज होती हैं या मैं आपका सिर कितनी तेजी से घुमा सकता हूं या फिर आप अपने मेरी टीम में शामिल हो जाएं और मेरे शियाओ परिवार के लिए काम करें। शाओ युआन की आवाज जारी रही, उसके हाथों में मौजूद दोनों भले ही वे अपनी छोटी बुद्धि से चुनाव करते जानते थे कि क्या चुनना है। एक औषधीय सामग्री व्यापारी शाओ परिवार जैसे बुटान शहर के दिग्गज के सामने तो नहीं था। हम तीसरे युवा मास्टर शियाओ की टीम में शामिल होने के लिए तैयार हैं। दोनों ने तुरंत जवाब दिया, हम। ये सुनकर शाओ युआन ने संतुष्टि से सिर हिलाया फिर अपनी हथेलियों से शक्ति वापस ली और औषधीय सामग्री की दुकान में चला गया। पेन की टीम ने भी तुरंत यही राह अपना ली। मौत से बाद बचे उन दोनों की आंखों में अभी भी डर का भाव साफ झलक रहा था। धिक्कार है, किस मूर्ख ने कहा कि शियाओ परिवार का तीसरा युवा गुरु साधना नहीं कर सकता। अभी जो उसने फुर्तीला प्रहार किया वो शायद एक साधारण दाव साधक के प्रहार से भी कहीं अधिक शक्तिशाली था। चलो उसका पीछा करते हैं। इस तीसरे युवा गुरु के पास शायद असीमित संभावनाएं हैं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखकर एक दूसरे के विचारों को समझ लिया और फिर उसके पीछे पीछे औषधीय सामग्री की दुकान में चले गए। तीसरे युवा स्वामी, यह क्या है? इस दुकान के मालिक को स्वाभाविक रूप से पहले शियाओ युआन की तेजी से हुई हरकत का एहसास नहीं हुआ था लेकिन वह पेन और अन्य लोगों की शक्तिशाली आभा को महसूस कर सकता था। उसका दिल तुरंत घबरा गया ये जानते हुए कि वे परेशानी खड़ी करने आए हैं लेकिन इतनी शक्तिशाली टीम को देखकर वह केवल मुस्कुराते हुए उनका स्वागत कर सका। तुम्हारी औषधीय सामग्री ने यहाँ समस्याएं खड़ी कर दी हैं। मैं तुम्हें स्पष्टीकरण देने का मौका दे रहा हूँ या तुम मुझ पर हमला करके मुझे बंधक बनाकर भागने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन तुम जो भी चुनो आज से ये दुकान हमारे शियाओ परिवार की होगी। शाओ युआन ने दुकानदार को स्नेह भरी नजरों से नहीं देखा और ठंडे लहजे में बोली, युवा स्वामी शियाओ, क्या ये कुछ ज्यादा ही दखलंदाजी नहीं है? ये सुनकर दुकानदार ने भी अपनी मुस्कान को काबू में किया और गंभीर स्वर में पूछा। ये सुनकर शाओ युआन ने कुछ निराशा के साथ भरी और फिर अपना हाथ हिलाया। ये देखकर पाइने और बाकी लोग तेजी से आगे बढ़े। अध्याय 18 गहरी मुसीबत में। एक साधारण 2 सितारा डोज स्वाभाविक रूप से जैक्स एक 6 सितारा डोज का सामना नहीं कर सकता था खासकर इसलिए क्योंकि उसके पीछे 11 सहायक थे जो सभी लोग जीते जाते उससे ऊपर के थे। दवा की दुकान के प्रबंधक को काबू में करने की प्रक्रिया विश्वसनीय रूप से सहज थी। इस समय वो चोटों और सूजन से ग्रस्त था, जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, उसकी आंखों में अभी भी कुछ विश्वास झलक रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि शियाओ परिवार का तीसरा युवा मालिक वास्तव में उसके साथ ऐसा कुछ करने की हिम्मत करेगा। आखिरकार वह हुआनजिन के लिए काम करता था। हालांकि शियाओ परिवार शक्तिशाली था लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उन्हें औषधीय सामग्रियों की आवश्यकता न हो। इसके अलावा वही डोज था और हुआनजिन के अधीन केवल 10 से कुछ अधिक डोज ही थे। यदि ज़ियाओ युआन वास्तव में उसे हटाने की कोशिश करता तो ये हुआनजिन के चेहरे पर तमाचा मारने के बराबर होता। शाओ युआन नीचे बैठ गया और ठंडी निगाहों से मैनेजर को देखते हुए बोला, लगता है आपका कुछ कहने का इरादा नहीं है ना? युवा स्वामी शियाओ, बुटान शहर पर केवल आपके शियाओ परिवार का ही प्रभुत्व नहीं है। मैनेजर ने दांत पीसते हुए कहा, जाकर हुआनजिन को बता दो कि वह बाद में सेंट्रल प्लाजा आए नहीं तो उसका डोज मर जाएगा। ये सुनकर शाओ युआन ने उस छोटे मोटे आदमी की ओर देखना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने काउंटर पर खड़े कर्मचारी की ओर देखा जो डरा हुआ लग रहा था। उसने निर्देश दिया, फिर हाथ हिलाया और अपने लोगों को दवा की दुकान से हथियार की दुकान की ओर ले गया। ये देखकर जैक्स और अन्य लोग भी दवा की दुकान के प्रबंधक को साथ लेकर उनके पीछे-पीछे चले गए। जैसे ही समूह सड़क पर चलने लगा उन्होंने काफी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सफेद वस्त्र पहने शाओ युआन के चेहरे पर एक ठंडा और सख्त भाव था। वह न केवल लोगों को डरा नहीं रहा था बल्कि कुछ युवतियों की निगाहें भी उसके प्रति मोहित हो रही थी। कुछ ही देर में समूह हथियार की दुकान पर पहुंच गया। प्रवेश द्वार पर तैनात 2 गार्डों के अलावा दुकान के अंदर वास्तव में 2 डोज आभाएं मौजूद थीं। जैसे ही दोनों गार्डों ने शियाओ युआन के पीछे शियाओ परिवार की बड़ी में जैक्स और अन्य लोगों को देखा वे तुरंत सतर्क हो गए, अपने हथियार निकाले और इस तरह का रुख अपना या मानो वे जरा सी भी सहमति पर लड़ने के लिए तैयार हों। ये देखकर ज़ियाओ युआन समझ गया कि आगे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों छोटे मोटे लोग भी इस मामले में शामिल थे। इस प्रकार इससे पहले कि वे दोनों कुछ कर पाते ज़ियाओ युआन ने तैरते हुए ड्रैगन सत्ते का उपयोग करते हुए तेजी से बाहर निकल आया। थोड़ी अधिक दूरी और दोनों की सतर्क रहने के कारण ज़ियाओ युआन आसानी से दोनों गार्डों को वश में नहीं कर सका और उसे युद्ध करना पड़ा। इन दोनों गार्डों की ताकत काफी अच्छी थी, दोनों ही 9वें चरण में थे। लेकिन दो चीची के 9वें चरण में भी उनके द्वारा विकसित 2 तकनीक मध्यवर्ती स्तर से आगे नहीं बढ़ पाई। पी श्रेणी उनकी युद्ध शक्ति शाओ युआन की तुलना में काफी कम थी, जिसके पास पंचत्वची महल उनसे अधिक शक्तिशाली 2 चीची थी और जिसने जुबान श्रेणी की 2 तकनीक का भी अभ्यास किया था। दोनों के हमलों से आसानी से बचते हुए ज़ियाओ युआन अचानक रुक गया। उसने अपनी कमर घुमाई और उनमें से एक की छाती के बीचों बीच जोरदार मुक्का मारा। आयरन माउंटेन फिस्ट। इस प्रहार के साथ ज़ियाओ युआन ने सीधे अपने तर्जन की हुई पहले से 2 जी की हुई आदि से अधिक शक्ति का उपयोग किया जिसमें पहले से ही स्वर्ण गुण का संकेत मौजूद था जिससे इसकी आक्रमण शक्ति में काफी वृद्धि हुई। इसके साथ ही आयरन माउंटेन फिस्ट ने आसानी से मेजर अचीवमेंट हासिल कर लिया था। उनकी लगनपूर्ण साधना के फलस्वरूप उस क्षेत्र की शक्ति स्वाभाविक रूप से आश्चर्यजनक थी। बूम! एक ही मुक्के से उस व्यक्ति ने ताजा खून थूका और पीछे की ओर जा गिरा। तभी दूसरे व्यक्ति ने प्रतिक्रिया करते हुए एक लंबी तलवार पकड़ी और शाओ युआन की पीठ पर बेरहमी से वार किया। लेकिन ज़ियाओ युआन की प्रतिक्रिया और भी तेज थी। उसने तुरंत आगे झुककर लुढ़कने का नाटक किया। असल में जैसे ही उसकी भुजाएं जमीन को छुईं उसने अचानक खुद को संभाला और जोर लगाया। उसके हाथों में 2 चीची का विस्फोट हुआ जिससे जमीन फट गई और साथ ही वह हवा में उछल गया। अगले ही क्षण नीले रंग की लकड़ी की महल के भीतर मौजूद सभी 2 चीची हुई विचित्र परिसंचरण मार्ग का अनुसरण करते हुए फूट पड़ी और उसके दाहिने पैर में प्रवाहित हो गई।
विंड ईगल लैग। सफेद वस्त्र पहने शाओ युआन ने हवा में अपने शरीर को घुमाया और संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी भुजाएं फैला दी। नीचे उतरने की गति का उपयोग करते हुए उन्होंने दो चीज का प्रयोग किया और उस रक्षक को लात मारी जिसने उनके कृपाण के वार को चूक दिया था और अपनी पीठ को खुला छोड़ दिया था। टकराना। हड्डियों के टूटने की आवाज के साथ एक दबी हुई धमक सुनाई दी। शाओ युआन के पैर के नीचे दबा पहला पीला पड़ गया, फिर उसने आंतरिक अंगों के टुकड़ों से भरा खून थूक दिया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आवाज धीरे-धीरे क्षीण होती चली गई। धड़ाम। उतरने के बाद ज़ियाओ युआन ने जैक्स और बाकी लोगों को देखा जो पहले से ही अचंभित थे और हल्के से कहा, अंदर दो डोजे हैं, मुझे ज्यादा देर तक इंतजार मत करवाइए। जी हाँ, युवा स्वामी। जैक्स ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उसने उग्र भाव से सिर हिलाया, फिर हाथ हिलाकर दूसरों को आगे बढ़ने का नेतृत्व किया। कुछ ही देर में युद्ध की भीषण आवाजें सुनाई देने लगी। दूसरी ओर ज़ियाओ युआन ने लापरवाही से अपने पैरों के पास गिरी एक लंबी तलवार उठाई और उस गार्ड की ओर चल पड़ा जिसे उसने एक मुक्के से उड़ा दिया था। तुम निकम्मे तो नहीं हो। इस समय वह गार्ड बुरी तरह घायल था, उसका चेहरा हैरानी से भरा हुआ था। बुतान शहर में हर कोई जानता था कि अफ्रीकी तुलना में शियाओ युआन एक फूलदान की तरह ज्यादा थी। इसलिए दोनों में से किसी भी गार्ड ने शियाओ युआन से निपटने के लिए तुरंत दो तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया था। किसने सोचा होगा कि इस योद्धा की युद्ध शक्ति इतनी प्रचंड होगी और उसने जिस दो तकनीक में महारत हासिल की है वह भी उच्च कोटि की होगी। दो तकनीक। पलक झपकते ही उसने उन्हें हरा दिया था। अगर तुमने मेरे इलाके में कोई गड़बड़ी की तो तुम्हें मरने के लिए तैयार रहना होगा। शाओ युआन ने पहरेदार को कोई सूचना नहीं दी, इसके बजाय उसने सीधे दो चीज का प्रयोग किया, अपने हाथ में पकड़ी तलवार फेंकी और उसे पहरेदार की छाती में घूम दिया। आसपास से गुजर रहे कई लोगों ने ये दृश्य देखकर अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस की और जल्दी से वहां से चले गए। उनके दिल असमंजस से भर गए थे। ज़ियाओ युआन स्पष्ट रूप से एक निकम्मा व्यक्ति था जो साधना नहीं कर सकता था, लेकिन देखने से तो ऐसा लगता है कि निम्न श्रेणी के कुछ डोज से भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बूम। अचानक एक दरवाजे के विस्फोट की आवाज सुनाई दी और एक आकृति सचमुच हथियार की दुकान से बाहर निकल भागी। उनके ठीक पीछे जैक्स के कुछ आदमी आ रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ संशय प्रतीत हुआ और उन्होंने उस व्यक्ति पर हमला नहीं किया। उस आकृति की चलने की तकनीक काफी फुर्तीली थी और वह छत से सड़क पर उतर गया। हम जिया लियाओ। सड़क पर उतरे उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखने के बाद ज़ियाओ युआन की भौहें थोड़ी सी उड़ गईं। उसे जिया लियाओ के होने की उम्मीद नहीं थी। अब उसका सामना मुख्य लक्ष्य से हो गया था, लेकिन जिया लियाओ को मारना आसान नहीं था। अगर उसने इसे मार डाला तो गेल शायद पूरे कबीले को इकट्ठा करके शियाओ परिवार के खिलाफ युद्ध छेड़ देगा। इसके अलावा जिया लियाओ को पहले ही पवन स्क्रॉल कौशल का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए था और उसकी शक्ति कमजोर नहीं थी। अगर वे उस पर हमला भी कर दे तो भी वह शायद कुछ समय के लिए रुक सकता था। शाओ युआन, तुम सच में जैक्स की दुकान तोड़ने के लिए लोगों को लाने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हारा शाओ परिवार अब जैक्स के साथ सहयोग करने की योजना नहीं बना रहा है? जिया लियाओ ने शाओ युआन को देखते ही दूसरे पक्ष का इरादा समझ लिया। उसने शाओ युआन के पीछे खड़े गार्डों पर सावधानीपूर्वक नजर डाली और फिर उसे उचित फटकार लगाई। अगर जैक्स ने सचमुच हमारे दोनों परिवारों के मामलों में दखल देने की हिम्मत की होती तो बुतान शहर का हथियार उद्योगपति शायद बहुत पहले ही हाथ बदल चुका होता। ये सुनकर शाओ युआन ने उपहास किया और फिर अपना हाथ हिलाया। जाओ, अगर वे मर गए तो इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। शाओ युआन की कठोर आवाज सुनकर जिया लियाओ का चेहरा भी पूरी तरह पीला पड़ गया। तुम बस मेरा इंतजार करो। जिया लियाओ ने शाओ युआन को घूरकर देखा, दहाड़ा, फिर मुड़ा और भाग गया। हम्फ। ये देखकर जैक्स और बाकी लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए और जोर से हंस पड़े। ज़ियाओ युआन ने जिया लियाओ की अस्त-व्यस्त आकृति को देखा, उसकी आंखों में उपहास की झलक दिखाई दी। फिर वह मुड़ा, एक गार्ड द्वारा पकड़े गए धमनी हथियार की दुकान के प्रबंधक को देखा, सिर हिलाया और फिर कहा, चलिए सेंट्रल प्लाजा चलते हैं। अध्याय 19 महान बुजुर्ग भी एक निश्चित समय पर लोगों को बचाएंगे। बुतान शहर सेंट्रल प्लाजा। हथियारों की दुकानों के दो दुकानदारों को मार डाला गया, उन्हें बांध लिया गया और जमीन पर दबा दिया गया। वहां से गुजरने वाले कई लोग पहले ही इकट्ठा हो चुके थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। अरे, क्या ये शियाओ परिवार के सबसे सुंदर तीसरे युवा मालिक नहीं है? ये तो वाकई बहुत आकर्षक है। वाह, वो कितना आकर्षक है। अरे, जमीन पर पड़ा हुआ वो व्यक्ति जैसे किसी प्रतिष्ठान का दुकानदार लगता है ना? उसके बगल वाला व्यक्ति हुआन जिन के अधीन किसी व्यक्ति जैसा दिखता है। क्या ये शियाओ परिवार का सदस्य है? क्या तीसरा युवा मास्टर इन दोनों से झगड़ा करने की योजना बना रहा है? पता नहीं ये बच्चा किस बात का दीवाना है। जैक्स बुतान शहर का हथियार व्यापारी है, वरना शियाओ परिवार भविष्य में जैक्स से हथियार खरीदना बंद कर देगा। हाँ, और हुआन जिन शहर का सबसे बड़ा औषधीय सामग्री व्यापारी है। अगर वह नाराज हो गया तो मुझे डर है कि बाद में शियाओ परिवार के बाजार में औषधीय सामग्री की आपूर्ति में भी दिक्कतें आ जाएंगी। अपने आसपास के अलग-अलग फुसफुसाहटों को सुनते हुए ज़ियाओ युआन विचलित रहा, उसका चेहरा शांत था। उसने कार्रवाई करने का साहस इसलिए किया क्योंकि उसने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली थी। अपनी साधना की गति को देखते हुए वह निश्चित रूप से साल के अंत से पहले ही 2 अभ्यासी बन जाएगा। वयस्क समारोह के समय तक उसकी युद्ध शक्ति संभवतः 2 मास्टर से कम नहीं होगी, इसलिए उसे शियाओ परिवार से इन दोनों की पूरी तरह से अलग होने से उत्पन्न होने वाली खतरों की परवाह नहीं होगी। इसके अलावा इस मामले को मूल रूप से इन दोनों मूर्खों के अधीनस्थों द्वारा ही भड़काया गया था। कुछ ही समय बाद ज़ियाओ युआन की आत्मा की अनुभूति की सीमा के भीतर 2 शक्तिशाली आभार प्रकट हुई। पीले वस्त्र पहने एक बुजुर्ग और एक गंजे अधेड़ उनके व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए आए। इससे पहले कि वे दोनों उससे सवाल करने के लिए अपना मुंह खोल पाते, ज़ियाओ युआन ने पहले ही बोलना शुरू कर दिया। उसकी आवाज ठंडी थी। हुआन जिन, जैक्स, तुम्हारे अधीन काम करने वाले बेवकूफ मेरे बाजार में घटिया औषधीय सामग्री और अयोग्य हथियार बेच रहे हैं। अगर आज कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला तो बुतान शहर के हथियार व्यापारी और सबसे बड़े औषधीय सामग्री व्यापारी को नए लोगों की जरूरत पड़ेगी। शाओ युआन की बातें सुनकर उन दोनों के चेहरे के भाव एक जैसे नहीं थे। हम एक मामूली डरपोक बच्चा इस बुरे आदमी के सामने रिश्ता दिखाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? अपने पिता को कहने दो, आज के मामले में तुम्हें इस बुरे आदमी को स्पष्टीकरण देना होगा। पीले वस्त्रधारी बुजुर्ग ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। ये देखकर जैक्स ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई और चुपचाप एक तरफ हट गया, साथ ही दोस्ताना लहजे में मुस्कुराया। युवा स्वामी शियाओ युआन, आप मुझे जानते हैं, मैं तो बस एक लोहार हूं। मैं तीनों महान परिवारों के मामलों में कभी दखल नहीं देता। इस बार ये वाकई मेरी गलती थी, मैंने अपने अधीनस्थों का ठीक से प्रबंधन नहीं किया। तो चलिए हम तीसरे युवा स्वामी को हुए नुकसान की 3 गुना भरपाई करते हैं। और हाँ, तीसरे युवा स्वामी जिस भी हथियार का इस्तेमाल करना पसंद करेंगे, मैं माफी के तौर पर उनके लिए खुद एक हथियार बना दूंगा। पीले वस्त्रधारी बुजुर्ग ने ये सुना और तुरंत जैक्स पर तिरस्कार भरी नजर डाली। यह मामला पहले से ही काफी अपमानजनक था, फिर भी जैक्स का रवैया इतना नीचा था। उसकी 2 मास्टर साधना सचमुच धराशायी हो गई। तो मैं अंकल जैक्स को बाद में परेशान कर लूंगा, लेकिन आपके नीचे काम करने वाला यह व्यक्ति। ये सुनकर शाओ युआन मुस्कुराया, फिर उसने जमीन पर पड़े हथियार की दुकान के अधमरे दुकानदार की ओर देखा। इस बेवकूफ ने लगभग मेरी जान ले ली थी। अगर तीसरे छोटे मालिक को कोई आपत्ति न हो तो क्या मैं इस व्यक्ति को संभाल सकता हूं? ये सुनकर जैक्स का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। उसने जमीन पर पड़े उस आदमी की तरफ देखा और ठंडे स्वर में पूछा, हम अंकल जैक्स, आप जो चाहे कर सकते हैं। ये सुनकर ज़ियाओ युआन ने अपना हाथ हिलाया और एक गार्ड ने तुरंत जमीन पर पड़े उस व्यक्ति को पकड़ लिया और उसे जैक्स के हवाले कर दिया। हम्फ। अगले ही पल जैक्स ने निर्णायक और बिना किसी झिझक के उस आदमी की गर्दन मरोड़ दी। हम एक डरपोक चूहा, एक मामूली बच्चा भी तुम्हें इस हालत में डरा सकता है। ये देखकर पीले वस्त्रधारी बुजुर्ग ने भी कुछ व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा। ये सुनकर जैक्स ने हुआन जिन की ओर बस एक नजर डाली, फिर उसे नजरअंदाज करते हुए लाश को हाथ में लेकर एक तरफ चला गया। बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बुतान शहर का हथियार व्यापारी क्यों हूं? बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या छू सकता हूं और क्या नहीं। क्या आप आत्म जागरूकता के बिना भी बुतान शहर में जीवित रहना चाहते हैं? क्या आप जीने से थक चुके हैं? हुआन जिन को देखते हुए जैक्स की आंखों में घृणा भरी हुई थी। हम 2 धोखेबाज बदमाशों, देखते हैं कि तुम दोनों भविष्य में बुतान शहर में कैसे जीवित रहोगे। हुआन जिन ने सुरक्षा दल में अपनी दवाइयों की दुकान के 2 गार्डों को देखा और ठंडे चेहरे के साथ आगे बढ़ा। कंजूस मुझे हुआन, आप हर महीने जो थोड़े बहुत सोने के सिक्के देते हैं, उससे तो केवल एक पागल ही आपके लिए लड़ेगा। तीसरे युवा स्वामी का अनुसरण करते हुए हम इसे अंधकार को छोड़कर प्रकाश की ओर बढ़ना कहते हैं, हमारा भविष्य उज्जवल है। ये सुनकर उनमें से एक ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, हम तुम्हारी आवाज धीमी नहीं है। हुआन जिन ने तुरंत एक 2 मास्टर की आभा को उजागर किया, जिससे शाओ युआन और अन्य लोगों पर भारी दबाव पड़ा। रक्षकों के शरीर के भीतर मौजूद 2 चीज युद्ध की आभा के दबाव में दम घुटने लगी, जिससे वे अनिश्चित रूप से पीछे हटने को मजबूर हो गए। स्वाभाविक रूप से शाओ युआन इतनी शक्तिशाली आभा को लंबे समय तक सहन नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने अपनी 2 चीज युद्ध का प्रयोग किया और बगल में खड़े औषधीय सामग्री के दुकानदार के सिर पर तरबूज की तरह वार करके उसे कुचल दिया। उसके सफेद जूतों और सफेद चोगे के किनारे पर खून की छींटे पड़ी, जिससे वे गहरे लाल रंग से रंग गए। जूनियर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये देखकर हुआन जिन का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। आज मैं तुम्हारे परिवार के बड़ों की ओर से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इसके बाद हुआन जिन ने वास्तव में शाओ युआन पर हमला कर दिया। क्या मूर्ख है? पास ही में खड़े जैक्स ने हैरानी जताए बिना नहीं रह सका। एक महान 2 मास्टर की ओर से किसी के बेटे को शिक्षा देने का साहस करने वाले 2 मास्टर का सिर गधे ने लात मारकर तोड़ दिया होगा, लेकिन उसने भी अपनी ताकत जुटाना शुरू कर दिया और वह शाओ युआन की मदद करने के लिए तैयार हो गया। ये शाओ परिवार का तीसरा युवा स्वामी था, अगर सच में कुछ हुआ तो बुतान शहर बदल जाएगा। ये देखकर शाओ युआन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ, उसने पहले ही इस दृश्य की आशंका कर ली थी। उसके शरीर में शेष 2 चीज युद्ध का संचार जारी रहा और साथ ही उसने विंड ईगल लेग और स्विमिंग ड्रैगन सटेक का उपयोग किया। विंड ईगल लेग का इस्तेमाल न केवल हमले के लिए बल्कि अपनी गति बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता था और स्विमिंग ड्रैगन सटेक से चपलता बढ़ सकती है। हालांकि वह इस बुरे आदमी के सभी हमलों से पूरी तरह बच नहीं सका, लेकिन अगर वह पहले से बच गया तो ये काफी होगा। क्योंकि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
एक बुरी और कर्कश आवाज सुनाई दी और जैसे ही ज़ियाओ युआन ने हमले की पहली लहर से खुद को बचाया, हुआन जिंग को एक आकृति ने सीधे हवा में उछाल दिया। महावृत, लोगों को बचाने का आपका समय काफी नीरस है। शाओ युआन ने अपने सामने खड़े बुरे व्यक्ति की ओर देखा और हंसते हुए कहा, हम वैसे तो तुम्हारा स्वभाव शांत रहता है, आज तुम इतने बेपरवाह क्यों हो गए हो, एक मास्टर को उकसाने की हिम्मत क्यों कर रहे हो। बड़े बुजुर्ग ने मुड़कर शाओ युआन से नाराज होकर कहा, क्या मुझे इस बात का आभास नहीं हुआ कि तुम आ रहे हो, बुरे आदमी, वरना मैं इतनी दृष्टता करने की हिम्मत कैसे करता। ये सुनकर शाओ युआन मुस्कुराया और उसने न्यायसंगत ढंग से अपना पक्ष रखा। जब हुआन जिंग और जैक्स पहले पहुंचे थे, तब उसने पहले ही ग्रैंडर की आभा को महसूस कर लिया था, यही कारण था कि वह इतना निडर हो सका। बस करो, मैं तुमसे बाद में बहस करूंगा। उस बुरे ने हमारे शाओ परिवार के किसी सदस्य पर हाथ उठाने की हिम्मत की, यह मामला इतनी आसानी से हल नहीं होगा। ये सुनकर ग्रैंडर ने असहाय होकर शाओ युआन को घूरा, फिर हुआन जिंग की ओर चल दिए। अध्याय 20 3 महीनों में 8 चरण की प्रतिभा। हमारे शियाओ परिवार के युवा स्वामी, अगर उनसे कोई गलती भी हो जाए तो उसका फैसला हमारे परिवार को ही करना चाहिए। आज के मामले की तो बात ही छोड़िए, शियाओ युआन ने तो बिल्कुल भी गलती नहीं की है। आप एक मास्टर, मेरे शियाओ परिवार की ओर से शियाओ युआन को दंडित करने जैसी बकवास करने की हिम्मत कैसे करते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति आज ये जानना चाहता है कि आपको इतना आत्मविश्वास आखिर मिलता कहां से है। यद्यपि ग्रैंडर के मन में आमतौर पर कुछ स्वार्थी इरादे होते थे, फिर भी परिवार उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। अतीत में ज़ियाओ युआन को केवल ज़ियाओ परिवार के लिए अधिक लाभान्वित करने की आवश्यकता थी ताकि वह ग्रैंडर का सम्मान प्राप्त कर सके। अब जब उसने इतनी असाधारण क्षमता का प्रदर्शन किया है, तो ग्रैंडर परिवार की भलाई के लिए भी इस प्रतिभाशाली ज़ियाओ युआन को निराश नहीं होने दे सकते। इतना ही नहीं, उसने किसी ऐसी हस्ती को उकसाया भी नहीं था जिसे उकसाया न जा सके। शियाओ युआन पर हमला करना ही ग्रैंडर के लिए हुआन जिंग के प्रति जानलेवा इरादे रखने के लिए काफी था। इसके अतिरिक्त एक और कारण था, उनकी पोती शियाओ यू ने जाने से पहले उनसे शियाओ युआन की देखभाल करने के लिए कहा था। यद्यपि उसने अभी हुई अफरा-तफरी में शियाओ युआन की शक्ति का पूरा अंदाजा नहीं लगाया था, फिर भी वह निश्चित रूप से 2 प्रैक्टिशनर के स्तर तक नहीं पहुंचा था। 2 प्रैक्टिशनर की शक्ति प्राप्त किए बिना ही 2 मास्टर के हमले से बचने करना ही शियाओ युआन की क्षमता की भयावहता को दर्शाता था। आखिरकार पिछली परीक्षा के बाद आधा साल से भी कम समय बीता था। शियाओ युआन, जिसके पास पहले कोई 2 चीजें नहीं थी और अब वह जिस स्तर पर है, अगर वह इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो शियाओ परिवार शियाओ युआन से भी कहीं अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति पैदा कर सकता है। इसलिए शियाओ परिवार के लिए शियाओ युआन के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए भी इस हुआन जिंग को आज मरना ही था। हालांकि ग्रैंड की प्रतिभा साधारण थी, फिर भी वे कम से कम एक महान 2 मास्टर थे। एक 2 मास्टर से निपटना स्वाभाविक रूप से काफी आसान था। हुआन जिंग, जो पहले इतनी उग्रता से बोल रहा था, अब बोल भी नहीं पा रहा था, सांस लेना तो दूर की बात थी। कुछ ही क्षणों बाद हुआन जिंग की मृत्यु ग्रैंड के हाथों में ही हो गई। हम इन वर्षों के सौम्य विकास ने कुछ मूर्खों को उन कठोर तरीकों को बुला दिया है जिनका इस्तेमाल मेरे शियाओ परिवार ने बुदान शहर में बसने की शुरुआती दिनों में किया था। हुआन जिंग को मारने के बाद ग्रैंड ने अपने हाथ से भंडारण अंगूठी उतारकर रख दी और फिर शियाओ युआन के पास आकर कहा, चलो चलते हैं। मैंने शियाओ निंग को कहते सुना था कि तुम पहले फाइटिंग टेक्निक खोल रहे थे, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन लगता है कि तुम्हारी शक्ति शायद 2 प्रैक्टिशनर के करीब है। सिर्फ कुछ महीनों में बिना किसी 2 चीज के 2 प्रैक्टिशनर तक पहुंचना, अगर मैंने खुद अपनी आंखों से न देखा होता तो ये बुरा आदमी यकीन नहीं करता। दयालु मुस्कान और अपने पोते की तरह स्नेह से उसे देखते हुए ज़ियाओ युआन ने थोड़ा मुस्कुराया। छोटे परिवार में रहने का यही फायदा था, जब तक किसी की प्रतिभा अच्छी होती थी, ये बड़े बुजुर्ग उसे एक अनमोल खजाने की तरह मानते थे। आखिरकार शियाओ परिवार के पुनरुद्धार के लिए एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति की आवश्यकता थी जो इस जिम्मेदारी को संभाल सके। ठीक है, मेरे साथ वापस आओ, तुम्हारे मामले पर अभी कबीले के मुखिया, दूसरे बुजुर्ग और तीनों बुजुर्गों के साथ विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है। बड़े बुजुर्ग ने दयालु भाव से शियाओ युआन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, हम ठीक है महागुरु, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। ये सुनकर शियाओ युआन ने सिर हिलाया, फिर जैक्स की ओर मुड़कर मुस्कुराया। अंकल जैक्स, मैं मुआवजे और हथियारों की आवश्यकताओं की एक सूची तैयार करके आपको भेज दूंगा, लेकिन मुझे जो हथियार चाहिए वे सर्वोत्तम सामग्री से बने होने चाहिए। आपका श्रम नहीं, शुल्क देना ही पर्याप्त है। यदि जांच में सफलता मिलती है तो सामग्री का खर्च मैं उठा लूंगा। ये सुनकर जैक्स ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, सामग्री के खर्च की कोई जरूरत नहीं है। इसे तीसरे युवा स्वामी से दोस्ती करने जैसा समझो। हे ठीक है। ये सुनकर शियाओ युआन मुस्कुराया, फिर मुड़ा और ग्रैंड के पीछे पीछे चला गया। शियाओ परिवार के गार्ड के सदस्य भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। समूह को जाते हुए देखकर जैक्स की मुस्कान धीरे-धीरे फीकी पड़ गई और अंत में उसने राहत की सांस ली। बुदान शहर में इतने वर्षों तक रहने के कारण वह स्वाभाविक रूप से शियाओ परिवार के तौर तरीकों से परिचित था। वह हुआन जिंग बिल्कुल बेवकूफ था। यहाँ आते समय तो उसने उसके साथ मिलकर शियाओ परिवार को धोखा देने की योजना भी बनाई थी। क्या ये सीधी-सीधी मौत को दावत देना नहीं था? जमीन पर पड़े बेजान हुआन जिंग को देखकर जैक्स ने घृणा से अपने होंठ सिकुड़े और फिर वह भी चौक से चला गया। उसने फैसला किया कि लौटने के बाद वह अपने अधीनस्थों को जमकर फटकार लगाएगा। बस बाहर का काम करो और अपना कारोबार करो, इन बड़े लोगों के मामलों में दखल मत दो। शियाओ परिवार विचार विमर्श कक्ष। ज़ियाओ ज़ान सबसे आगे बैठा था, उसके बाईं ओर 3 बुजुर्ग और दाईं ओर ज़ियाओ युआन बैठा था। इस समय चारों निगाहें शियाओ युआन पर टिकी हुई थी। शियाओ युआन चाहे जितना भी शांत क्यों न हो, वह इन चारों की निगाहों को सहन नहीं कर सका, जो उसे बाहर से ही परखना चाहते थे और वह खुद को ही कहने से रोक नहीं सका। पिताजी, तीनों बुजुर्गों, मैं अभी केवल दलजीची के 5वें चरण में हूं। मैंने अभी परिवार की उस युद्ध कला का अभ्यास किया है जिसका अभ्यास कोई और नहीं करता, पवनचीन पैर। इसके अलावा मैं भागने में काफी माहिर हूं, इसलिए कृपया मुझे इस तरह घूरे नहीं। सिर्फ 5वां चरण, असंभव, बिल्कुल असंभव। ये सुनकर ग्रैंड ने मेज पर हाथ पटका और शियाओ युआन को घूरने लगे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? दलजीची 5वीं अवस्था और उस शारीरिक क्षमता के साथ पीली रंग की उच्च स्तरीय युद्ध कला का विकास करने में सक्षम। इस बुरे आदमी ने इसे अपनी आंखों से देखा। आपकी गति तकनीक से तो एक साधारण 2 अभ्यासी भी इतनी गति प्राप्त नहीं कर सकता। 2 चीची की जो आभा उत्पन्न हुई वह कम से कम 8वें स्तर की थी। ग्रैंड का कथन सुनकर सेकंड थरियद और ज़ियाओ ज़ान सभी ने अपनी निगाहें ग्रैंड की ओर घुमा ली। उनकी आंखों में स्पष्ट अर्थ था, क्या आप अपनी बात पर गौर करना चाहते हैं? हैं, 3 महीने में बिना किसी 2 चीची के 8वें चरण तक। क्या आप हमें मजाक कर रहे हैं? बुरे आदमी। बड़े बुजुर्ग भी परेशान थे। हालांकि वे भी इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहते थे, लेकिन वाकई में उन्होंने पूछा था और वाकई ज़ियाओ युआन ने अकेले ही 9वें चरण के 2 विरोधियों को हरा दिया था। हालांकि पहले हमला करने का फायदा उसे मिला था, लेकिन ये सचमुच एक मुकाबले की लड़ाई थी। तो ग्रैंड, अगर आप कहते हैं कि 8वां चरण है, तो 8वां चरण ही सही। ये देखकर ज़ियाओ युआन ने असहाय होकर आह भरी और कहा, प्रश्नवाचक चिन्ह। बड़े बुजुर्ग को लगता था कि शियाओ युआन हर तरह से एक अच्छा बच्चा था, सिवाय इसके कि वह साधना नहीं कर सकता था। लेकिन अब उसे ज़ियाओ युआन बहुत परेशान करने वाला लगने लगा था। उसका मतलब क्या था? अगर तुम कहते हो कि ऐसा है, तो ऐसा ही है। 3 महीने में 8वां चरण, ग्रैंड, ये थोड़ा असंभव सा लगता है ना? यहाँ तक कि ज़ियाओ ज़ान को भी उनके पिता के रूप में ये बात बेहद आपत्तिजनक लगी। जी हाँ, महापुरुष, भले ही शियाओ युआन ने कम उम्र से ही शोधन शुरू कर दिया हो, अब दलजीची का 8वां चरण प्राप्त करना काफी अच्छा है। क्या ऐसा हो सकता है कि परीक्षण जादू की शिलालेख में कोई समस्या हो? तीनों बुजुर्गों ने भी यह सवाल पूछे बिना नहीं रह सके। तुम्हारा मतलब है परीक्षण जादू की शिला हर साल किसी और का परीक्षण करने में कोई समस्या नहीं करती, लेकिन जब उसने ज़ियाओ युआन का परीक्षण किया तो वह पागल हो गई और कोई परिणाम नहीं निकाल पाई। ये सुनकर ग्रैंड ने तीनों एल्डर्स को ऐसे देखा मानो वो किसी मूर्ख को देख रहे हों। ओह! ये सुनकर तीनों बुजुर्गों का बुरा चेहरा लाल हो गया और उन्होंने भी अपना मुंह बंद कर लिया। इस तरह तुलना करने पर उसकी संभावना वास्तव में बेहद हास्यास्पद थी, जिससे बदले में ज़ियाओ युआन के 3 महीने के 8वें चरण की संभावना अधिक लगने लगी। पिताजी, तीनों वरिष्ठ जनों, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगले वर्ष वैसा समारोह है, जब जादुई शिला की परीक्षा होगी, तब आपको मेरी क्षमता का सटीक आकलन हो जाएगा। फिलहाल आपको बस इतना जानना है कि मेरी प्रतिभा बहुत अच्छी है, क्या ये पर्याप्त नहीं है? ये देखकर ज़ियाओ युआन भी मुस्कुराया और मामले को संभालने की कोशिश की। उसकी साधना विधि विशेष थी, इसलिए इस गति तो सामान्य थी, लेकिन वह सीधे तौर पर यह बात नहीं कह सकता था। ठीक है, युआन, तुम हमेशा से समझदार रही हो। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो परिवार को बता देना। शायद भविष्य में मेरा शियाओ परिवार सचमुच एक शक्तिशाली दाऊ हुआन योद्धा तैयार कर सके। ये सुनकर शाओ झान ने सिर हिलाया और शाओ युआन से गर्मजोशी से बात की। ये सुनकर शाओ युआन मुस्कुरा उठा। डू हुआन, शायद उससे भी ज्यादा। अध्याय 21, योद्धा के पद पर पदोन्नत, ज़ियाओ युआन की युद्ध भावना विशेषता है। बाजार की समस्याओं को हल करने के बाद उम्मीद के मुताबिक शियाओ युआन द्वारा प्रबंधित इंटरमीडिएट बाजार ने अपना मूल्यांकन पास कर लिया और एक एडवांस बाजार बन गया। इससे बाजार के मालिक शियाओ युआन को 5000 सोने के सिक्कों का इनाम मिला। हालांकि उसने 5000 में से केवल 1000 ही अपने पास रखा और शेष 4000 को शियाओ टोंग और पेन के बीच बांटने के लिए छोड़ दिया। अब उनकी संपत्ति काफी अधिक थी और 4000 सोने के सिक्के कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन अगर वह पैसे के सबसे सरल रूप से अपने अधीनस्थों की वफादारी हासिल कर सकते थे तो 4000 सोने के सिक्के वास्तव में बहुत कम थे। जेयाली परिवार ने हुआन जिंग की मौत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। डेल ने पवन स्क्रॉल कौशल प्राप्त कर लिया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अभी लगन से साधना तकनीक का अभ्यास कर रहा था और इस तरह के मामूली मामले पर ध्यान नहीं दे रहा था। उनकी योजना कहीं अधिक लंबी अवधि की थी। इस घटना पर आबा परिवार ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या एक मूर्ख व्यापारी जो अपनी मौत को गले लगा रहा हो, उसे उम्मीद की जा सकती है कि कोई उसके लिए खड़ा होगा। हालांकि जैक्स ने ज़ियाओ युआन के अनुरोध पर एक सप्ताह का समय बिताकर खूबसूरती से गढ़ा हुआ प्रोफाउंड आयरन का लंबा भाला बनाया। बेशक चूंकि जैक्स को केवल 2 मास्टर स्तर पर था, इसलिए उसके द्वारा बनाए गए हथियारों की ऊपरी सीमा अधिक नहीं थी। इसका उपयोग अधिकतम 2 लिंक युद्ध आत्मा प्लान करके किया जा सकता था, जिसके बाद में भारी का शायद ही कोई उपयोग रह जाता। हालांकि थोड़े समय के लिए यह पर्याप्त होगा।
जियाओ युआन अभी जैक्स को सामग्री के लिए भुगतान करना चाहता था, लेकिन जैक्स ने हठपूर्वक इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, इसलिए जियाओ युआन के पास इस बारे से मुफ्त में स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके बाद भूटान शहर में कोई अन्य बड़ी घटना नहीं हुई जिससे जियाओ युआन को चिंतित होने की आवश्यकता हो, इसलिए अगले 6 महीनों तक जियाओ युआन मूल रूप से घर के अंदर ही रहा, बाहर नहीं निकला और सामान्य खान-पान और शारीरिक क्रियाओं के अलावा अपने दिन जड़ी बूटियों से औषधीय शक्ति को अवशोषित करने में बिताया ताकि वह अपनी साधना की प्रगति को तेज कर सके और यह सब अपने पंचतत्व ऊर्जा महल को तेजी से भरने के लिए किया। इसके लिए उन्होंने 8वें चरण में पहुंचने के बाद पहले से ही गैदरिंग पाउडर का इस्तेमाल किया था। इस प्रकार 6 महीनों में जियाओ युआन ने अत्यधिक धन खर्च करके 5वें चरण से 9वें चरण की शिखर तक साधना की और आज वह दिन था जब वह 2 प्रैक्टिशनर बनने के लिए आगे बढ़ेगा। क्षेत्र अपनी स्थिति को समायोजित करने के बाद जियाओ युआन ने अपनी हथेली पर और अपने भंडारण वाले से 2 प्रथम श्रेणी की लकड़ी गुण वाली राक्षसी कोर और एक 500 साल पुरानी नीली लकड़ी की बेल निकाली। द प्रैक्टिशनर बनने के लिए उस क्षेत्र में केवल यकृत की नीली लकड़ी की कीवी महल को मजबूत करने की आवश्यकता थी, जिससे यह अपनी क्षमता सीमा को पार कर सके और साथ ही साथ अन्य 4 कीवी भंडारों को भी उनकी सीमाओं को पार करने में सक्षम बना सके। सौभाग्यवश सिस्टर याफी की मदद से इस सफलता के लिए आवश्यक सामग्री के लिए अब उन्हें कुछ पैसे बचाने और उन्हें हासिल करने की जरूरत नहीं रही। जड़ी बूटियों और राक्षसी तत्वों को कुशलतापूर्वक अपनी हथेली में धारण करते हुए और एक अनोखी हस्त मुद्रा बनाते हुए जियाओ युआन ने अपने क्षेत्र की शुरुआत की। सफलता हस्त मुद्रा और एक विशेष साधना तकनीक के मार्गदर्शन में बड़ी मात्रा में लकड़ी गुण वाली ऊर्जा जियाओ युआन के शरीर में उसकी सांस के माध्यम से प्रवेश करने लगी, जिससे मुख्य रूप से नीली लकड़ी के कीवी महल को मजबूती मिली और अन्य 4 कीवी भंडार द्वितीय रूप से मजबूत होने लगे। नीले रंग की लकड़ी की कीवी ऊर्जा अत्यंत कोमल और शुद्ध थी और जियाओ युआन के शरीर के भीतर विकास की एक समृद्ध जीवन की ऊर्जा प्रवाह हुआ, जिससे उसे अभूतपूर्व आराम का अनुभव हुआ। जियाओ युआन को यह भी स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसके आंतरिक अंग और यहां तक कि उसके पूरे शरीर की हर कोशिका ऊर्जा से भरी हुई थी और उसके पंचतत्व ऊर्जा महल के भीतर का स्थान भी धीरे-धीरे फैलने लगा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। जब जियाओ युआन इस ताजगी भरे आनंद की भावना से उबर गया तो उसे एहसास हुआ कि उसने पहले ही एक सफलता हासिल कर ली है। मुझे आश्चर्य है कि इस वरिष्ठ ने ऐसी चमत्कारी विधि इजाद की होगी, यद्यपि उन्नति में बहुत सारे संसाधन खर्च होते हैं, लेकिन साधना की गति वास्तव में काफी तेज है। अपने पंचतत्व महल के भीतर पहले की तुलना में 2 जीटी की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार महसूस करते हुए जियाओ युआन स्वयं से कुछ बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं सका। कुल मिलाकर 8 महीनों में वह बिना किसी 2 जीटी ज्ञान वाले व्यक्ति से 2 अभ्यासी बन गया था। साधना की ऐसी भयानक गति अगर जोर से बोली जाए तो शायद कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा। तथापि अब एक बहुत ही विकट समस्या सामने आ गई थी, उनकी साधना तकनीक के बारे में क्या? हालांकि उनके शरीर में 5 ही भंडार होने के कारण वे 5 अलग-अलग गुणों वाली साधना तकनीकों का अभ्यास कर सकते थे, लेकिन वर्तमान में शियाओ परिवार में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ साधना तकनीक केवल शियाओ ज़ांग की क्रोधित शेर की दहाड़ थी, जो एक उच्च कोटि की तकनीक है, मध्यवर्ती खेती की तकनीक। इसके अलावा ये केवल कबीले की मुखिया के अभ्यास के लिए था और यह एक वायु गुण वाली साधना तकनीक प्रतीत होती थी। वयस्कता समारोह में अभी भी 3 महीने बाकी थे और उससे पहले एक भविष्यवाणी परीक्षा होगी, जिसका उद्देश्य स्वाभाविक रूप से उन लोगों को बाहर करना था जिनका 2 जीटी मानक के अनुरूप नहीं था, जिन कुलवासियों का 2 जीटी सातवें खंड से ऊपर होगा। वे वयस्कता समारोह के पूरा होने के बाद 2 जीटी मंडप में साधना तकनीक की खोज के लिए प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त करेंगे। लेकिन जियाओ युआन की राय में अगर उसके पास उसकी 2 जीटी विशेषता से मेल खाने वाली साधना तकनीक होती तो 2 महीने उसके लिए अपनी शक्ति को 2 या 3 सितारों तक बढ़ाने के लिए भी पर्याप्त हो सकते थे। चूंकि यही स्थिति थी इसलिए वह केवल यही कर सकता था। मित्तल ऑक्शन हाउस में याफी के कार्यालय के अंदर शाओ युआन को देखकर, जिसने वास्तव में 2 अभ्यासी के रूप में सफलता प्राप्त कर ली थी, साल के अंत से पहले ही याफी की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं, उसका छोटा मुंह थोड़ा खुला रह गया और उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। 8 महीने 2 प्रैक्टिशनर याफी की मनोदशा बहुत जटिल थी। तार्किक रूप से देखा जाए तो वह इस बात से काफी खुश थी कि जियाओ युआन ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली थी, लेकिन अपनी खुशी के बीच वह थोड़ी ईर्ष्या महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। उसकी अपनी प्रतिभा उतनी अच्छी नहीं थी, हालांकि उसने कम उम्र से ही साधना शुरू कर दी थी, लेकिन लगभग 20 साल की होने के बावजूद वह अभी भी केवल 2 अभ्यासी ही थी। कार्य दिवसों में उसे कई मामलों को भी संभालना पड़ता था और मूल रूप से वह खेती-बाड़ी नहीं करती थी। 2 तकनीक में उसकी दक्षता बहुत अधिक थी, इसलिए उसकी युद्ध क्षमता शियाओ युआन की तुलना में काफी कम थी। हालांकि ये भावनाएं ज्यादा देर तक नहीं टिकी और जल्दी खत्म हो गईं। आखिरकार मित्तल परिवार एक व्यावसायिक परिवार था, जब तक उसकी व्यावसायिक कुशलता काफी उच्च स्तर की थी, वह अभी भी परिवार को नियंत्रित करने वाली व्यक्ति बन सकती थी। इसके अलावा जियाओ युआन द्वारा दिए गए विचारों पर भरोसा करते हुए मित्तल परिवार के भीतर उसकी प्रतिष्ठा काफी अच्छी थी। संभवतः वह इस बार शाही राजधानी लौटने के बाद परिवार के प्रबंधन में शामिल होने में सक्षम होगी। भविष्य उज्जवल दिख रहा था। बहन याफी शाओ युआन ने अचंभित याफी को देखा, मुस्कुराया और फिर बहन याफी के सामने हाथ हिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। होश में आने के बाद याफी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया और अनजाने में कहा, हालांकि मुझे हमेशा से विश्वास था कि तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन इस दृश्य को अपनी आंखों से देखने के बाद भी यह कुछ हद तक अविश्वसनीय लगता है। चूंकि सिस्टर याफी मुझ पर इतना भरोसा करती हैं, इसलिए मैं आपको निराश नहीं कर सकता। ये सुनकर शाओ युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप इस बार मुझसे 2 तकनीक सीखने आए हैं, है ना? ये सुनकर याफी ने नाक से धीरे से गुनगुनाया और फिर पूछा, हाँ, लेकिन अगर यह एक ऐसा कौशल हो जिसके साथ मेल खाने वाली साधना तकनीक भी हो तो और भी अच्छा होगा। परिवार की सभी साधना तकनीकें बहुत निम्न स्तर की हैं, बहुत सोचने के बाद मैं केवल बहन याफी की मदद पर ही भरोसा कर सकता हूँ। शाओ युआन ने ईमानदारी से सिर हिलाया और याफी की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। ये सुनकर याफी ने हल्के से सिर हिलाया और गंभीरता से पूछा, तो फिर आपका 2 जीटी गुण क्या है? ये सुनकर जियाओ युआन कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन अचानक उसके चेतना सागर में मौजूद स्क्रॉल में एक लहर उठी, जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। स्क्रॉल हुआ और खुल गया था, जिससे मास्टर बनने के लिए आवश्यक सामग्री का पता चल गया था। क्षेत्र साथ ही कुछ ऐसी जानकारी जिसने जियाओ युआन की समझ को उलट दिया। और उस पर दी गई जानकारी के बाद जियाओ युआन के होठों पर एक अटपूर्ण मुस्कान आ गई और उसने कहा, बर्फ की विशेषता जानकारी की जांच करने में समय लगा। और 2 अध्याय 22 सम्राट बनने का मार्ग आरंभ होता है। बर्फ का गुण, ये तो एक दुर्लभ 2 गुण है। ये सुनकर याफी के चेहरे पर भी हैरानी के भाव दिखाई दिए। हाँ, परिवार की विशेषता साधना तकनीक केवल 3 स्तर की प्रतीत होती है। नहीं, ऐसा लगता है कि उस विशेषता की कोई साधना तकनीक है ही नहीं। शाओ युआन ने सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मैं ये खबर ग्रैंड को बता दूंगा। ये सुनकर याफी ने गंभीरता से सिर हिलाया। हालांकि बर्फ से संबंधित संवर्धन तकनीकें और 2 तकनीकें असामान्य थी, लेकिन मित्तल परिवार के लिए ऐसा नहीं था। याफी को बस इतना ही याद था कि परिवार ने अतीत में बर्फ से संबंधित कई साधना तकनीकें और 2 तकनीकें एकत्र की थी। इसके कारण के बारे में उसे पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी नहीं थी, बस इतना पता था कि ये दशकों पहले की बात है। तो मैं इसे सिस्टर याफी पर छोड़ देता हूँ। शाओ युआन ने गंभीरता से सिर हिलाया। ओह, और एक और बात, जिसके लिए मुझे सिस्टर याफी मदद चाहिए। मुझे औषधीय सामग्रियों का एक नया बैच चाहिए। इसके तुरंत बाद जियाओ युआन ने एक और सूची लिखी। तुम्हें फिर से इतनी सारी औषधीय सामग्री चाहिए, तुम कीमियागर नहीं बन सकते, है ना? याफी ने कागज पर लिखी औषधीय सामग्रियों को देखा और कुछ वजन के साथ पूछा। स्वाभाविक रूप से इसके अन्य अद्भुत उपयोग भी हैं। शाओ युआन ने स्पष्ट रूप से कहा, हम ठीक है। याफी ने अपना सिर झुकाया, हालांकि वो काफी उत्सुक थी, लेकिन चूंकि शाओ युआन से कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, इसलिए वो उसकी निष्ठा में दखल नहीं देना चाहती थी। कुछ देर बाद जब याफी ने देखा कि शाओ युआन का जाने का कोई इरादा नहीं है, तो वह थोड़ा हैरान हुआ और खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, क्या तुम्हें कुछ और कहना है? ये सुनकर शाओ युआन की आंखों में मुस्कान आ गई और उसने धीरे से कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं साधना में व्यस्त था। अब जब मैंने 2 साधना का स्तर प्राप्त कर लिया है, तो आराम करने का ही सही समय है। मैं आज कहीं नहीं जा रहा, मैं बहन याफी के साथ ही रहूंगा। शाओ युआन के कोमल शब्दों से अचंभित याफी के सुंदर चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी झलक उठी। अपने दिल में उठ रही उथल-पुथल को दबाते हुए उसने मनमोहक मुस्कान के साथ कहा, ठीक है। याफी के साथ ये काम करने के बाद जियाओ युआन जियाओ परिवार में लौट आया। उसे शियाओ ज़ांग को ढूंढकर उसे 2 प्रैक्टिशनर बनने की खुशखबरी सुनाने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वो अपने कमरे में लौट आया, दरवाजा बंद कर लिया, बिस्तर पर बैठ गया और अपनी चेतना को अपनी आत्मा में लीन कर लिया। चेतना का सागर पंचर की उस ग्रंथ में पंचतत्वों की चिन्ह के बारे में कुछ ऐसी जानकारी थी जो फाइटिंग महावीर के लोगों को अविश्वसनीय लग सकती थी। पंचतत्व पैलेस के भीतर परिष्कृत 2 जी केवल लकड़ी, अग्नि, पृथ्वी, धातु और जल के 5 गुण नहीं थे। इसके बजाय ये 5 संबंधित विशेषताओं वाला एक प्रकार का 2 कीवी था। उदाहरण के लिए बिजली और हवा, ये 2 प्राकृतिक घटनाएं पंचतत्वों में से लकड़ी से संबंधित हैं। इसलिए जियाओ युआन लकड़ी और हवा से संबंधित साधना तकनीकों का अभ्यास कर सकता था। और बर्फ असल में पानी की ही एक अवस्था है, इसलिए गुड के हेशुई के पॉइंट में मौजूद 2 जी का उपयोग बर्फ गुण साधना तकनीकों के लिए पूरी तरह से किया जा सकता है। बेशक चूंकि जी भंडार के भीतर मौजूद 2 जी में पहले से ही 5 रंग थे, इसलिए भले ही जियाओ युआन ने गुणों की साधना तकनीक का अभ्यास करे, उसके 2 जी का रंग नहीं बदलेगा और हमेशा केवल 5 रंग ही रहेंगे। शाओ युआन ने याफी को यह इसलिए बताया कि उसकी 2 जी विशेषता बर्फ की विशेषता है, क्योंकि वह पहले ही मित्तल परिवार से जुड़ चुका था और यहां तक कि ग्रैंड मित्र तेंगशान का ध्यान भी आकर्षित कर चुका था। इसलिए उसे विश्वास था कि उसकी प्रतिभा बर्फ की विशेषता वाली 2 जी के साथ मिलकर निश्चित रूप से इस ग्रैंड को अतीत की कुछ घटनाओं की याद दिलाएगी। जब वह भविष्य में टैगोर रेगिस्तान जाएगा, तो संभवतः कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें घटित होंगी। दरअसल शाओ युआन को भी शुरू में लगा कि इस पांडुलिपि में 10 सिद्धांत बहुत ही चौंकाने वाले हैं, लेकिन कुछ देर ध्यान से सोचने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि ऐसे सिद्धांतों में एक बहुत ही परिचित अपने शहर की झलक है।
क्योंकि उनके गृहनगर के प्राचीन काल में ऐसे ऋषि थे जिन्होंने अपने अपने गुणों के आधार पर स्वर्ग और पृथ्वी तथा सभी चीजों को इन गुणों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 गुणों में विभाजित किया था, अर्थात 5 तत्व। यह कोई आध्यात्मिक अवधारणा नहीं थी, बल्कि आगमनात्मक सिद्धांतों का एक ठोस समूह था, दुनिया को समझने का एक तरीका था। पंचतत्व परस्पर एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं और एक दूसरे पर विजय प्राप्त करते हैं, परस्पर एक दूसरे पर हावी होते हैं और एक दूसरे का अपमान करते हैं, जिससे एक ऐसी प्रणाली का निर्माण होता है जो संसार की सभी वस्तुओं की उत्पत्ति और उनके अंतर संबंधों की व्याख्या करती है। यह एक विशिष्ट प्रणाली के अंतर्गत समग्रता पर बल देती है, जिसका उद्देश्य उस वस्तु की गति और रूपांतरण के स्वरूप का वर्णन करना है। और मानव शरीर, जो इस दुनिया की सबसे सटीक प्रणाली है, स्वाभाविक रूप से ऐसे नियमों का पालन करता है। पंचरंगीय स्ट्रॉ में वर्णित सिद्धांतों के बारे में ज़ियाओ युआन की वर्तमान समझ के आधार पर ये साधना विधि संभवतः उसे रोजी को अवशोषित करके पूरे युद्ध महावीर को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त स्तर तक स्वयं को विकसित करने में सक्षम बनाएगी और तब तक शायद वह रोगी तक उन्नति करने में सक्षम हो जाएगा। हालांकि अब ज़ियाओ युआन के मन में एक और भी हास्यास्पद विचार आया। उन्हें इस बात का प्रबल संदेह था कि उनके मन में मौजूद पंचरंगीय ग्रंथ प्राचीन काल से किसी पुनर्जन्म द्वारा निर्मित किया गया था। जहां तक इसकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे न बढ़ने की बात है, वह ज्ञात ही है। लेकिन फिर भी यह उसे उत्साहित करने के लिए काफी था, क्योंकि इस तरह से क्या वो खेती करने में सक्षम नहीं होगा? क्या ये सभी विशेषताओं की दोहरी तकनीक है? उनकी अद्भुत दो तकनीक साधना प्रतिभा के साथ आगे का रास्ता बिल्कुल सुगम था। हालांकि इस मामले में सिर्फ उस स्ट्रॉ में लिखी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, उसे अभी भी यह कोशिश करनी थी कि क्या वह वास्तव में बर्फ के गुण वाले रोजी को संग्रहित कर सकता है। कुछ देर सोचने के बाद ज़ियाओ युआन ने अपना ध्यान अपने शरीर पर केंद्रित किया और अपनी गुर्दों का निरीक्षण किया। इस समय हेशु क्यू की पॉइंट के भीतर काला जल 2 क्यू लगातार बढ़ रहा था। शाओ युआन का मन जागृत हुआ और स्ट्रॉ में दर्ज विधि के अनुसार उसने जल गुण वाले रोजी को हिम गुण वाले रोजी में बदलने का प्रयास किया। यह मुश्किल नहीं था, क्योंकि बर्फ पानी का ही एक रूप है, इसलिए वे एक ही स्रोत से उत्पन्न होते हैं, इसलिए रूपांतरण में कोई कठिनाई नहीं हुई। कुछ क्षण बाद अपनी हथेली में मौजूद ठंडे काले बर्फ के गुण वाले रोजी को देखते हुए ज़ियाओ युआन के होठों के कोने पर एक विशाल चाप दिखाई दिया। ये वाकई कारगर रहा। इसके बाद वह ये देखने के लिए इंतजार करेगा कि क्या मित्तल परिवार के ग्रैंडर, जैसा कि उसे उम्मीद थी, हाई बोरोन एंड हाई की दो साधना तकनीक और दो तकनीक को सामने लाएंगे। बेशक अगर योजना विफल भी हो जाती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बुरी स्थिति में वह कुछ समय के लिए अपने पिता की पारदर्शी की धार वाली आवाज से ही काम चला सकता था। हालांकि इन कुछ दिनों के लिए उसे रोजी का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी 6 हार्मनी स्फीयर 2 तकनीक का उचित अभ्यास किया जाना चाहिए। शाओ युआन पूरे जोश के साथ बिस्तर से कूदा और अपने परिवार के पीछे वाले पहाड़ की ओर दौड़ पड़ा। इसके तुरंत बाद हथेली घुमाते ही भंडारण अंगूर की चमक उठी और उसके हाथों में एक लंबा भाला और एक स्ट्रॉ प्रकट हो गया। 6 हार्मनी स्फीयर एक एहन श्रेणी की निम्न श्रेणी की भाला तकनीक है जिसमें मुख्य रूप से अवरोधन, पकड़ना और प्रहार करना शामिल है, और यहाँ आक्रमण और रक्षा दोनों में उत्कृष्ट है। तथाकथित 6 सामंजस्य से तात्पर्य आंतरिक 3 सामंजस्य और बाहरी 3 सामंजस्य से है। आंतरिक 3 सामंजस्य सार, ची और आत्मा है, और बाहरी 3 सामंजस्य कमर, हाथ और आंखें हैं। और जब सार, ची और आत्मा, कमर, हाथ और आंखें सभी एक ही अवस्था में एकीकृत हो जाते हैं तो इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। दो तकनीक का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद ज़ियाओ युआन तेज चांदनी में अपने सिर के ऊपर तारों से भरे आकाश के नीचे पीछे के पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर गहन लोहे की लंबी भाली को पकड़े हुए 3 सबसे बुनियादी चालों का अभ्यास करने लगे, अवरोधन, पकड़ना और प्रहार करना। अध्याय 23 मितेन पर्वत आ रहा है। अध्याय 23 मितेन शान आ गया है। वुश वुश। पहाड़ की चोटी पर सफेद रंग के छोटे वस्त्र पहने हुए ज़ियाओ युआन ने अपने जुबान आयरन लॉन्ग स्पीयर को लहराया, जिससे वह हवा में सीटी बजाता हुआ चला गया। 3 दिन उसके लिए बुनियादी चालों और दो जीटी परिसंचरण मार्गों को याद करने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि यह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी, लेकिन उन्होंने कुछ प्रगति जरूर की थी। कमर, हाथ और आंख की बाहरी 3 सामंजस्यता प्राप्त हो चुकी थी और उसे केवल आंतरिक और बाहरी को मिलाने के लिए आंतरिक 3 सामंजस्यता को विकसित करने की आवश्यकता थी, जिससे वह 6 हार्मनी स्फीयर में पूरी तरह से महारत हासिल कर सके। भाला चलाने की कुछ तकनीकों को पूरा करने के बाद ज़ियाओ युआन ने अपनी भाला चलाने की तकनीकों को करते समय उपयोग किए जाने वाले पैरों की चाल में स्विमिंग ड्रैगन सरे को शामिल करने की कोशिश शुरू कर दी। केवल एक ही दो कौशल में महारत हासिल करना शाओ युआन का लक्ष्य नहीं था, अब वह सीखी हुई सभी दो तकनीकों को कुशलतापूर्वक संयोजित करने की आशा रखता था। इससे उसकी युद्ध क्षमता में और भी वृद्धि होगी। आखिरकार उसके पास बर्निंग टेक्निक नहीं थी, इसलिए वह स्वर्गीय ज्वालाओं के संबंध के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता था या परमाणु हथियार नहीं बना सकता था। हालांकि ज़ियाओ युआन को अभी स्वर्ग और पृथ्वी के ऐसे दुर्लभ खजानों में कुछ हद तक दिलचस्पी थी, लेकिन अपनी वर्तमान शक्ति के साथ और याओ लाओ जैसे किसी वरिष्ठ मार्गदर्शक के बिना दिव्य ज्वाला की लालसा करना आज से खेलने के समान होगा। इसके अलावा बर्फ की विशेषता वाले दो जीटी का उपयोग करने वाला कौन सा उपयोगकर्ता स्वर्गीय ज्वालाओं के साथ खेलेगा? शायद यह संभव न हो। अगर उसे कोई और ऐसी शीतल ज्वाला मिल जाए तो शायद वह वास्तव में इसे आजमा सके। बर्फ विशेषता वाले दो जीटी के प्रभावों को देखते हुए यदि वह अपने प्रारंभिक या विकास के चरण में एक स्वर्गीय ज्वाला का सामना कर सकता है और जब तक वह दो युआन की शक्ति तक पहुंच जाता है तब तक वह निश्चित रूप से इसे आजमा सकता है। काली बर्फ, सफेद ज्वाला। अपने मन में भविष्य के विस्मयकारी दृश्यों की कल्पना करते हुए ज़ियाओ युआन प्रेरणा से भर गया। जहां तक स्वर्गीय ज्वालाओं को भस्म करने के खतरों की बात है, अगर वह इतनी छोटी सी बाधा को भी पार नहीं कर सकता तो बेहतर है कि वह मर ही जाए। अचानक ज़ियाओ युआन को अपने पूरे शरीर में एक असामान्य और असहज सनसनी महसूस हुई। एक उस्ताद। शाओ युआन के चेहरे पर गंभीरता का भाव था, उसने अपने लंबे भाले को बूढ़े मछुआरे की मुद्रा में पकड़ रखा था और सतर्कता से जंगल की ओर देख रहा था। शियाओ परिवार में यहाँ तक कि उनके पिता शियाओजान, जो सबसे शक्तिशाली 5 सितारा महान दो मास्टर थे, भी उन पर इतना भयानक दबाव नहीं डाल सके। कौन छुपकर उस पर नजर रख रहा था? अगर यह शुन एक के अधीन दो मान विशेषज्ञ था तो उसे इसका पता नहीं चलना चाहिए था। इसका मतलब है कि आने वाला व्यक्ति वो नहीं था, या शायद दो मान भी। धिक्कार है, वह इसे कैसे लड़ पाएगा? भागना भी शायद नामुमकिन हो। चूंकि तुम यहाँ हो तो मेरे जैसे बच्चे से अपना सिर और पूंछ छिपाने की कोई जरूरत नहीं है ना? शाओ युआन ने गहरी सांस ली और बोली, फुफकार। अगले ही पल जंगल से दो चींटी की एक लकीर तेजी से निकली। ये देखकर ज़ियाओ युआन ने तुरंत स्विमिंग ड्रैगन सरे का इस्तेमाल करके वार से खुद को बचाया, लेकिन वह थोड़ा असमंजस में था। यह हमला धीमा और कमजोर था, ऐसा नहीं लग रहा था कि इसका मकसद उसे खत्म करना था। ऐसा लग रहा था जैसे यह उसकी परीक्षा ले रहा हो। क्या आप उसकी परीक्षा ले रहे हैं? जैसे ही उसके दिमाग में विचारों की हलचल मची, दो चींटी की कई और लकीरें उसके ऊपर से गुजर गईं। ये देखकर शाओ युआन के मन को शांति मिली। वास्तव में ये सभी लकीरें बहुत धीमी थी, इतनी धीमी कि वह अपने मौजूदा कौशल से आसानी से इनसे बच सकता था। हालांकि चूंकि यह एक परीक्षण था, इसलिए बार-बार उछलने कूदने की कोई जरूरत नहीं थी। 6 हार्मनी स्फीयर। शाओ युआन ने दांत पीसते हुए सीधे हमले की पहल की। उसके हेशुई एक पॉइंट से बर्फ गुण वाली दो चींटी ऊंचा प्रवाहित हुई और उसके लंबे भाले पर एकत्रित हो गई। अगले ही क्षण ज़ियाओ युआन ने अपनी कमर सीधी की और नीले ड्रैगन के पंजे फैलाने की गति से जुबान आयरन लॉन्ग स्फीयर को आगे बढ़ाया, जो दो चींटी की लकीर की ओर गिरता हुआ चला गया। टकराना। शाओ युआन के पूरे बल से किए गए प्रहार के तहत दो चींटी की श्रृंखला वास्तव में चकनाचूर हो गई। क्या आप मित्तल परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य हैं? एक बार सफलतापूर्वक करने के बाद ज़ियाओ युआन ने अपना भाला पीछे खींच लिया, अन्य दो वारों को रोक दिया और जल्दी से पूछा। जैसे ही उसने बात की, जंगल से लगातार निकल रही दो चींटी की लकीरें अचानक रुक गईं। कुछ ही क्षण बाद एक आकृति तेजी से बाहर निकली और उसके पीछे-पीछे एक हैरान करने वाली आवाज आई, तुम्हें कैसे पता चला? अपने सामने खड़े हैरान परेशान भव्य वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को देखकर ज़ियाओ युआन का दिल उठा। क्या ये वही हो सकता है जैसा उसने अनुमान लगाया था कि ग्रैंड क्या स्वयं तेज आया था? दलिंग स्तर से ऊपर के किसी विशेषज्ञ को मेरी शक्ति का परीक्षण करने के लिए भेजना, मुझे डर है कि केवल साम्राज्य के मित्तल परिवार के पास ही इतनी गहन शक्ति हो सकती है। शाओ युआन ने अपने विचारों को दबाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ये सच है कि आपने अभी दो प्रैक्टिशनर का दर्जा हासिल किया है, लेकिन दो तकनीक में आपकी दक्षता इस बूढ़े व्यक्ति के लिए वास्तव में आश्चर्यजनक है। शाओ युआन को ध्यान से देखने के बाद बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर प्रशंसा का भाव दिखाई दिया। फिर उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं मिते तेंगशान हूं, मित्तल परिवार का ग्रैंड एल्डर। ये सुनकर कि उसके सामने खड़ा बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में मित्तल परिवार का मुखिया मिते तेंगशान था, ज़ियाओ युआन ने झुककर गंभीरता से कहा, ये कनिष्ठ ज़ियाओ युआन ग्रैंड एल्डर का अभिवादन करता है। तेंगशान, 8 महीनों में बिना किसी लॉजिक ज्ञान से दो अभ्यासी बनने तक की प्रगति के लिए आपकी प्रतिभा वास्तव में तब तक मौन रहती है जब तक कि यह सभी को चकित न कर दे। ये सुनकर मिते तेंगशान ने सिर हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, ये सुनकर ज़ियाओ युआन का दिल बैठ गया। मित्तल परिवार की शक्ति वाकई भयानक थी। बहन या फी का उसके साथ किया गया छल इस महान बुजुर्ग से छिपा नहीं रह सकता था। बहन या फी ने पहले मेरे लिए गलत जानकारी दी थी। मैं ग्रैंड एल्डर से अनुरोध करता हूं कि वे उन्हें दोष न दें। शाओ युआन ने फिर से झुककर गंभीरता से बोलना शुरू किया, हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। आखिर तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ अगर या फी ने शुरू से ही सच भी कहा होता तो भी किसी के लिए विश्वास करना मुश्किल होता। उसने जो कहा वो भी हम जैसे बुरे लोगों के लिए चौंकाने वाला था। लेकिन हमारी जांच के बाद पता चला कि तुम्हारी प्रतिभा या फी कहीं से भी कहीं बेहतर है। मिते तेंगशान मुस्कुराए और हाथ हिलाया, उन्होंने ऐसी छोटी-मोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अभी जब शाओ युआन ने भाले से हमला किया तो उसकी शक्ति देखकर उसे एक पुराने दोस्त की याद आ गई, जिससे शाओ युआन के प्रति उसकी धारणा और भी बेहतर हो गई। इसके बाद मिते तेंगशान का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया और उन्होंने कहा, मैं इस बार 2 कारणों से आया हूं। सबसे पहले ये देखने के लिए कि क्या आप वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जो हमारे मित्तल परिवार के लिए मित्रता करने योग्य हैं। दूसरा, मुझे किसी को ढूंढने में आपकी मदद चाहिए। ये सुनकर ज़ियाओ युआन ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, ग्रैंड एल्डर को मुझे किसी ढूंढने के लिए कहना है। पहले मामले के बारे में पूछने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मिते तेंगशान द्वारा दूसरे मामले के बारे में बताने का मतलब था कि पहला मामला पहले ही सुलझ चुका था।
दूसरे मामले की बात करें तो ये संभवतः अध्याय को ढूंढने के बारे में था। यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये सुनकर मित्र तेंशान की शियाओ युआन के प्रति प्रशंसा और भी बढ़ गई। अच्छी प्रतिभा, स्थिर व्यक्तित्व, तेज बुद्धि। ऐसा व्यक्ति मित्र परिवार का सहयोगी बनने के योग्य था और मित्र परिवार के निवेश के लायक भी था। हाँ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मित्र तेंशान मुस्कुराया, फिर अपनी हथेली पर और अपनी संग्रहण अंगूठी से 3 स्ट्रॉ निकाले। उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया और उसने गहरी आवाज में कहा, ये गहन श्रेणी है, विकसित बर्फ की विशेषता की साधना तकनीक, मिस्टिक आइस आर्ट और 2 सहायक 2 तकनीकें। गहन श्रेणी का मध्यस्तरीय 2 कौशल, कंडेंसिंग आइस मिरर और गहन श्रेणी का उच्च स्तरीय 2 कौशल, मिस्टिक आइस विल किल। मैं इस युवा मित्र को ये तीनों 2 तकनीक और साधना तकनीकें प्रदान करने का निर्णय ले सकता हूँ। ये सुनकर शाओ युआन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मित्र तेंशान के हाथ में मौजूद तीनों ग्रंथों को देखा, उसकी आंखों में तीव्र इच्छा जागृत हो गई। अध्याय 24 याओ यान, भाई मुझे विस्तार से बताओ। बिना योग्यता के कोई पुरस्कार नहीं, परम पूज्य आपकी उदारता से यह कनिष्ठ व्यक्ति वास्तव में असहज महसूस कर रहा है। इन 2 तकनीकों को प्रदान करने के लिए आपकी क्या पूर्ण शर्त है? मित्र तेंशान के भव्य हाव-भाव से शाओ युआन अभिभूत नहीं हुआ। उसने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और फिर गंभीर भाव से पूछा, ये बहुत सरल है, आपकी प्रतिभा को देखते हुए फिलहाल आपके लिए 2 युआन पद तक पहुंचना मुश्किल नहीं लगता। ये हमारे मित्र परिवार का आप पर क्या निवेश है या फिर आपके बारे में बहुत अच्छी राय रखते हैं और अब मैं भी आपके बारे में बहुत अच्छी राय रखता हूं। हमारे मित्र परिवार का आधार लोगों और चीजों को परखने की हमारी गहरी समझ और निर्णायक निर्णय लेने की क्षमता है। अब तक आपके बारे में जितना मैंने जाना है उससे पता चलता है कि आपका चरित्र और प्रतिभा साधारण है और आप बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करते हैं। अगर मैं अभी आप पर निवेश नहीं करता और बाद में दिखावे की कोशिश करता हूं तो मुझे इस व्यवसाय में नुकसान उठाना पड़ेगा। साधना तकनीक और दाव तकनीक का ये सेट मेरे मित्र परिवार में असाधारण महत्व रखता है। अब जब यह आपको दे दिया गया है तो मुझे निराश मत करना। ज़ियाओ युआन को आश्चर्य हुआ कि मित्र तेंशान की प्रतिक्रिया में कोई मान नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने एक एंजल निवेशक का रुख अपनाया। चूंकि गुरुदेव मुझ पर इतना भरोसा करते हैं इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से अपनी पूरी लगन से साधना करूंगा और आपको निराश नहीं करूंगा। एक बार जब मैं 2 राजा या 2 युआन स्तर तक पहुंच जाऊंगा तो मेरा शियाओ परिवार मित्र परिवार के साथ खड़ा रहेगा। आपसे मित्र परिवार के मामले मेरे शियाओ युआन के मामले होंगे। ये सुनकर शाओ युआन ने गंभीरता से सिर हिलाया और फिर पूरी निष्ठा से प्रतिज्ञा की। मित्र तेंशान मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर बोला, ठीक है, चलिए दूसरे मामले पर बात करते हैं। मुझे किसी को ढूंढने में आपकी मदद चाहिए। इतना कहकर मित्र तेंशान ने अपने हाथ में मौजूद स्ट्रॉ को शियाओ युआन को सौंप दिया और उसे इसे दूर रखने का इशारा किया। इसके बाद उसने एक सेट की पर्ची निकाली, उसे सक्रिय किया और उसके अंदर एक थोड़ी उम्रदराज आकृति प्रकट हुई। ये कौन है? साधना तकनीक और 2 तकनीक को एक तरफ रखने के बाद ज़ियाओ युआन ने उस वृद्ध व्यक्ति को हैरानी भरे भाव से देखा। पूर्व हिम सम्राट हाई बोडोन जियामा साम्राज्य के शीर्ष 10 शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक थे। वे कभी मेरे मित्र परिवार के स्तंभ भी थे। लंबे समय तक जब हमारे मित्र परिवार के मुखिया का पद खाली था तब एल्हाई ने परिवार का भार संभाला। उनके नेतृत्व में हमारा मित्र परिवार कभी पतन की ओर नहीं बढ़ा। 20 वर्ष से भी अधिक समय पहले एल्हाई ने यूलियान पर्वत शिखर पर क्लाउडियस संप्रदाय के पूर्व संप्रदाय प्रमुख से युद्ध किया था। हालांकि अंततः उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रतिद्वंदी की जीत आसान नहीं थी। जियामा साम्राज्य और इज़्मो साम्राज्य द्वारा आयोजित पिछली सबसे शक्तिशाली सभा में उन्होंने अकेले ही विरोधी पक्ष के एडो हुआन और एडो किंग से बिना पराजित हुए युद्ध किया, जिससे सभी दर्शक चकित रह गए। मित्र तेंशान के शब्द सम्मान से भरे हुए थे, जो स्पष्ट रूप से उनके दिल में एल्हाई के उच्च स्थान को दर्शाते थे। लेकिन फिर उन्होंने विषय बदल दिया। हालांकि उस सबसे शक्तिशाली सभा के बाद एल्हाई अज्ञात कारणों से गायब हो गए और कभी वापस नहीं लौटे। मैंने अपने लगभग सभी संसाधनों का उपयोग किया, लेकिन मुझे उनका कोई सुराग नहीं मिला। तो ग्रैंड चाहते हैं कि मैं एल्हाई को ढूंढूं। ये सुनकर शाओ युआन ने सिर हिलाया और गहरी आवाज में पूछा, दरअसल इतने सालों तक उनसे न मिलने के बाद मैं भी थोड़ा असमंजस में हूं। मैंने तुम्हें जो साधना तकनीक और 2 तकनीक दी है वे वही है जो एल्हाई ने उस समय विकसित की थी। मुझे बस यही उम्मीद है कि भविष्य में जब तुम आगे बढ़ोगे, अगर कभी एल्हाई से मिलोगे तो इन साधना तकनीकों के बीच की प्रतिध्वनि का उपयोग करके उनकी पहचान की पुष्टि कर पाओगे। बेशक आपको ज्यादा दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसे ढूंढ लेते हैं तो सब खुश होंगे, अगर नहीं तो भी कोई बात नहीं। मेरा मित्र परिवार आपकी तरक्की में पूरा सहयोग देगा और मुझे विश्वास है कि भविष्य में आप हमारे परिवार के इस उपकार को जरूर याद रखेंगे। जियामा साम्राज्य में एक शक्तिशाली दाव युआन का प्रभाव आपकी कल्पना से कहीं अधिक है। ये सुनकर मित्र तेंशान ने भावुक होकर आह भरी, फिर गंभीरता से शियाओ युआन से बात की। महामहिम कृपया निश्चिंत रहें, ज़ियाओ युआन निश्चित रूप से दयालुता को भूलने वाला व्यक्ति नहीं है। भविष्य में ज़ियाओ परिवार और मित्र परिवार जियामा साम्राज्य में केवल 2 बड़े परिवार बनकर नहीं रह जाएंगे। शाओ युआन ने गंभीर भाव और दृढ़ विश्वास के साथ कहा, जहां तक एल्हाई का सवाल है मैं इसे भी गंभीरता से लूंगा। जब तक एल्हाई जियामा साम्राज्य में है मैं उन्हें वापस लाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। इसके बाद ज़ियाओ युआन ने आगे कहा, बहुत बढ़िया, मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मित्र तेंशान ने खुलकर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ओह, तुम्हारे और याफी के बारे में मुझे मंजूरी है, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो हमारे जैसे बड़े परिवारों में तेज शादियां आम बात है। याफी को किसी भी समय मुख्यालय वापस भेजा जा सकता है, लेकिन उसे कुछ दबाव का भी सामना करना पड़ेगा। हालांकि अगर तुम्हारी ताकत काफी मजबूत है तो याफी पर दबाव काफी कम होगा। तुम समझ रहे हो ना मेरा मतलब? इसके बाद मित्र तेंशान अचानक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ मुस्कुराया। ये कनिष्ठ गुरु ग्रैंड का अर्थ समझता है। 2 साल बाद मैं नाल में जाकर नाल यानरान से सगाई तोड़ दूंगा। तब तक मैं निश्चित रूप से एक महान डो मास्टर बन चुका होऊंगा। ये सुनकर शाओ युआन ने सिर हिलाया, उसका सुंदर चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। 2 साल में डो से ग्रेड डो मास्टर तक। ये सुनकर मित्र तेंशान विचारमग्न हुए थे। 8 महीनों में बिना किसी लॉजिक के डो से बनने से इस युवक को काफी आत्मविश्वास मिला है। हालांकि उस युवक का जोशीला रूप काफी मनमोहक था। अगर आप सचमुच ऐसा कर सकते हैं तो शायद हम अपने दोनों परिवारों के बीच सहयोग को और गहरा करने पर चर्चा कर सकते हैं। मित्र तेंशान ने काफी देर तक सोचा, फिर गहरी आवाज में कहा। ये सुनकर शाओ युआन भी प्रसन्न हो उठी और तुरंत बोली, अच्छा। हालांकि अकेले उसके और उसके भाई शियाओ यान के बड़े होने से ही शियाओ परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त होगा, लेकिन विकास के प्रारंभिक चरण में मित्र परिवार जैसे लंबे समय से स्थापित और गहरी जड़ों वाले परिवार से मदद मिलना निश्चित रूप से बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, मुझे अब जाना चाहिए। आज की हमारी बातचीत फिलहाल गोपनीय रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप शिष्टाचार का ध्यान रखते हैं। मुझे शाही राजधानी में आपसे मिलने की उम्मीद है। मित्र तेंशान ने सूक्ष्मता से जंगल की ओर देखा, फिर शियाओ युआन को निर्देश देने के बाद सीधे अपने 2 चींटी को पंखों में परिवर्तित किया और उड़ गया। ज़ियाओ युआन ने उस दिशा में प्रणाम किया जिधर मित्र तेंशान चले गए थे, फिर वे पहाड़ से नीचे उतर गए। खेती की तकनीक का ज्ञान हो जाने के बाद अब खेती जारी रखने का समय आ गया था। जियो यान जंगल में प्रवेश करते ही उसकी नजर शियाओ यान पर पड़ी, जो कुछ बोलना तो चाहती थी लेकिन हिचकिचा रही थी। शियाओ युआन को पहले तो थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर अचानक उसे सब समझ आ गया। वो लगभग भूल ही गया था कि मित्र तेंशान अपने पिता और तीनों बुजुर्गों से तो छिप सकता था, लेकिन वह शियाओ यान की अंगूठी में एडयाओ से नहीं छिप सकता था। ओह, एडयाओ के अलावा शुन ए के नेतृत्व में वो शक्तिशाली हुआन भी था। भाई, अभी वो व्यक्ति तो डकिंग का महारथी था, है ना? शाओ यान ने कुछ देर सोचा, फिर पूछा, जी हाँ, मैं मित्र परिवार का सदस्य हूँ। ओह, आप साधना कर रहे हैं और शायद जानते भी नहीं, लेकिन मित्र नीलामी घर की याफी से मेरे अच्छे संबंध हैं। सौभाग्य से मेरी साधना शक्ति अब वापस आ गई है, इसलिए मुझे फिर से सगाई तोड़ने के नाटक से नहीं बचना पड़ेगा। ये सुनकर शियाओ युआन मुस्कुराया और उसने शियाओ यान के कंधे पर हाथ रख दिया। फुफकारो भाई, विस्तार से बताओ। शाओ यान, जिसे कुछ हद तक चिंता थी कि शाओ युआन को 2 किंग के शक्तिशाली व्यक्ति ने दबाव में ले लिया होगा, ये सुनकर तुरंत राहत की सांस ली। फिर उसने उत्सुकता से मुख्य बिंदु को समझा, उसकी आंखों में गपशप की आग जल रही थी। अध्याय 25 अनुष्ठान भविष्यवाणी। पलक झपकते ही 3 महीने का आधा से अधिक समय बीत चुका था और वयस्कता समारोह में केवल 1 महीना शेष था। मिस्टिक आइस प्राप्त करने के बाद ज़ियाओ युआन ने आधिकारिक तौर पर 2 से चरण में अपनी साधना शुरू की। 2 तकनीक की साधना की तरह ही ज़ियाओ युआन की साधना तकनीकों को समझने की गति भी बहुत तेज थी। हालांकि मिस्टिक आइस एक उच्च कोटि की कला थी, विकसित साधना तकनीक में एक निश्चित स्तर की कठिनाई होने के बावजूद ये स्वाभाविक रूप से ज़ियाओ युआन के लिए कोई समस्या नहीं थी। इसलिए भले ही ज़ियाओ युआन ने अभी 2 से चरण में प्रवेश किया था, लेकिन जिस गति से वह ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए साधना तकनीक का उपयोग करता था, वह पहले से ही 2 मास्टर द्वारा ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए साधना तकनीक का उपयोग करने की गति के बराबर थी। इसी क्षण शियाओ युआन के कमरे में हल्की सी ठंडक महसूस होने लगी और ज़ियाओ युआन इस समय हंस मुद्राएं बना रहा था और साधना में लीन था। 2 से चरण में सफलता प्राप्त करना 2 चीटी चरण के दौरान सफलता प्राप्त करने की तुलना में कहीं अधिक कठिन था। पहले ज़ियाओ युआन लगभग हर महीने 2 चीटी के एक सेट में सफलता प्राप्त कर लेता था, लेकिन अब 2 महीने बीत चुके थे और ज़ियाओ युआन ने अभी 2 सितारा 2 में सफलता प्राप्त की थी। लेकिन फिर भी ज़ियाओ युआन पहले से ही बहुत संतुष्ट था। आखिरकार 1 साल पहले तक तो उसके पास चीटी का कोई ज्ञान ही नहीं था। वयस्कता में प्रवेश समारोह से पहले की यह भविष्यवाणी शायद कई लोगों को चौंका देगी। समय का हिसाब लगाने के बाद ज़ियाओ युआन ने अपनी साधना रोक दी, एक नया सफेद वस्त्र पहना और दरवाजे से बाहर निकल गया। आज भविष्यवाणी का दिन था। भाई, भाई शियाओ यान। 2 जानी पहचानी आवाजें सुनाई दी और ज़ियाओ युआन ने अपना सिर घुमाया तो उसने तुरंत ज़ियाओ यान को काली कमीज में और शुन एक उस यान रंग की पोशाक में देखा। अपने सामने मौजूद दोनों को देखकर ज़ियाओ युआन मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर ज़ियाओ यान की ओर देखा, उसके कंधे पर थपथपाया और धीरे से पूछा, 8 खंड। हम 8 खंड। ये सुनकर शाओ यान ने सिर हिलाया। पिछली बार जब उसने शियाओ युआन को पीछे के पहाड़ पर देखा था, तब से ही उसे शियाओ युआन के डोज में प्रवेश करने की सफलता के बारे में पता था। ठीक इसी वजह से उन्होंने इन 2 महीनों में और भी अधिक मेहनत से साधना की और अंततः वयस्कता समारोह से 8 चरण पहले चीटी में सफलता प्राप्त की। और ज़ियाओ यान के बगल में खड़ी सुन ए ने ज़ियाओ युआन को थोड़ी हैरानी भरी नजरों से देखा।
हालांकि वो xiao yuan के डोज स्तर तक पहुंचने के बारे में काफी समय से जानती थी, लेकिन क्या 2 महीने में 2 सितारा डोज स्तर तक पहुंचना कुछ ज्यादा ही आश्चर्यजनक नहीं था। ये किस तरह का भयानक साधना प्रतिभा वाला व्यक्ति था। जुन ए भी कमाल की है। xiao yuan ने अटपूर्ण मुस्कान के साथ जवाब दिया। भाई xiao yuan तो और भी ज्यादा अद्भुत है। ये सुनकर शुन ए ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, हाँ हाँ चलो चलते हैं, आज हम तीनों मिलकर परिवार को अपनी प्रतिभा से थोड़ा चौंका देंगे। xiao yuan ने हाथ हिलाया, मुस्कुराते हुए आवाज लगाई और फिर उस प्रशिक्षण मैदान की ओर आगे बढ़ गया जहां भविष्यवाणी हो रही थी। xiao yuan और शुन ए ने एक दूसरे को देखा और फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। उन्हें समझ आ गया था कि xiao yuan आज बहुत अच्छे मूड में है। विशाल नीले पत्थर के प्रशिक्षण मैदान के अंदर सैकड़ों युवा लड़के और लड़कियां खड़े थे और उनके बीच से शोरगुल की आवाजें आसमान में गूंज रही थी। प्रशिक्षण मैदान के केंद्र में एक विशाल परीक्षण जादुई पत्थर की पट्टिका खड़ी थी और उसके बगल में ठीक एक साल पहले वाला वही ठंडे चेहरे वाला परीक्षक खड़ा था। प्रशिक्षण मैदान के बाईं ओर स्थित ऊंचे चबूतरे पर परिवार के कुछ आंतरिक सदस्य बैठे थे। केंद्रीय क्षेत्र में कबीले का मुखिया मौजूद था, ज़ियाओ ज़ान और 3 बुजुर्ग। जब xiao yuan और शुन ए यानी 3 लोगों का एक परिचित छोटा समूह पहुंचा तो अखाड़े में शोर भी काफी हद तक शांत हो गया। हालांकि कई लोग पहले से ही xiao yuan की बहाल हुई प्रतिभा के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने गार्ड टीम के सदस्यों की बकवास पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने दावा किया था कि xiao yuan पहले ही डोज में ब्रेक थ्रू कर चुका होगा। ये सोचकर कि उन्होंने xiao yuan से लाभ उठाया है और उसकी तारीफ कर रहे हैं। आखिरकार इसे अपनी आंखों से देखने से पहले कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि कोई व्यक्ति एक वर्ष से भी कम समय में बिना किसी और चीज की अवस्था से डोजी की अवस्था तक पहुंच सकता है। जहां तक xiao yuan की बात है, वही कुख्यात निगमा था जो इन दिनों गुमनाम सा रहता था। बहुत से लोग अभी यही सोचते थे कि xiao yuan दजीची के 3 खंडों में ही लटका हुआ है। उन तीनों की आकृतियों को देखते ही केंद्र में मौजूद ज़ियाओ ज़ान और तीनों बुजुर्गों के चेहरे पर प्रत्याशा के भाव दिखाई दिए। विशेषकर तीनों बुजुर्गों की निगाहें xiao yuan की ओर विशेष रूप से तीव्र थी। उनके विचार में ज़ियाओ युआन शायद 9 खंडों तक पहुंच चुका था या उसने नाले द्वारा दिए गए क्लियर पावर का उपयोग करके डोज में सफलता प्राप्त करने का प्रयास भी किया था। एक साल तक साधना करके डोज बनने के बाद ऐसी असाधारण प्रतिभा ज़ियाओ परिवार के लिए एक और 2 दिन या यहां तक कि डोज सम्राट जैसी शक्तिशाली हस्ती पैदा करने के लिए काफी थी। तब तक ज़ियाओ परिवार का रुतबा तेजी से बढ़ जाएगा और वह जियामा साम्राज्य के शीर्ष पारिवारिक बलों में से एक बन जाएगा। ये जानना जरूरी है कि शाही राजधानी के तीनों महान परिवारों के पास भी केवल 2 किंग स्तर के शक्तिशाली योद्धा ही थे और ज़ियाओ युआन की साधना प्रतिभा संभवतः 2 सम्राट स्तर तक पहुंच सकती थी। परिवार का पुनरुद्धार संभव था। xiao yuan ने तीनों बुजुर्गों की तीव्र निगाहों को महसूस किया और असहज रूप से अपने कंधों को हिलाया। और ज़ियाओ ज़ान तो और भी खुश था, क्योंकि वह जानता था कि उसके दोनों बेटे शायद उसे कम आश्चर्य नहीं देंगे। आकाश की ओर देखते हुए और समय देखकर ज़ियाओ ज़ान खड़ा हुआ, शांत प्रशिक्षण मैदान का जायजा लिया और गंभीरता से घोषणा की, आप सभी परिवार के नए सदस्य हैं और आपको पता होना चाहिए कि आज की परीक्षा आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। परीक्षा नियमों के अनुसार दजीची के सातवें खंड और उससे ऊपर के लोग ही योग्य माने जाते हैं, अन्यथा वे योग्य हैं। परीक्षा पूरी होने के बाद दजीची के सातवें खंड से नीचे के लोगों को एक योग्य साथी को एक बार चुनौती देने का अधिकार है। चुनौती सफल होने पर वे भी योग्य क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। अब परीक्षा शुरू होती है। जैसे ही xiao ज़ान की गहरी पुकार सुनाई दी, प्रशिक्षण मैदान पर मौजूद युवा लड़के और लड़कियां तुरंत घबरा गए। काले पत्थर की पट्टिका के बगल में ठंडे चेहरे वाला परीक्षक आगे बढ़ा, अपनी गर्भवती पुस्तिका से एक सूची निकाली और उसकी बर्फीली आवाज ने उन लोगों को कपड़ा दिया जिनके नाम पुकारे गए थे। इसी बीच xiao yuan और शुन एक बड़े आराम से ये दृश्य देख रहे थे। वे तीनों बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं थे। जिन साथियों को बाहर कर दिया गया और जिनके चेहरे उदास थे, उनका इससे क्या लेना देना था। जब ये लोग खुद को xiao yuan और xiao yan से श्रेष्ठ समझते थे, तो उन्होंने कभी ऐसे दिन के बारे में क्यों नहीं सोचा। वे इसके हकदार थे। जियो में परीक्षक की ठंडी आवाज सुनकर xiao yan की भौहें थोड़ी सी फड़क उठी और उसकी झुकी हुई पतियाले से ऊपर उठ गई। xiao yan पर ध्यान दे रही शुन ए उसके व्यवहार को देखकर जाने में अपनी सुंदर नाक को हल्के से सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। हे वो मेरे भाई xiao yan से बहुत कसकर चुपकी रहती थी। xiao yan हल्के से मुस्कुराया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं जब उसने लाल कपड़े पहने लड़की को शांति से आगे बढ़ते हुए देखा। xiao yan की हल्की हंसी सुनकर शुन ए ने अपनी चमकदार साफ आंखों को झपकाया, अपना सिर घुमाकर xiao yan के होठों के कोने पर हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान देखी और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बहुत उत्सुकता है कि आज के बाद वह भाई xiao yan के साथ कैसा व्यवहार करेगी। xiao yan ने उसकी बातों पर हल्की सी कंधे उछाए और धीरे से कहा, कुछ चीजें एक बार टूट जाने पर टूट ही जाती हैं। आप उन्हें ठीक करने की कितनी भी कोशिश करें, वह गहरी दरार मिटाई नहीं जा सकती। इस परिवार में मैं बहुत कम लोगों को ही अपना मानता हूं, बस कुछ ही लोगों को। क्या शुन ए को गिना जा सकता है? उसकी गुलाबी होंठ चंचल अंदाज में मुड़ गए और शुन ए ने मीठी हंसी के साथ पूछा। xiao yan की मुस्कान गर्मजोशी भरी और सौम्य थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसकी 2 उंगलियों ने शुन ए के नीले बालों के एक लट को पकड़ा और धीरे-धीरे नीचे सरकाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बेशक तुम दोनों मुझे ऐसा महसूस कराते हो जैसे मैं रास्ते में रुकावट बन रहा हूं। xiao yuan ने 2 बार खांसा और असहाय भाव से अपने हाथ फैला दिए। ये सुनकर xiao yan और शुन ए अचानक होश में आ गई और xiao yuan की आंखों में शरारत देखकर उनके छोटे चेहरे लाल हो गए। वे सोचने लगी कि काश उन्हें जमीन में कोई दरार मिल जाए और वे दोनों उसमें एक साथ घुस जाएं। तीनों सुबह की हल्की धूप में इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, जबकि परीक्षा में सफल हुए युवा लड़के और लड़कियां पास ही बादलों की छाया में अकड़े हुए खड़े थे। उनके चेहरे उदास और शोकग्रस्त थे, मानो उन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया हो। जमीन पर सूर्य के प्रकाश और छाया के बीच अंतर स्पष्ट था। अध्याय 26 फाइटर 2 स्टार।